द्वारा 28 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है सर। आईएमएफ ने यूपीआई को दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कहा है। आज वैश्विक रियल टाइम लेन देन का 49% इसी यूपीआई से होता है सर। ये आज 12 वर्षों बाद देश की फिजा में आस्था है और भारत के विकसित भविष्य के प्रति देश दुनिया के लोग गौर कर रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक तथ्य सर बता सकता हूं जो हमें बताते हैं कि हमारा सामर्थ्य आज कितना, हम क्या कर सकते हैं और कहां से कहां पहुंचे। सर मुझे याद है पहली बार विदेश गया था 1994 में पत्रकार के रूप में, तब भारत की पहचान धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन कहा जाता था कि साधु सपेरों जादूगरों और गरीबों का मुल्क है। एक नारायण मूर्ति जी ने किस तरह चीजों को बदला कि दुनिया में हमारी प्रतिभा की पहचान होने लगी और थॉमस फ्रीडमैन जैसे व्यक्ति को किताब लिखने पड़ी, द वर्ल्ड इज फ्लैट। आज मैं सर सोचता हूं कि जो हमारी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ रहा है उसमें 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, 125 यूनिकार हैं। कल्पना करें कि जब नारायण मूर्ति जी के रास्ते पर उस रोल मॉडल के हजारों लाखों लोग आने वाले भारत में निकलेंगे, तब हम कहां खड़े होंगे। सर यहां रहते साक्षी बना कि 12 वर्षों में अनेक रिमार्केबल युगांतकारी विधेयक सदन ने पारित किया। मसलन दिवालिया कानून, बेनामी संपत्ति कानून, 3 तलाक कानून, जीएसटी कानून, धारा 370 का निरस्तीकरण, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, 1,500 से अधिक पुराने कानूनों का निरस्त होना। जो करना चाहता था सदस्य के रूप में और कभी कभी कोशिश की, वो मेरी कामना है सर। जैसे हम सब सदन में और समितियों में प्रायः सुनते हैं कि इस क्षेत्र में बजट में एलोकेशन बहुत कम है, बड़े बड़े विकसित देशों में इतना एलोकेशन हो गया, पर शायद सर ये संसाधन कहां से आएंगे, इस पर भी गौर करना हमारा फर्ज है। देश का बजट हमारी दृष्टि में एक परिवार के बजट जैसा ही है। आमद कैसे बढ़े यह सोचना परिवार के मुखिया की तरह देश की सर्वोच्च पंचायत में बैठे हम जैसे लोगों का भी दायित्व है। हमारा धर्म है कि समस्या के साथ हम समाधान बताएं। और ये सर मैं नहीं कह रहा, देश के पहले स्पीकर श्री जीवी मावलंकर जी ने 18 अप्रैल 50 को एस्टीमेट कमेटी में कहा, उसका मैं सार बता रहा हूं सर, वो कोट पढ़ने लायक है। हमारे संसदीय जीवन में रचनात्मकता के बजाय अक्सर विरोध की प्रवृत्ति हावी रही है। बिना गहराई के सोचे समझे हम सरकार के हर प्रस्ताव पर संदेह करते हैं, जबकि जरूरत है कि हम जिम्मेदारी साझा करते हुए समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएं। इसी सदन में सर मैंने सदन के पूर्व सदस्य सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को 28 मार्च 2018 को एक मेंबर के रूप में फेयरवेल भाषण उनका सुना। वो मेरे मस्तिष्क में आज भी यादगार के रूप में मौजूद है। उन्होंने कहा, आई कोट, राष्ट्रीय हित के मुद्दों और राष्ट्रीय संकट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 30 मार्च 72 को ऐसे ही फेयरवेल स्पीच में कहा था, वो मैं कोट करता हूं सर। सो आई होप that even though many of the members belong to opposition parties, they will give some thought to the tremendous problems which confront our country, the great challenge which we face in creating a new society, work together in spite of our differences, and even sometimes opposing points of view to create a better life for all of our people. सर जब मैं यहाँ आया, दीवारों पर हमारे बहुत अच्छी सूक्तियाँ लिखी हैं, रामायण महाभारत से लेकर अन्य ग्रंथों के सारा, उस पर एक तुलसीदास की चौपाई है सर। हम गांव में जब अपढ़ लोगों की संख्या ही ज्यादा थी, पर ये श्लोक मैंने वहां सुना था, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। ये यहां भी लिखा हुआ है सर। राष्ट्रीय सवालों पर हम आम सहमति बना सकें, क्योंकि देश है तब दल हैं तब हम हैं सर। ये मेरी कामना होगी। हमने संसद में जो बदलाव देखा सर, हमने अपने दौर में जब सांसद के रूप में काम शुरू किया सर, तो पेपर्स के पुलिंदा आते थे सर। आज डिजिटाइजेशन के कारण संसद की कार्यवाही लगभग पेपरलेस है। ये बड़ी उपलब्धि है सर। हमारा मानना है कि संसद के रूल्स को डिजिटल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा के अनुरूप बनाने के साथ साथ सदन को सुचारू रूप से चलाने में पैदा हो रही नई समस्याओं से भी हमें मिलकर निपटने की जरूरत है। एक निजी अनुभव और सर, जब मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर को पढ़ना शुरू किया सर, तो लगा कि पहले चेयर पे जो लोग होते थे वो हाउस को कंडक्ट करते थे, यानी किसी दल में होता था, कुछ लोग होते थे, उनको दल भी समर्थन नहीं करते थे, जो एटिकेट्स को और नियमों को तोड़ते थे, उनके दल उनको समर्थन नहीं करते थे। आज स्थिति बदली है। पहले चेयर पर आने के बाद
सदन को नियंत्रित करने के लिए अनुरोध करना पड़ता है। पहले कंडक्ट कराना पड़ता था क्योंकि लोग स्वतः रूल्स को फॉलो करते थे। आज पहले कंट्रोल करने की अपील करके कोशिश होती है, तब हम कंडक्ट करा पाते हैं। इस पर हम सबको मिलकर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। सर, हमारी संसद के इन हाउस प्रयासों के अलावा वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता वाले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2007 में जैसी संस्थाओं ने संसद के कामकाज को आज के समय के अनुरूप प्रभावी बनाने की सिफारिश की। आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में 2000 में ओवरलैप ऑफ मैंडेट्स बिटवीन पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशें बड़ी महत्वपूर्ण है। विश्वास है कि यह सदन इन चीजों पर गौर करेगा। सर, यादगार पल रहा हमारे लिए पुराने संसद भवन में, जहां आजादी के इतिहास के बदलाव का वो साक्षी था। कोविड के दौरान कम समय में बने इस भव्य नए संसद इमारत में 47 तक विकसित भारत बनाने के नए सपनों, नए संकल्पों के साथ हम आए, यही यादगार रहेगा। सर, अंत में हमारे यहाँ बड़ा मशहूर शब्द है और बौद्ध धर्म के उद्गम से इसे हमने जाना, पर मैं जब इसको तहकीकात कर रहा था तो पाया चरैवती चरैवती, ये वैदिक परंपरा ऐतरेय ब्राह्मण से निकला शब्द है। सर, कीप मूविंग, कीप वॉकिंग, मार्च ऑन, यानी जीवन में कभी न रुकने, थकने या विषम परिस्थितियों में निरंतर आगे बढ़ते रहने, कर्मशीलता की प्रेरणा इसी सदन से मिलती है। सदन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। सर, और भगवान बुद्ध कहते थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लगातार हम सक्रिय रहें, गतिशील रहें, सभी के कल्याण और सुख के लिए। इसलिए हम सब मिल करके हम जा रहे हैं जहाँ रहें और जो आ रहे हैं, और ये सदन आने वाले समय में भी इसी प्रेरणा से चरैवती चरैवती आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। आप सबको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। धन्यवाद। आदरणीय खड़गे जी अपना विदाई भाषण में एक अपेक्षा व्यक्त की, तो मेरा भी दायित्व तो बनता है कुछ अपेक्षा को पूरा करूं। वैसे मैं शेर शायरी की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूं, प्रतापगढ़ी का काम है। कर्म ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। Honorable members, as many party leaders and retiring members are willing to participate in the farewell speeches, if the House agrees, we may skip lunch hour today. I also request that all the speeches be kept brief and completed within 3 minutes each. Now, Sriman H.D. Devegowda ji, Sriman Derek O'Brien ji. Sir, to all the members on the Treasury benches and in the opposition benches who are moving on in the next few days and weeks to new jobs and new roles and new ways to make their political lives meaningful, on behalf of the chairperson of the All India Trinamool Congress Parliamentary Party and the chairperson of the All India Trinamool Congress, Ms. Mamta Banerjee, I wish them the very best and greetings to each one of you. Sir, we will keep these speeches short because today is the day not for the floor leaders, it's for the day for those who are leaving. Give them all the time you want. One, many of the MPs retiring today have set a record. I want to congratulate them for that. What is the record? They have been here for 6 years, but I think they are the only MPs who've been here for 6 years since 1950 and have worked under 3 chairmen. Mr. Venkaiah Naidu, Mr. Dhankar, and now Sir you. So in 6 years they've had this triple opportunity. Sir, there are many seniors today who were mentioned and I wish them very, very well. If I leave somebody's name out, it's not deliberate, like my colleague, senior,
Mr. Subrata Bakshi, who's been with our party right from day one. He wouldn't come to Parliament. We wish him a speedy and healthy recovery. Mr. Subrata Bakshi from the Trinamool Congress. There are so many else I want to mention. Many are coming back. But some people, seniors, have even opted out, like the Venerable Mr. Digvijay Singh, who is always full of enthu. Sir, but today, as we celebrate the experience of the septuagenarians and the octogenarians, I want to celebrate the contributions made by the young parliamentarians in Rajya Sabha, who are not even retiring. They're not retiring. They are merely having a job transfer to some other role in the party. And you can't retire because they are all in their 30s and 40s or early 50s. Look at, from my party, Ritobroto Banerjee. He's supposed to retire on April 2, but he's already taken a new job for this morning. He's 40, early 40s. He's fighting an assembly seat, not fighting, sorry. He's about to win an assembly seat, which will be announced on the 4th of May. A great, and he was a comrade at one time. So Trinamool is an open place. He was a SFI National General Secretary. He's been with us. And he's also had the pleasure, like so many MPs, of being in the Parliament, like the Parliament. And some cynics say this is also the Parliament, even though it looks like a convention center, but this is our Parliament. Sir, more youth from different parties. A very low-profile MP who I had the pleasure of working with in the criminal code. Very quiet, very efficient. You don't see him on television cameras. No, sir, he's not from Trinamool. He is Ilango from DMK. Sir, he is a very, very effective parliamentarian. There are so many other young parliamentarians in their 30s and 40s. Ms. Priyanka Chaturvedi, who has made an impact in Parliament. And of course, from my party, one of the finest resources we have in All India Trinamool Congress, and we have so many things planned for him, is Saket Gokhale. Sir, I wish all the MPs very, very well. The average age of the Rajya Sabha is about 61, 62. While we respect all the experience of the seniors, we are working very hard in Trinamool Congress because we are the second largest opposition party now in Parliament in Rajya Sabha, with our MPs, younger ideas. So we have a beautiful mix of experience with youth. Thank you, sir, for this opportunity, and thank you very, very much. Jai Hind, Jai Bangla. Trichy Shivaji. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, as you rightly pointed out in your opening remarks, it is not the end of the road, but only the bend of the road for the retiring members. I'm also in the list, but since I am re-elected, I am speaking here in the capacity of a floor leader, for I have to bid farewell to many of my colleagues who have been with me and whom I will miss in the coming days. Sir, an English poem says that we meet, we know, we love, only to part. So parting is an inevitable part in our life. In what way? During when is the only question. As rightly many of my colleagues pointed out here, they are sure to continue their contribution in another area of politics or in public life. So we wish them good, sir. Sir, we miss very much. We will miss very much. First of all, Dr. Harivansh Singh, the Deputy Chairman, who has contributed very significantly, was very kind. And he was not only be in the chair and conducting the House, sir, but he used to listen the speeches and used to appreciate after that, calling us in his chamber. And he has always admired. And he has never missed any occasion for which I have called him. And he has graced the occasion. Personally, I have got a very great respect. I miss him. We will miss him very much here in the House.
And leader of opposition, sir, he spoke here, but we are sure that he will come back here. So I think we did not bid farewell. We can say, sir, as a senior leader in the country, not only in the parliament, we have our respect for you, and your guidance and your speech has always contributed a lot. And Mr. Digvijay Singh had been two-time Chief Minister, whom I fondly call as Maharaj, my very favorite one here in the House. He is also retiring, which I think I cannot bear in the coming days. If I look back, if he is not there, I'll feel very bad, sir. And one respectable leader in our state, we all know, Mr. G.K. Vasan. And he may be in any party, he may be with any alliance, but he holds a very respectable position in our heart and everyone. And my 30-year-long friend is Rajini Patil. From 96 onwards, we are traveling together from the Lok Sabha, and equally is Bhuneshwar Kalita. He is from the treasury benches, she is in the opposition. Both of them are very close to me. I cannot weigh who is more, who is less. We will miss them here. And KTS Tulsi, the senior most lawyer in the country, one of the very reputed legal luminaries. My close circle is, we had a core group in which he was with us, and Ms. Sonal Mansingh was also here. She is not here. So he is also not so well as he was before. We will miss him. And Neeraj Dangi, my family friend, and Shakti Singh Gohil, and my neighbor, Mr. Premchand Gupta, whom I expected to continue because he is also a long-term friend here in the parliament, and his contributions, very cool man. He has got another sphere of life in which he is very successful. He can concentrate on that, but the parliament will miss him. So also Mr. Jangra, the great singer from the ruling party, Ms. Goswami, and Dr. Karath, my good friend, will all not be here. And Priyanka Chaturvedi, we know her contribution and her presence in the House very much. She participates in every debate. And Saket Gokhale and Rita Barata Banerjee, as Mr. Derek O'Brien, they also made significant remarks. And Dr. Fauzia Khan, who came later but participated in everything and zero hour, all very, very important issues. And my very close friend and brother, Ayodhya Rami Reddy and Netaji Subhash Chandra Bose Pilli. See, Ayodhya Rama Reddy is such a nice person. As I said, like Premchand Gupta, he has another sphere. He's a successful business person. But he loves the parliament, and he has also made his marks here. And Suresh Reddy from Telangana, all these things. And so also, sir, as far as my party is concerned, I would like to recall Mr. Shanmugam, the great trade union leader, and my beloved brother Abdullah, who have retired earlier this year. And now, who will be retiring in April 2nd, will be N.R. Ilango and Dr. Kanimodi, N.V.N. Somu. Both are my lieutenants. I'll miss them personally very much in this house. Whenever I want to do something in this house, they act to the party's ideologies and also keeping the decorum of the house, and they have contributed very significantly. As rightly said, Mr. Ilango was appreciated by Home Minister himself when the three legal criminal laws were amended. His contribution was very much appreciable. He personally thanked him, and is one of the assets of our party. And Dr. Kanimodi Somu, our grandfather is a senior, he is also founder of our party, and her father was a union minister who died in a chopper crash. And she has been here, and she will be there in state politics. We wish her, sir. And so, as I say again, we will miss them here. This is not a building of bricks and mortar. It is an institution. It will be continuing. Men may come and men may go. Like the river goes, this house will be functioning. After you have come, sir, we feel very much that one person from our state has come, and we feel a cordiality, and you also helped the members. I should thank on this occasion. And making use of this opportunity, I wish to thank my leader and my Deputy Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, Udayan Stalin, for having enabled me to come here and contribute on behalf of the DMK party here, sir.
So whichever name I have missed by way of the constraint of time, I seek an excuse from them. Mr. Ramdas is coming back, so I don't need to mention about him. So I request, out of sight is not out of mind. You will always be in our mind. All those inscriptions you have made in our heart and mind will continue. Our relationship will be here, but only this hall will miss the echo of your voice and your contributions, but it will be in some part of the country in the nation's interest. So I wish everyone a very bright success in their future endeavors and thank them on behalf of the DMK party. Thank you very much, sir. श्रीमान संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस विदाई भाषण पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, विदा करना किसी को हमेशा बहुत ही पीड़ादायक और भावनात्मक पल होता है। चाहे आप बचपन के दोस्तों से अलग होके कॉलेज में जाएं, चाहे बाप बेटी को विदा करें, और चाहे संसद के हमारे मित्र सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जब इनके अलग होने का, विदा होने का मौका आता है, मन बहुत भावुक होता है और निश्चित रूप से उनके साथ बिताए गए तमाम खट्टे मीठे अनुभव याद आते हैं और वो सदा के लिए रिश्ते को जीवित रखते हैं। मान्यवर, हमारे बीच से आज जो साथी इस सदन से विदा हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने जीवन में बाकी भूमिकाओं में अपना योगदान नहीं देंगे। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जिस भी भूमिका में उनको उनका दल जिम्मेदारी देगा या दल से अतिरिक्त भी जो समाज सेवा के कार्य वो कर रहे होंगे, अनुकरणीय काम वो करेंगे। ईश्वर से मेरी ऐसी शुभकामना है, ऐसी प्रार्थना है उनके उज्जवल भविष्य के लिए। मान्यवर, हमारे बीच से और ऐसे भी बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ कमेटीज में काम करने का मौका मिला। मान्यवर, ये बात भी है कि जब हम लोग कमेटीज में काम करते हैं तो वहाँ दल की ये जो दूरी है वो कम रहती है, ज़्यादा मिलना होता है, अच्छे से एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है और जो गलतफहमियां रहती हैं वो कई बार बहुत दूर होती हैं। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो उधर भी हैं और इधर भी हैं, उनसे बड़े अच्छे और गहरे रिश्ते रहे इन 6 वर्षों में। दिग्विजय सिंह जी जो रिटायर हो रहे हैं सदन से, शक्ति सिंह गोविल जी, साकेत गोखले जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, फौजिया जी, नीरज डांगी जी, एलंगो जी, रामचंद्र जी और अयोध्या राम रेड्डी जी, रीतोव्रत बनर्जी जी, रजनी पाटिल जी, कलिता जी, मुन्ना भाई हमारे, वो भी हमारे साथ कमेटी में रहे, अंजू बाला जी, सुमेर सिंह जी, हमारे प्रेमचंद गुप्ता जी, आदरणीय प्रेमचंद गुप्ता जी, सुरेश रेड्डी जी, संगमम जी, अब्दुल्ला जी, सीमा द्विवेदी जी जो हमारे जौनपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से, राम जी। मैं इन सबको और जो भी और बाकी सदस्य जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनके लिए उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं करने के साथ साथ मान्यवर, आपसे एक विनती और प्रार्थना करना चाहता हूं, एक अनुरोध करना चाहता हूं। मान्यवर सभापति जी, कृपा करके एक 30 सेकंड की गुजारिश है सर आपसे। चेयर सर, एक 30 सेकंड की गुजारिश है सर आपसे। सॉरी सर। सर, ये साथी जो आज रिटायर हो रहे हैं, पहले ये व्यवस्था थी कि जो भी हमारे सदन से रिटायर होते थे लोग, उनको इस दरवाजे के बाहर तक आने की इजाज़त थी सर। उनसे हम लोगों का मिलना जुलना हो पाता था, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत कर पाते थे। आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं, इनके लिए भी ये बंदिशें समाप्त की जाए। पहले जैसे हमारे एमपीज, एक्स एमपीज आ पाते थे, वैसे ही उनके आने की व्यवस्था कर दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और अंत में मैं आदरणीय हरवंश जी का बहुत आभारी हूं और इस बीच कभी उनसे कई बार बातचीत में मैं थोड़ा ज़्यादा तेजी से बोलने की आदत है, तो उनसे कोई तलखी हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान सुभाष चंद्र बोस पिल्ली जी। थैंक यू
Chairman ji, please permit me to speak in Telugu language, sir. గౌరవ అధ్యక్షుల వారికి అదేవిధంగా మరి సభలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య నాయకులందరికీ కూడా మరి త్వరలో రిటైర్ కాబోతున్నటువంటి నా మిత్రులకు పెద్దలకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అధ్యక్ష, ఈరోజు ఇద్దరు నా జీవితంలో నన్ను రాజకీయంగా ప్రోత్సహించినటువంటి ఇద్దరు మహా వ్యక్తుల్ని ఒకసారి స్మరించుకోవాల్సినటువంటి సమయం సందర్భం కూడా. ఒకటి స్వర్గీయ శ్రీ రాయవరం మునసబు గారని, విచ్ ఏ వెటరన్ కాంగ్రెస్ లీడర్ అండ్ వెరీ క్లోజ్ అసోసియేట్ టు అవర్ ఎక్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు వారికి, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు మా ప్రీతమ నాయకులు డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఇద్దరికి ఒకసారి స్మరించుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేయవలసిన సమయం సందర్భం. అధ్యక్ష, ఇక్కడ కులాల ప్రస్తావన చేయకూడదు, కానీ ఐ బిలాంగ్స్ టు సెటిబల్జ కమ్యూనిటీ విచ్ ఈజ్ కేటగరైజ్డ్ యాజ్ ఓబీసీ కేటగిరీ. ఈ 75 సంవత్సరాల్లో మొట్టమొదటి ఉన్న అధ్యక్ష, ఐ స్టెప్ ఇన్ పార్లమెంట్ విత్ కైండ్ గ్రేస్ ఆఫ్ అవర్ లీడర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అండ్ విత్ గ్రేట్ఫుల్ సపోర్ట్ ఆఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. వారు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో మా కమ్యూనిటీ నుంచి మొట్టమొదటి వ్యక్తి అధ్యక్ష నేను పార్లమెంట్ మెట్లు ఎక్కిన వాడిని. వారికి నా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇంకా అధ్యక్ష, ఇది ఒక పవిత్రమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య దేవాలయం. ఈ దేవాలయంలో చేసిన చట్టాలు మన కళ్ళ ముందు నాశనం అయిపోతుంటే, మన కళ్ళ ముందు తూట్లు పడుతూ ఉంటే మనం ఏమీ చేయలేని దుస్థితిలో ఉన్నాం. కాబట్టి ఒకసారి ప్రభుత్వానికి తమ ద్వారా వారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాలని ఇవాళ తమరిచ్చిన అవకాశాన్ని నేను సద్వినియోగం చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. ఒకటి ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం. ఈ ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టంలో డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఎవరి మీద పెట్టారు అధ్యక్ష? తీర్పు చెప్పాల్సింది శాసన సభాపతిగా కానీ లేకపోతే పార్లమెంట్ స్పీకర్ గారు కానీ తమకు కానీ ఉన్నాయి అధికారం. ఒక పొలిటీషియన్ని తీసుకొచ్చి న్యాయస్థానంలో న్యాయాధిపతిగా కూర్చోబెడితే ఏం న్యాయం జరుగుతుంది అధ్యక్ష? ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం ఒక పవిత్రమైన ఆశయంతో పవిత్రమైన లక్ష్యంతో పెట్టిన చట్టం. ఆ చట్టాన్ని ద్రోహం చేసేస్తూ ఉంటే మన కళ్ళ ముందు ఏ పార్టీ నుంచో ఎలక్ట్ అవుతూ ఉన్నారు వారు మధ్యలో రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోవటం కానీ లేదా మరో పార్టీ నుంచి గెలవటం కానీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఏమీ చేయలేకపోతున్నాం అధ్యక్ష. ఇంకెక్కడ గౌరవం పెరుగుతుంది? ఇంకెక్కడ ప్రజాస్వామ్యం విశ్వాసం పెరుగుతుంది? ఈ చట్టసభలు అంటే ఎందుకు మనకు విశ్వాసం పెరుగుతుంది మన మీద? అంచేత పూర్తిగా అపనమ్మకం వస్తుంది అధ్యక్ష. పార్లమెంట్ చేసే చట్టాలు ఇవెందుకు పనికిరావు అనే పరిస్థితి వస్తుంది అధ్యక్ష. దయచేసి గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఆలోచించారు. అటువంటి ఎవరైనా పార్టీ డిఫెక్ట్ అవుతే, పార్టీ డిఫెక్ట్ నుంచి వెళ్ళిపోతే వారు కనీసం ఆ టర్మ్ వరకు కూడా వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా. అటువంటిప్పుడే ఆ చట్టం చేయటంలో ఉన్నటువంటి పవిత్రమైన లక్ష్యం నెరవేరుతుంది తప్ప లేకపోతే ఆ లక్ష్యం నెరవేరదు అధ్యక్ష. అర్జెంటుగా స్పీకర్ గారిని జడ్జి స్థానంలో తీసి హైకోర్టుకి అప్పచెప్పాలి అధ్యక్ష. అది చెప్తే న్యాయం జరుగుతుంది. దానికి ఒక టైం ఫిక్స్ అయ్యేది. 6 నెలలు 3 నెలల టైం ఫిక్స్ చేస్తే అప్పుడు ఏ పవిత్రమైన ఉద్దేశంతో ఏ పవిత్రమైన లక్ష్యంతో ఆ చట్టం చేశారో ఆ చట్టం మరి ఉపయోగపడుతుంది అధ్యక్ష. ప్రజాస్వామ్యం మీద విశ్వాసం పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, రెండో చట్టం ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్. సాక్షాత్ పార్లమెంట్ చేసిన చట్టం అది. గౌరవ ప్రధానమంత్రి ఆ రోజు మన్మోహన్ సింగ్ గారు చేసిన చట్టం అది. మరి ఆ చట్టం ఉండగా రాష్ట్రాల్లో పరిపాలన ఏ విధంగా ఉందంటే చాలా జీవోలు హైట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకెక్కడ జరుగుతుంది అధ్యక్ష? ఇంకెందుకు ఆ చట్టం? పార్లమెంట్ చట్టాన్ని శాసనసభలు తిరస్కరిస్తున్నాయి. దాన్ని చూస్తూ అంటే ఎక్కడ దాపరికం ఉందో అక్కడ అవినీతి అయినా ఉంటుంది, లేక బంధుప్రీతి అయినా ఉంటుంది, లేదా తన వర్గాన్ని కాపాడుకోవాలనే లక్ష్యమైనా ఉంటుంది, ఏదో ఉంటుంది అధ్యక్ష దాంట్లో. మరి మనం కూడా చూస్తూ ఊరుకుని దానికి దోహదపడుతూ ఉంటే
ఇంకెందుకు ఇక్కడ పార్లమెంట్ ఎందుకు, పార్లమెంట్ చట్టాలు చేయటం ఎందుకు, ఆ చట్టాలకు విలువ లేనప్పుడు ఎలా విశ్వాసం పెరుగుతుంది ప్రజలకి? దయచేసి ఇవన్నీ కూడా మరి ప్రభుత్వం ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం. ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. కనీసం 2 చట్టాలని నేను తమ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇంకెక్కడ న్యాయం జరుగుతుంది? ఎక్కడ మనం చేసే చట్టాలకి ఎక్కడ గౌరవం పెరుగుతుంది, ఎక్కడ విశ్వాసం పెరుగుతుంది చెప్పండి? అందుకే కనీసం మన చేతిలో ఉన్నది దీన్ని సవరించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒకవేళ చేయలేము మనం రద్దు చేసేయడం బెటర్ చట్టాలు ఉన్నప్పుడు. చట్టాలు ఉండి కూడా మనం ఏమీ చేయలేకుండా కళ్ళు తెరిచి చూస్తూ ఊరుకోవడం తప్ప ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఇంకా ప్రధానమంత్రి గారి పోస్ట్ ఎందుకు, స్పీకర్ గారి పోస్ట్ ఎందుకు, రాష్ట్రపతి గారి పోస్ట్ ఎందుకు? ఇవన్నీ వేస్ట్ అధ్యక్ష. మనం చేసిన చట్టాలని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేని దుస్థితి ఇక్కడ ఈ దేశంలో ఉన్నప్పుడు మరి ఉపయోగం లేకుండా పోతుంది. నేను దయచేసి నన్ను మన్నించండి అధ్యక్ష. ఈ కొద్ది కాలంలో నేను చూసింది ఏంటంటే, మనం చేసిన చట్టాలకే మన నాయకులే గౌరవం ఉన్నప్పుడు ఇంకెందుకే చట్టాలు? ఏంటి ఉపయోగం? తప్పకుండా దీన్ని అరికట్టవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రజాస్వామ్యం మీద విశ్వాసం పెరగాలంటే ఖచ్చితంగా దీన్ని అరికట్టవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అని నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇంకా ఇటువంటి చెప్పవలసుకుంటే చాలా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. దయచేసి ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి అధ్యక్ష. నేను మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చాలా నా స్నేహితుల దగ్గర చాలా మంచిగా చెప్పినట్టు ఈ సభలో ఇద్దరు మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఇద్దరు ఉన్నారు. ఒకరు మన్మోహన్ సింగ్ గారు, దేవగౌడ గారు. వారిద్దరూ మాజీ ప్రధానమంత్రులు. వారి సరసన కూర్చోబెట్టే అవకాశం నాకు ఇచ్చారు అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. నా మిత్రులు చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాను అధ్యక్ష. ఇంకా చాలామంది మహనీయులు ఉన్నారు అధ్యక్ష. అందరం మనం చేసిన చట్టాలు మన కళ్ళ ముందే నాశనం అయిపోతూ ఉంటాయి. మన కళ్ళ ముందే తూట్లు కింద చంపేస్తుంటే మనం చూస్తూ ఊరుకోవడం తప్ప ఏమీ చేయలేని దుస్థితిలో ఉంది. అందుక అధ్యక్ష మన పార్లమెంట్లో కూర్చోవటం, అందుకు అధ్యక్ష ఉన్నత పదవుల్లో మనందరం కూర్చోవటం, అందుకు అధ్యక్ష మనల్ని ప్రజలు ఇక్కడికి పంపించడం. ఏ ఆశయాలతో మనం చట్టాలు చేస్తున్నాం, ఏ లక్ష్యాలను సాధించవలసిన ఆ లక్ష్యాలు ఏమిటి, ఆ లక్ష్యాలు నెరవేరకుండా చేసేస్తూ ఉంటే మరి దానివల్ల ఉపయోగం లేకుండా పోతుంది అధ్యక్ష. ప్రజాస్వామ్యం మీద ప్రజాస్వామ్యం అంతరించిపోతుంది అధ్యక్ష. ఇటువంటి వాటికి మనం తెలియకుండా మనం ప్రోత్సహించిన ప్రజాస్వామ్యం అంతరించిపోతుంది. కాబట్టి దయచేసి అటువంటి జరగకుండా చూడవలసినటువంటి ప్రధాన బాధ్యత ఉంది అధ్యక్ష. మా సహచర ఫ్లోర్ లీడర్లు అందరూ కూడా మరి ఎల్ఓపి గారు కానివ్వండి, ఖర్గే గారు, మరి తిరుచి శివ గారు కానివ్వండి, లేదా నాకు ఎప్పుడు నిరంతరం మంచి సలహాలు ఇస్తుండే నా పక్కనే కూర్చున్నటువంటి డాక్టర్ సుస్మిత్ పాత్ర గారు కానివ్వండి, మరి ఇంకా ఇతర లీడర్లందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇది నాకు ఈ కొద్ది 3 నిమిషాల్లోనే నాకు తమరు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని, నాలో ఉన్నటువంటి బాధ, నేను గ్రహించినటువంటి 2-3 విషయాల్ని తమ దృష్టికి తీసుకొచ్చినందుకు మరి మన్నించండి. నేను ఏమైనా తప్పుగా మాట్లాడుతుంటే మన్నించమని కోరుతూ, నేను కోరుకునేది మాతో పాటుగా రిటైర్ అయిపోతున్నటువంటి అందరూ కూడా మరలా తిరిగి సభలో చూడాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను. వారందరూ తిరిగి ఎలక్ట్ కావాలని మరి భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. డాక్టర్ సస్మిత్ పత్రాజీ. Honorable Chairman, sir, on behalf of our Honorable President of Biju Janata Dal, Shri Naveen Patnaik ji, and the BJD Parliamentary Party, I wish the very best to all our retiring members. And I'll also seek a small indulgence from you before I start. I usually try to keep it brief, but please indulge me for a few minutes if you can. Honorable Chairman, sir, there are many days in this House when we rise to debate. But today I rise to say thank you. To say thank you to all our dear colleagues whom we bid farewell, who have shared this journey with us in this Rajya Sabha. And moments like this remind us of something very important. That beyond the arguments and the political divisions, there is a deeper bond among all of us, and that deeper bond is a bond of service. Every member who walks into this chamber carries with him something precious. Not power, not privilege, but service. The trust of millions of people outside who cannot walk through these gates. The hopes and struggles of millions whose voice they hope
will find resonance through these members. The members who we bid farewell to today carried that trust with dignity. They spoke about their states. They spoke about their people. They spoke about their problems, and they devoted their lives to the service of this nation. And for that, they deserve our gratitude. Some colleagues will return to these benches. I wish them well, and I look forward to working with them. Honorable Chairman, sir, at the outset, I'd like to recognize two colleagues from my party who are bidding farewell on the 2nd of April, Shri Mujibullah Khan ji and Shri Niranjan BC ji. I had the privilege of working very closely with them, and I remember them not because of what they spoke, but I remember them for the sincerity, devotion, and dedication with what they did. Shri Mujibullah Khan ji, right across his entire term in this House, had a deep concern for the people, not only of Odisha, but across India. He spoke for the underprivileged. He spoke for the minorities. He spoke for the poor. When he rose to speak, one could sense he was not speaking merely as a parliamentarian. He was speaking as a representative who carried the anxieties, aspirations, and quiet hopes of people who have sent him here. Shri Niranjan BC ji brought to this chamber a voice that was calm but deeply purposeful. He spoke for the marginalized, for the tribal communities, for the weaker sections of society that have long waited for resonance. He did so with dignity, without anger, without spectacle, but with conviction. That is the kind of service that does not go unnoticed. Honorable Chairman, sir, at this moment I recognize Shri Harivansh, Honorable Deputy Chairman of our House. I learned so much from him. Every time that he was on the chair and off the chair, his thoughts, his ideas, his vision, and his depth of understanding made me richer in my experiences as a parliamentarian. And I always refer to in person that he's an elder brother, so I'm breaking protocol by referring to that, sir. We will miss you, but I'm very hopeful you'll come back. The debates we were part of, the friendships we built, the responsibilities we shared does not end with a term. We do not just say farewell. We thank them for their service. We thank them for their sincerity, for the years they devoted to strengthening this House. I had some very personal reflections and experiences with many members who are retiring. Shri Ranjan Gogoiji, who was a former Chief Justice, we used to talk on the corridors and in the lobbies relating to law. Shri Ramdas Athavleji, his inimitable poetry. Srimati Priyanka Chaturvedi ji, who was so powerful in her oratory, and I learned so much from her in this House and outside. Dr. Bhagwat Karad ji, when he was MS Finance, the way he has helped a lot of the issues. Dr. Fauzia Khan ji and her oration and a distinction that she added with a very calm and peaceful demeanor. Shri Dharyashil Mohan Patil ji, Srimati Rajni Ashok Rao Patil ji, we used to famously call her as Tai, and we'll deeply miss her. Shri Sharad Pawar ji, he is returning back to the House, but his wisdom and his statesmanship has always inspired us. From our state, Shri Niranjan BC ji and Shri Mujibullah Khan ji, I just spoke of them, Shri Sujit Kumar ji, Srimati Mamta Mohanto ji, Shri N.R. Elango ji, his depth of understanding in law, Shri Selvarasu ji, my Anna, Shri Tiruchi Anna. He's my Anna, I am his Babu. That is how the relationship is between both of us. He's returning back. Dr. Kadimodi Envian Somu ji, I have been very inspired by the way, the diction and the way she has taken things forward. It has been an experience always listening to her every time. Dr. Thambi Dureji, my other Anna. So there are two Annas that I have in the front row. And he has been someone who's always told me, I bowed out, I can't take the name now. But from 1984, how he has performed and what has been the legacy I've learned from him. Shri G.K. Vasanji, extremely warm, considerate. I learned a lot.
My friends from West Bengal, Shri Subhrata Bakshi ji, he used to come infrequently, but whenever he did, I tried to better my Bengali with him. Shri Dr. Banerjee ji, his erudition, I used to say, is that when you speak about Rabindranath Tagore, when you speak about the Bengal culture, I learned so much from you. Shri Bikash Ranjan Bhattacharya ji, the legal eagle. Shri Saket Gokhale ji, the firebrand, I would always say. Tremendously powerful, very passionate. I learned passion from him. Shri Ajit Kumar Bhuiya ji, who was very soft-spoken, but very sharp in his thought. Shri Bhuvneshwar Kalita ji had a tremendous love and affection. We had a long relationship and have always learned so much from him. Shri Rameshwar Teli ji, when he was minister, as well as when he wasn't, it was always a pleasure meeting him. Shri Premchand Gupta ji, I consider him as an elder brother. His affectionate handshake and the way he would pull me towards himself and make me sit down and help me understand the nuances of politics, I will miss, but I really hope you come back, sir, very soon. Aapke bina ye adhura hai yahan pe, ye bench. Shri Harivansh ji, I just spoke about him. Shri Upendra Kushwaha ji, on and off on the committees we used to meet, but a person so powerfully thoughtful for Bihar. Shri A.D. Singh ji, again a very good friend. Shri Ramnath Thakur ji, of course, Thakur Sahab has always been a great friend and he's returned back, so welcome back again, sir. Chhattisgarh, Shri Tulsi ji, sorry sir, I just said you'll have to indulge me for a minute. Shri KTS Tulsi ji, I had the good fortune of traveling with him to UNGA and with his wonderful wife, the way they treated me to the breakfast table and the wonderful conversations we had, will always remember. My sister Pulo Devi Netam ji, one of the most soft-spoken people that I've met in this house, and I'm so glad that she's returning back. Shrimati Kiran Chaudhary ji, I had the fortune of going to IPU with her, learned so much from her diction and her understanding. Shri Ramchandra Jangra ji, his beautiful songs serve as something that really has embraced me, and we really miss you, and we hope you come back soon. Miss Indubala Goswami ji, I start with an apology. As the chairman of the House Committee, we have troubled her enormously. But as an elder sister, as a younger sister, whichever way we look at it, she has always been very forthcoming and helpful. Shri K.R. Suresh Reddy ji, as the former speaker in the State Assembly and here, it has always been a privilege to learn from him the nuances of being whenever I was there on the chair. Dr. Abhishek Manu Singhvi ji, as the legal eagle. Shri Ayodhya Rami Reddy Allah ji, another good friend, many conversations, and his heart for democracy was always there, and he used to say. Sana Satish Babu ji, very soft-spoken, very erudite. Shri Parimal Nathwani ji, great conversations. And my benchmate, Shri Subhash Chandra Bose Pilli ji, one of the most affectionate person. Many times he would speak in Telugu and I couldn't understand. Many times I would try to speak in my Hindi, but we understood each other for the time that we spent here through the love and affection that he had for me and I have for him, sir. In fact, with you gone, this bench will become empty. Every time I come here, I'll remember you, sir. Narhari Amin ji, I remember once, and today when we are in the photo session, sir, I remembered him again. The last photo session, suddenly because of the heat, he was unwell. And I remember he was standing right next to me. So Narhari Amin ji, and together we were once in a soup on a privilege that happened in the other house. That's for another purpose, but we remember him. My elder sister, Ramila Ben Bechar Bhai Bara ji, yesterday she was speaking right there, she's there. And it's always a pleasure listening to her. Shakti Singh Gohil ji, the tiger, we'll remember you, sir. It's always a privilege. Bokaria Ram Bhai ji, it's always a privilege, sir, to listening to you. Thank you so much. And your little dibbi, when you used to kill those little things. Ram Bhai, what dibbi kaha hai aapke paas? Hai na? Bas, aap rakhe raho, main aata hoon aapke paas. So he used to take that small packet with a little bit of long and elaichi and would share it along. Deepak Prakash ji and Jharkhand and our conversations. George Kurian ji, whenever I met him as a minister. Digvijay Singh ji, a legend. The way he used to discuss about governance, about policy, and especially the way he would take things as the ideological perspective were some things I really learned from you, sir. Without you in this house, we'll be poorer for your absence. I thank you so much, sir. Dr. Sumer Singh Solanki ji, young, dynamic professional, had the privilege of going to IPU, and the way he thinks about the tribal communities in Madhya Pradesh has been something that has inspired. Maharaja Sanojoba Leshamba ji, Dr. Venroy Karluki ji,
Shri Neeraj Dangi ji and his erudition and oration, tremendously powerful. Shri Rajendra Gehlot ji, the senior statesman. Shri Ravneet Singh ji, I met him a couple of times as minister. Nabam Rebia ji, of course, a former Prime Minister, Dr. H.D. Devagowda ji and his affection. Shri Irana Kadari ji, Shri Mallikarjun Kharge ji, our LOP, learned lots from him. Shri Narayan Koragappa ji and Shri K. Vanlal Veena ji. Thank you, sir, for indulging me for such a time. But everyone in their own ways, through handshakes, with the love and affection and the suggestions that they made, have made us richer. And when they are not here today, tomorrow and day after, we'll remember them. But these conversations will strengthen us to continue building this institution of democracy. I thank you, sir. Now I invite my old friend Shriman Prem Chand Gupta ji. थैंक यू श्रीमान जी, आपने मुझे आज इस विदाई समारोह पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। मान्यवर, राज्यसभा एक ऑनगोइंग हाउस है, इसमें हर 2 साल में 1/3 हाउस रिटायर होता है और नए लोग आते हैं। श्रीमान जी, मैं 30 साल से इस हाउस में मुझे बैठने का मौका मिला। इसके लिए मैं मेरे नेता माननीय लालू प्रसाद जी का और युवा नेता तेजस्वी प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और श्रीमान जी, मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने कभी भी राजनीति के बारे में नहीं सोचा था। मैं विदेश में रहता था, वहाँ पर बिजनेस था, परिवार था, घर था। माननीय लालू प्रसाद जी से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अब बहुत हो गया और आकर इधर अपने मेरे साथ जुड़कर देश की सेवा में आप योगदान दें। मैं 96 में फिर 1996 में मैं वापस आया और इस नई दुनिया में मुझे आने का मौका मिला। श्रीमान जी, दोनों दुनिया एकदम अलग थी। यहाँ आकर मुझे अलग अलग साथियों से मिलने का मौका मिला। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं। अपने कैरियर में जो ल्यूमिनरी होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। श्रीमान जी, 1996 के बाद मुझे आपके साथ भी फाइनेंस कमेटी में बैठने का मौका मिला था और मेरा सौभाग्य था कि आपके साथ बहुत कुछ सीखने का चांस मिला था मुझे। मान्यवर, इस 30 साल के सफ़र में बहुत उतार चढ़ाव मैंने इस ऑगस्ट हाउस में देखे। जो पुरानी राज्यसभा में जब बैठते थे, एक अलग माहौल होता था, एक अलग फीलिंग थी। सेंट्रल हॉल में बैठते थे, सब लोग आपस में बात करते थे, सभी, कोई भेदभाव नहीं था, किसी किस्म का भी कोई ये नहीं था कि ये अपोजिशन से हैं, ये रूलिंग पार्टी से हैं, ये उससे हैं। बड़ा तकलीफ होती है मेरे को, मैं बोलना नहीं चाहता था आज, लेकिन मुझे कहा गया कि भी बोलना चाहिए। बहुत फर्क आ गया श्रीमान जी, इतना फर्क आ गया कि उसको बयान नहीं किया जा सकता और मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं बयान नहीं करूं उसके बारे में। श्रीमान जी, सेंट्रल हॉल में जब बैठते थे तो एक अपनापन होता था, दुख सुख की बात होती थी, एक दूसरे की मदद की बात होती थी। आज वो चीज़ नहीं है। मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा
कि जैसे यहाँ भी जो वेटिंग रूम है या एक लाउंज है, उसमें मैंने महसूस किया कि एक में एक ग्रुप बैठता है, दूसरे में दूसरा ग्रुप बैठता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। मान्यवर, इस 30 साल के सफर में 5 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहा। कॉर्पोरेट अफेयर्स में डिपार्टमेंट मेरे को दिया गया और उसमें काफ़ी बदलाव मैंने लाने की कोशिश की। उस वक़्त कुछ ऐसे इश्यूज भी आए जो बहुत ही सेंसिटिव थे, जैसे सत्यम का स्कैंडल हुआ था, अगर आपको ध्यान हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी और भविष्य का सोचने वाले थे। श्रीमान जी, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं एक बार फिर अपने सभी साथी जो आज रिटायर हो रहे हैं, ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, वो उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत करने का एक मौका है। जैसे मैंने शुरुआत की थी, वैसे एक नया मौका है। वो अपने सार्वजनिक जीवन में रहेंगे, देश की सेवा करेंगे। यहाँ जो एक्सपीरियंस मिला अभूतपूर्व है, इसका कोई मुकाबला नहीं। मैंने दुनिया के तकरीबन 100 से ज़्यादा मुल्कों में मैंने ट्रैवल किया है, पहले भी पार्लियामेंट में आने से पहले और कुछ बाद में भी। लेकिन जो एक्सपीरियंस, जो फीलिंग यहाँ पर रहकर मिली, वो अभूतपूर्व है, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। श्रीमान जी, मैं एक बार फिर अपने रिटायरिंग साथियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो देश की सेवा में अपना योगदान, जो उन्होंने यहाँ से सीखा है, उसका योगदान दें। इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे मौका दिया। जिन साथियों का मैं नाम नहीं ले सका क्योंकि समय की एक स्केर्सिटी है, बहुत से साथियों को बोलना है, इसलिए मैं उन सबको सबसे माफ़ी मांगता हूं और आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। டாக்டர் எம் தம்பிதுரை அவர்கள். Thank you, Chairman Sir. Today, I stand before this august house for what is likely my address after fulfilling the present term of 6 years as a member of the Rajya Sabha from Tamil Nadu. Representing All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, I am filled with a deep sense of gratitude, humility and reflection. Though I have been re-elected and will continue to serve the country as a member of this august house, I am duty-bound to deliver this farewell speech with a great heart. This house has been my second home, a place where I have witnessed the finest traditions of parliamentary democracy, debated issues of national importance, and contributed to the welfare of our people, particularly those of Tamil Nadu. Sir, I began my journey in public service inspired by the timeless ideals of Thandai Periyar, Perunar Anna, and Purushottam MGR, and later guided by steadfast leadership of Amma Purushottam Jayalalitha. The Dravidian principles that form
the very foundation of our movement: self-respect, social justice, rationalism, and federal equality have been my constant compass. These principles, sir, teach us that every individual deserves dignity without discrimination, that society must be rebuilt on equality, eradicating caste, and empowering the backward and marginalized through affirmative action and inclusive welfare. That blind faith and superstition must be given way to scientific temper, critical thinking, and modern education. That true federalism ensures states like Tamil Nadu receive equal resources, respect our language and culture, and autonomy to pursue development suited to our needs. Sir, I always insisted in the House to make all the official languages of this country, the languages of the country as official national official language. This is most important thing always raised in the House for main continuous time. This especially the upper house. This is called upper State Council of States. This is the place where we can raise our rights to raise the equality to raise for this country, sir. These are my not mere slogans. They are a living philosophy that has transformed. Sir, today I express my profound thanks to the leaders of my beloved ADMK, our respected General Secretary of Party and former Chief Minister, and going to be the next Chief Minister soon, Edapadi Palanichami, and cadets who have placed their trust in me time and again. Sir, Palanichami's unwavering support, encouragement, and collective strength of the party have enabled me to serve with their dedication once again in this House. To the workers, functionaries, and supporters across Tamil Nadu who have stood by the party and by me, my heartfelt gratitude to all of them, sir. The ADMK's commitment to these ideals, blending social justice with practical, people-centric governance, has always been my guiding light. I also, sir, extend my sincere thanks to all the ministers here who associated my past. So I started my career in 1984 and became Lok Sabha member at the age of 33, 34 at that time. At that time, I became Deputy Speaker with the blessings of Prachari MGR and Rajiv Gandhi was the root cause. They made me the Deputy Speaker of Lok Sabha. Then afterwards, my leader, Parchita Levima, made me Cabinet Minister in Vajpayee government. That is opportunity I served in the, at that time you were also in the Lok Sabha at the time that you served there. Then afterwards, once again, I went to the state politics. I was Education Minister there and came back here. And with the blessings of Madam Jayalalitha ji and Modi ji, I became second time Deputy Speaker of the Lok Sabha. Sir, these are my experience which I served. 5 times Lok Sabha member, 2 times a Legislative Assembly member, and now once I completed the Rajya Sabha and second time also I'm coming. This is my career which I had the opportunity to serve. Sir, and also, sir, I want to appreciate the Deputy Chairman who has taken over a lot of efforts during my. I also served as Deputy Speaker at the time. You also Deputy Chairman. We both are together. Many conferences attended. Anyhow, we are missing him. I hope that he will come back once again as Deputy Chairman. That I am expecting. Same way, Kargeji also is an eminent leader. I think he is from Karnataka. He will come back. Sir, I am also thankful, especially my state members who are retiring just now. That is G.K. Vasan is going to retire, and I hope that he will come. He also may appearance come back once again. And also Selva, DMK member, my friend and brother Selvaraj, and also another member, Ilango, is there also, a eminent lawyer, also here, and also Dr. Kanyamudi Somu. Sir, I am very grateful to that family because his father is the founder of our DMK party. One of the members was the grandfather, and his father also so very close friend of mine. But unfortunately, due to his service here as
MOS defense minister. He lost his life. But anyhow, we happened to see that. He died when he was on the service of the nation. Yeah, that has happened. That is anyhow, I am seeing her as his father. My relationship with his father is very patient. She has come over here. But our Shivaji said she may go to state politics. I heard a speech. Said state politics there. But she has come over here. I hope once again she may come also. Here also. Not necessarily, at least Lok Sabha also she can go. There's people, varieties there. Therefore, this is all opportunity, sir. We are remember how we serve here. And also, I am very grateful to you also. You've given the opportunity to, during my, as you have become Vice President of India and also Chairman, given the opportunity to speak many times. And I hope that you will continue when I'm second term also, which renewal is going to take place third onwards at that I hope. Sir, so many other members from Andhra, Telangana, and Kerala, and many people coming from Congress side, other parties, BJP side. Because if I take along the names, as already Patra spoke all the names. Sir, one time you always to associate with the letter which you give. I associate my letter to include some of Patra's names, whatever the names he spoke. Therefore, I also congratulate them and bless them on behalf of you, and they will come back and serve. Because as Prime Minister said, there is no end in public life. Nobody will return public life, sir. Everybody will say, there is enough. They will say, one term enough, 3 times. This is the namesake. But inside art, till the death, the politicians won't leave the seats. No politician will retire. Our deputy chairman is there. He may, once again, he will come back. I hope that, because my term also saying, this is the end, they will say. But my heart won't accept. But every heart must think, as a public life, when they have come, then no retirement. Retirement is the end of the life, is the retirement. Up to that, everyone must have their opportunity to serve the society, for the country. For that only we are coming. Therefore, this is the August form, which is giving opportunity to fight for the people of our country, develop the nation. Therefore, once again, I thank my leader, Edapadi Palaniswamy, given the opportunity to come once again to the House, and also for you, given the opportunity many times to participate in the discussion, and all my colleagues who are retired, not retiring, they come back also. Like Brutus is better. John Brutus is always blessing everyone. With his blessings, everyone will come back. Don't worry. He will come back. Therefore, I hope that our political career is not the end. It is for the nation, service for the nation, the society, and the principles, which our principles already said, we are having the right for all the states, especially Tamil Nadu. That is what many times, even though others may differ, at the same time, I am also participate along with them, supporting the ideas for the rights of Tamil Nadu and the resources to get. Shiva may have so many differences in fighting, but I never let the principles of a Dravidian movement. Always I am keeping that spirit is with me. My name is made Thambidhari because Annadurai, that is Anna, who became a member of this house 1962, is served here. My madam, my leader, my beloved leader, Jayalalitha ji also served here, the Rajya Sabha. These are the places I have come over, men. That is because of the effort of the movement and the cadre gave the opportunity. I am always sincere to my party and cadre and the people of Tamil Nadu, sir. Thank you very much, sir. Sriman Dr. John Britas ji. Sir, as Thambidhurai said, there are few people who will never retire, sir. But from left parties will retire. That is how we have decided. Of course, as Tiruchu Shivaji always say, today also he said that
retirement is not an end, but a bend. And I will never get a chance to bid farewell to Tiruchu Shivaji. But he will get a chance to bid farewell to me. And I will soon give you a chance also, sir. Sir, all of those people who retire have debated the fate of this nation and represented the diversity of this rich country. The profound words of Gandhiji, who said that the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. I am sure that all of them must have lost in the service of this nation, sir. Sir, I would not say much about Devagodaji and Kargeji because I am sure that they will come back. And Devagodaji became the Prime Minister because our party decided not to shoulder the responsibility of the Prime Ministership, Jyoti Babu. So in one way, we should be credited for making him the Prime Minister. Kargeji, he is coming back, Kargeji, I am sure about it. See, when we are traveling from Kerala, once we cross Vindhyas, he is our leader. And I always respect him because he has been always a champion of the trade union movement. Sir, I need to speak 2-3 aspects of Deputy Chairperson. We had a chemistry, sir, and maybe because we are from the same profession, that is media, similar pedigree. He was an impeccable editor who made rich contribution to his profession. And he has passed through turbulent waters, as often said that smooth sea never made a good sailor. So he has seen turbulent house, but I would not say that he was impartial, because there is nothing called impartiality. Nothing called impartiality. He was fair and he was just, and of course, he upheld the dignity of this house, sir. So my colleague Bikash Ranjan Bhattacharya is retiring. He is a versatile personality from theatre to the court, a legal luminary. I would miss him. And of course, my dear friend Suresh Reddy. I don't know what to speak about him, a noble heart, decent to the core, sir. And as a former speaker, I always felt that his services should have been used by this house, which hasn't happened, sir. And he will soon come back. And Prem Gupta ji, of course, I need not to say. Priyanka Chaturvedi, she has been a great friend of me. And the house will miss her Vedic knowledge because a Chaturvedi is leaving this house, sir. And I don't know what will happen to the page 3 of the newspapers if she leaves. And I could see a lot of photographers saying that we are going to be jobless because her photos used to be splashed in Delhi Times and other places. She's an expert in public affairs. We were part of a delegation in Germany, and many of the German leaders were saying that she would be taken to German Bundestag, the parliament. So I hope that she would be soon co-opted to one of the foreign parliaments, sir. Sir, Vasanji, I should say that. I had a real connect with his father, and always his presence reminds me about Mopanarji. And I feel that he would be active in Tamil Nadu politics, and he would come back one day. And Fauzia Kanji, I would say that, she went across from one vertical of the society to another vertical. Women's empowerment, education, social causes. And she was studious and luckiest too. In the sense, she always used to get 0 over, special mention, Pride Members Bill. And when she is parting us, Fauzia ji, please tell us the secret. How could you manage this? And Rajini Patil ji, she was a woman leader with resilience, and I still recollect, she was suspended for 6 months, but she never lost her heart. And Digvijay Singh ji, I would say that. He always used to address us comrade, the only Congress leader who respected the comrades, I would say. Jairam ji has never called me a comrade, none of my colleagues. And he always used to say he respects the
left movement, and always want the CPM to be robust in the political spectrum. So Yelango, my dear friend, a legal eagle. We will fight the battle in Kerala, sir. Okay. Yes, I know that. You have a problem with us. Yeah. Though we made you the minister, without support only you became the minister. You understand that? You forget that. We extended the unconditional support to the Congress party because we had the conviction to keep away the BJP from power. You don't reciprocate sentiments. You will never do that. I know that. Yes, I know that. Hey, Mr. Jara Ramesh, 11 MLAs of Congress deserted you. You had a track with BJP. That way BJP has 2 more MPs in this house. Don't provoke me to say that. Okay. Today you praise all the retiring No, he members. provoked me. That's why I'm saying, sir. Everybody knows you both are complimenting each other. Yeah, thank you, Everybody sir. Sir, I take your word, sir. Sir, I respect it. That's why I was provoked. Sir, Kanimudi ji, I mean, she is going to be active in state politics, and she has promised me that she will take her inside her red beacon car, which she is soon going to have, and I wish you all the best, sir. I have few friends here. We collaborated. Saket Gokhaleji, articulate, courageous, and he performed with profound conviction. Brother, a former comrade, I still call him the comrade. He reverberated Tagore in this house. Ajit Kumar Boyanji, of course, a great friend of me. And Ayodhya Ramareddy is the second richest person in the parliament, sir. And I am sure that he will come back as the first richest MP. A great friend of me, he always thought about Kerala. Subhash Chandra Bose Pilli, a decent, dignified political leader. Parimal Nathwani, he used to give us a lot of inputs and helped us also. And Neeraj Tangi is going to come back. And there are many people whom I don't want to take the name because already Sasmit Patra has put it on record. And I share every name he has spelled. Thambi Dureji will be a permanent fixture to this house, I am sure about it. Though I wanted him to be the Deputy Chief Minister, but he has been sent back again. And I wish all the retiring members, Parimal also will come back. I want him to be back, of course. Yeah. And wish all of them a productive and also a contributing service for the nation. Thank you very much. What happened? Now, I request our Sriman Digvijay Singh ji to deliver his speech. माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, लोगों को इस बात का आश्चर्य होगा कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में कभी मेरे छात्र जीवन में कभी भी राजनीति से मेरा कोई संपर्क समर्थन नहीं था। कुल परिस्थितियां ऐसी प्रकार की बनी कि मैं 22 साल की उम्र में नगरपालिका अध्यक्ष बन गया सर्वसम्मति से, 30 साल की उम्र में विधायक बन गया, 33 साल में राज्य में मंत्री बन गया, सांसद बन गया और 40 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैंने हमेशा अपनी विचारधारा के मार्ग पर चला हूं। मैंने अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। मेरे अपने राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कटुता नहीं पाली। मतभेद होते थे और विचारधारा में मतभेद होंगे, लेकिन मनभेद होने की मैंने कभी उसको मौका नहीं दिया। आज भी मेरा ये आपसे अनुरोध है, हो सकता है कि मेरे भाषण में कई बार कुछ कटुता आई हो, किसी को बुरा लगा हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, लेकिन इतना मैं आपको अवश्य कह सकता हूं कि चाहे विधानसभा मध्य प्रदेश में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे यहां हो, मेरे संबंध हमारे उन लोगों के साथ भी बहुत अच्छे रहे हैं जिनकी विचारधारा से मैं सहमत न था, न मैं हूं, न कभी रहूंगा।
जहां तक हमारे कॉमरेड्स का सवाल है, ये कॉमरेड्स के कार्य संचालन में कुछ बात हो सकती है, लेकिन इनकी जो गरीबों के पक्ष में जो विचारधारा रहती है, हमेशा मैंने उसका समर्थन भी किया है। मैंने माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस लोकसभा में भी रहा जिसमें अटल जी, राजीव जी रहे, इंदिरा जी ने मुझे कांग्रेस में प्रवेश दिया और चंद्रशेखर जी भी संसद में थे जब मैं वहां पर था, और इन लोगों से प्रभावित होकर ही मैंने अपना राजनीतिक सफर पूरा किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं कभी भी सदन में कभी भी जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं रहा है। लोकतंत्र की बुनियाद है चर्चा, और सदन में ये सत्ता पक्ष की जवाबदारी होती है कि वो विपक्ष के साथ चर्चा करने के बाद और कोई रास्ता निकाले। इस सदन में हमारे अंसारी साहब भी अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने कोई भी बिल दिन में पास होने का मौका नहीं दिया। रास्ता निकलता है और निकलना चाहिए। यही बुनियाद है लोकतंत्र की, जिसमें आज हमें कमी देखने को मिलती है। मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक कटुता बढ़ती जा रही है, मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, ये देश के लिए उचित नहीं है, न हमारे संस्कार और संस्कृति के प्रति उचित है, और न लोकतंत्र के लिए उचित है, न भारतीय संविधान के लिए उचित है। मैं आज आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में अपना रास्ता खुद तय किया है, और ये मैं आभारी हूं आज कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मुझे हर सदन में आने का मौका दिया। और मैं आज इस अवसर पर आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि अटल जी की वो बात मुझे याद आती है कि मैं ना टायर्ड हूं, ना रिटायर्ड हूं, आगे चलकर हम और काम करेंगे। लेकिन आज इस समय मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने मेरे लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में, जैसा कबीर कह गए थे, कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। धन्यवाद। श्रीमान केआर सुरेश रेड्डी गारू। Thank you, Chairman, sir. So today, I rise with a mind full of grateful memories as I bid farewell to this august institution, sir. At the outset, I would like to thank you, Chairman, sir, and also thank the Honorable Deputy Chairman, who have been so gracious in guiding me and helping me to find various means to raise public issues in this august house, sir. I also would like to acknowledge the Honorable Venkaiah Naidu ji, the Honorable Dinkar ji, who so graciously presided over this august house, sir, and who very impartially enriched the proceedings of the house, sir. And you in particular, sir, have been setting very noble and high traditions. While I leave the house, I live it more confidently that under your leadership, the House and parliamentary proceedings will continue to prosper, sir. Of course, the Honorable Panel Chairman, who also were so gracious, so helpful, not only at times of pandemonium, but also when there was peace. They were a great help to the chair, and I take this opportunity of thanking them also, sir. My dear friend John Brittas and Sasmit Patra ji, in their speeches, have so elaborately, eloquently dealt on each single member and their contribution that I would not like to get into a tedious repetition and take away the valuable time of the House. I'm very grateful to him, especially as a neighbor.
He has set a very good example as what a neighbor could be and should be. He's also been a very guiding help to me and all the floor leaders who have been very helpful, especially to the chair at the BAC meetings and other floor leader meetings, where in spite of the turmoil here, you kept on advising and contributing to the smooth functioning of this August House, sir. Chairman, sir, I'm here today because I pay my gratitude to my leader, KCRG, who trusted me and entrusted the responsibility of being the BRS parliamentary leader, sir. So in my own small way and with the support of my colleagues from my party, we had been able to raise issues concerning the state, the country and people at large. I come from a proud regional party, Chairman, sir, and regional parties are not merely political formations. They are voices of our diverse cultures, languages and aspirations. Under KCRG's leadership, we fought for 14 years to ensure the aspirations of the people from a backward region are converted to a state. And I remember so vividly, so passionately, when you allowed a debate on the Constitution, when this August House took up the debate on the Constitution, and when I had the opportunity of debating on that, I could see my leader's vision so clearly through the Constitution, how Article 3 helped us create a state, and how the directive principles of the state have guided my leader KCRG in ensuring that the aspirations of the people of Telangana ushered in to make it one of the most developed states in this country, in this great country, Chairman, sir. Chairman, sir, our approach, of course, has been very consistent. We have been working on principles and being non-aligned. Whenever issues came up in this House, let us say the demonetization, because we supported it where the intent was good, though the content fell out. When the Kisan bills came, there the content looked good, but the intent was a suspect. So we differed from bill to bill, and BRS party, under the guidance of our leader KCRG, we have supported the government. We have opposed the government in the larger interest of the nation and in the interest of our own state, Chairman, sir. Well, as they say, Rajya Sabha, like I said, I'd like to reiterate, sir, I had said it earlier, Rajya Sabha, Lok Sabha being the cup and saucer analogy as they give it, and the cup which is the Lok Sabha, the saucer which is the Rajya Sabha, and you holding the saucer has ensured that the temperatures really cooled, and the debate was so fulfilling that for many, many days, when the Lok Sabha was non-functional because of various reasons, the Rajya Sabha fulfilled its due role as the House of Elders. And I really, from the bottom of my heart, I thank you for contributing to the successful running of this August House, Chairman, sir. Very good. Chairman, sir, my journey began in 2020, and 2020 has been a year which the world will never forget. It was the year of the pandemic. And when the pandemic was at its peak, when the world was unsure of where we were going, this August House took up such wonderful deliberations, cutting across party lines, and debated on how to save lives and livelihood of our people. We debated on how the migrant labor should be taken care of. We debated on how the the vaccine should come out. And I remember so widely, Jayaji is not there. I told that day in the House, like how earlier the House, the people of the country used to look forward for the new release of Jayaji's and Amitabh Bachchan's G movie. Similarly, they were looking forward for the vaccine. So there was a little bit of wit humor, even at the time of seriousness, across all the members, Chairman, sir. Of course, the House also witnessed the supreme sacrifice of our brave soldiers in Galwan, where all of us stood like one, contributed, ensured, and raised the spirits of our soldiers in the frontiers, Chairman, sir. Historical bills have been passed in this August House. I would not like to get into the tedious repetition, like I said, but I was fortunate to be part of it. Some we supported, some we opposed. The debates, Chairman, sir, is what I take back. The debates of all the honorable members, the senior leaders, they will be guiding me in my public life, in whatever role I'll be playing outside the House and for public service, Chairman, sir. Chairman, sir, I would like to place on record the Leader of the House, Naddaji,
whose demeanor and generosity, and the leader of the opposition, whose wit, humor, and wisdom ensured that there was a good cohesion in the House, which helped as catalyst so that the House stood like one and continued with the debate. And of course, all the floor leaders supporting it, and all my fellow members across supporting the initiative, sir. And finally, Chairman, sir, I would like to thank, not the first but not the least, the Secretary General and his entire staff. The Secretary General and entire staff who showed utmost courtesy and the guidance for new members, for old members, at every step. They stood without a hedge, without any problem. They continued to guide us, sir. And in conclusion, there were a lot of recommendations made. I would like to conclude with only one thing. To bring down the heat, to bring in more bohemia, I would suggest, Chairman, sir, that let an annual sports meet be held for all the parliamentarians. So that, I think, would usher in a good sportsmanship, which would be on the ground there and in the House. Thank you, Chairman, sir. Now, message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on the 18th of March 2026, has adopted the following motion: that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 up to first day of last week of monsoon session 2026. Shriman Praful Patel ji. Thank you, Chairman, sir. I join all my colleagues who have made some very wonderful farewell speeches in bidding farewell to many of our colleagues who are retiring and welcoming also some of them who have been re-elected back to this august House. Sir, I have had the privilege of being in the other House also with your kind self and also on several occasions in this House. And therefore, over the years, one obviously develops a lot of friendships, a lot of personal bonding with many of our colleagues. And it is also, with a heavy heart sometimes, we have to bid farewell to all our colleagues who are retiring. But at the same time, as my friend said, that life never comes to an end. Once in public life, you are there till your last breath. I also would like to take this opportunity to not only say farewell, but also welcome to my beloved leader, Sharad Pawar ji, because I have spent a decade with him, and I have learnt a lot from him and gained a lot through his experience and wisdom. And he has had a very long innings, both at the center and the state. And he has again come back, and which is something which is very heartening and very welcome. I would also, because I come from Maharashtra, I would also like to say a farewell to our esteemed colleague Fauzia Khan ji. She has also been my party colleague for many years, and I have known her as a great educationalist and a member of Maharashtra's cabinet, as also a very esteemed and very learned member of this distinguished House. Priyanka ji is also a very dear friend who has evolved over the years from being a spokesman of the Congress party to a very, I would say, an intellectual member of this august House, and has contributed to many meaningful debates. I will not take everybody's names because it will take a lot of time. But one thing is certain, sir, that the Rajya Sabha has its own uniqueness. We both are houses of parliament, and of course this is known as the House of Elders. But the fact is that the Rajya Sabha has much more, I would say, sanity than the other house in the present times. At least we function. There may be some chaos here and there, but somehow you are able to find a way. And I'm sure, as all of our colleagues here have been
members for many years with long experience. This House shall continue to be a guiding force for our parliamentary democracy. Sir, with these words, I would like to say farewell to all our friends who are retiring. Some have come back. They are most illustrious members of this House. Big welcome to them. And once again, sir, on behalf of myself, my party, I wish all the retiring members a great life ahead in the service of the nation and for the public interest. Thank you, sir. Sriman Santosh Kumar ji. Thank you, Chairman. Today, as we bid farewell to our friends and fellow parliamentarians, in fact, all of us are filled with mixed feelings. Gratitude for the service rendered by them, admiration for their contributions, and of course, a sense of loss. All these retiring members, I don't want to mention anyone's name, have contributed in strengthening the parliamentary proceedings. They have contributed immensely to strengthen our democracy through their wisdom, through their experience, and their unwavering commitment to democratic spirits. As we all know, this is not the end of the political journey. So, of course, they will have new opportunities and avenues to continue their political journey. In fact, I think that they all must be very happy with the fact that they got an opportunity to serve as a member of this august House. Out of 140 crores of Indians, only a handful of us, a very few minimum of us are getting a chance to serve like this. So they must be proud of that fact. And the constitution making was a mass movement. The Constitution of India was prepared not only by the drafting committee members. It was a mass movement in which all of us, all people from all walks of life participated. Our students, our artists, people from all sections had contributed to prepare the Constitution. It was not a drafting committee success only. So now it is our duty to carry forward that legacy. Jawaharlal Nehru, Atal Bihari Vajpayee, many other towering personalities. From my side, our party side, Indrajit Gupta, all these people contributed in strengthening parliament democracy. But unfortunately, parliamentary democracy is facing a lot of crisis. It's deepening crisis. For example, money, threat of the influence of money in parliamentary politics, castes, and many other elements are vitiating our democratic system. So at this crucial juncture, we will miss some of our wonderful parliamentarians like, I don't want to mention any, but Shakti Singh Gokhale, many of us, miss him. So I think they can continue their fight against, for the genuine cause of the people in the coming days. And I wish, on behalf of my party, all the very best, sir. Thank you. Sriman Abdul Wahab ji. Thank you, sir, for giving me a chance. First of all, I am not again repeating the names. Everybody, those who are parting from us, is very close to me. And during my 17 years of Rajya Sabha life, this is the most important, this one I can feel, more close friends. And I am not naming them because if I miss somebody, especially just like our friend John Bittas telling about ladies and all, they will feel in the other way around. So many other people also from this part and that part. My request is, if you are agreeing, as first Sanjay Singh told, or I think this, we should be, I'll be XMP next year onwards. So at least an entry to the, lounge, to come here, to feel to come here. Otherwise, we're not coming to Delhi. How can we see our friends? There is no central hall now. So we should have at least central hall now. There's a small cabin, but at least we should get a chance with our card to go there, not here. And second thing is, the pension is very main. Pension, either you cut off the pension or give
minimum, livable pension for an dignified. Not in my case. Most of the friends I know, ex-MPs, how they are living. They are starting from one place to other place in the train, it is free, food free, and going back again. At least they are getting food every day. That is the situation of so many ex-MPs, which I know. So please do this one. Please recommend a reasonable pension. Everybody is getting pension. For nothing, people are given now freebies. For an MP, even, okay, they got whatever they during their life. So please, in your capacity, please recommend, at least for Rajya Sabha members. So, no, if, okay, everybody I'm telling, but I am telling, being our chairman. So, you just, our other Om Birla also, you can easily tell and make a resolution for that one. In this 140 crore and this trillion, economy, trillions of economy, this is a peanut. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity. And I hope that next year, John Brittas will tell about me also, same thing, when I am retiring. We all, okay. So we are all the same boat. Thank you, sir. Before calling Dr. Kanimoli NVN Somoji, I want to draw the attention of this House. She lost her father when he was the Minister of State for Defense while performing his national duties in the northeastern area. And his body was accompanied by none other than former Prime Minister of India, Sriman Atal Bihari Vajpayee. So now I call upon Dr. Kanimoli NVN Somoji. Thank you, Honorable Chairman, sir, for making a mark on my father. Thank you so much. Sir, I express my deep gratitude and sincere thanks to those great people with golden heart, those who guided me and showed the world holding my hand. Sir, my parents, late NVN Somu, who was the member of the Lok Sabha and, as you mentioned, MOS of Defense, and Srimati Uma Devi Somu, who brought me to this world. Muttamaringa Dr. Kalangar brought me to the political world. My leader and the beacon of the Dravidian model government, Thalapathy M.K. Stalin, gave me the powerful opportunity to serve in this august house and to allow the voice of women to resonate in the walls of this house. Sir, I am ever indebted to them. I also take this opportunity to thank the Honorable Deputy Chief Minister, Udayanadi Stalin, for giving me this opportunity. Sir, I have a great pride of being a product of the Dravidian stock, the legacy of Thandai Periyar and Peraringer Anna, and my grandfather N.V. Nadarajan in my blood and breath. Sir, my beloved floor leader, Tiruchi Sivaji Annan, is a guiding force for me to perform to my full potential in Rajya Sabha. I remember how generous he was when it comes to giving opportunities to MPs like me in our party. His ability to gel well with MPs of the other political parties also carried a friendship forward. I thank him for being a strict teacher when it comes to the performance, getting the maximum from us, to bring it to all the members together. I have also been a disciplined member. I hope Anna will accept this, as always he wished the members to be. Sir, I entered this house with an open mind and empty hands, but leave with mind filled with great memories and wonderful experiences, which I consider a great privilege. I'm immensely happy to share the space with some truly legendary personalities in public life. Rajya Sabha gave me the unique experiences on the essence of democracy and politics. Still remember vividly my first day in this house when I took oath in the old Parliament House, now called the Samvidhan Sabha. From that day, the last 54 months, that is 1,540 days of my life in Rajya Sabha, I have the privilege to work under 3 vice presidents and chairmen of the Rajya Sabha. I learned a lot from the polite but strong attitude of Sri Venkaiah Naidu, but the witty but concerned words of Sri Jagdeep Dhankar, and smiling but strict master of yourself, sir. Thank you so much. I must say all the 3 chairmen are kind and considerate with opposition members like me. I got the opportunity to raise important issues pertaining to the people of Tamil Nadu with the permission of the chair. Sir, I should not forget the Deputy Chairman, Harivan sir, is always greet us with this typical smile, but strict master the moment we deviate a little from the subject.
he will really say, no, I will not allow this. That's something we have to mention about him. What impressed me the most was the contribution of my senior colleagues, cutting across all political parties to encourage and support their junior colleagues. Their contribution in upholding the democracy and fulfill the fundamental duty as a member of this august House. The leader of the opposition, Sri Mallika Kharge, has spoken meticulously but with authority. I will never forget the classic yet sharp budget critics analysis by Sri P. Chidambaram, the pointed and thoughtful provoking speeches of my friend John Brittas, the electrifying speeches of Sri Derek O'Brien, the soft yet powerful speeches of my friend Priyanka Chaturvedi, the fiery speeches of Srimati Jaya Bachchan, the crystal clear speeches of Fauzia Khan, the terrific speeches of Sri Sanjay Singh and Professor Manoj Jha, Sri Abdul Wahab, Professor Ram Gopal Yadav, Srimati Dola Sen, Shakti Singh Goyal, Sri Ayodhya Ramireddy, and the to-the-point speeches of Dr. Shashmit Patra. I can go on, sir, but I would like to associate with Shashmit Patra as he has mentioned all the other names. So I cherish the occasions when I was genuinely praised by the chair. Sir, Rajya Sabha is not merely a chamber of debate. It is a living institution of wisdom, continuously and with the constitutional balances. The greatness of democracy is that assent and dissent views are taken on the same platform while discussing about a national issue or people welfare measure. Thorough discussions, deliberations, and dialogues are essential elements of democracy. Duty, dignity, and discipline is the cornerstone of a DMK party, democratic reformist political philosophy, and I was able to gel both and give a small percentage of service to this nation. If in my time here, I have given a small measure of dignity to this House or to the welfare of the people, I consider my tenure as very, very meaningful. Sir, I also take this opportunity to sincerely thank every one of my fellow MPs cutting across political parties from whom I learned lessons to enrich my political career and wisdom. My special thanks to all the women MPs for their sisterly affection and lovely smile bridging us beyond our political ideologies. Last but not the least, kindness of the marshals, officials, and the staff of Rajya Sabha and the parliamentary security personnel for their tireless, selfless service. Sir, I leave with respect for this institution, faith in its future, and hope that it will continue to be a beacon of reason, restraint, and responsibility. Thank you, sir. Thiru N.R. Ilangoji. Thank you, Honorable Chairman, sir. I thank you for allowing me to speak in Tamil. ஒரு சாதாரண பின்புலத்திலிருந்து இந்த மாபெரும் அவைக்கு என்னை தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் தமிழக முதல்வர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த அவையில் வழி அனுப்பு விழாவிற்காக எங்களை வாழ்த்தி பேசிய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றவர்கள் பேசியதைப் போல எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெருமை கிடைத்தது. 3 துணை ஜனாதிபதிகளிடம் இந்த அவைத்தலைவரிடம் பணியாற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைத்தது. மரியாதைக்குரிய திரு வெங்கையா நாயுடு, திரு ஜெகதீஷ் தன்கர் மற்றும் உங்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். துணைத் தலைவராக பணியாற்றிய திரு அரவிந்த்ஷி அவர்கள் எங்களை வழிநடத்தியதோடு அல்லாமல் உரிய வாய்ப்புகளை கொடுத்தார். அது எங்களுக்கு மிகவும் துணையாக இருந்தது. எங்களுடைய குழு தலைவர் திரு திருச்சி சிவா அவர்களை பற்றி நான் குறிப்பிட்டாக வேண்டும். அவரை குழு தலைவர் என்று சொல்வதை விட எங்களை ஒரு குடும்ப தலைவராக தான் அவர் எங்களை நடத்தினார். ஒரு மூத்த சகோதரனாய் எப்படி அவையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து, ஒரு மூத்த சகோதரன் கைப்பிடித்து கொண்டு ஒரு குழந்தையை கைப்பிடித்து கொண்டு போகிறார் போல் இந்த அவையில் எங்களை வழிநடத்தினார். அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மூத்த தலைவர்கள் திரு மல்லிகார்ஜுன கார்கே, திரு கபில் சிபல், திரு பி. சிதம்பரம், திரு திக்விஜய் சிங் ஆகியோருக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அமைச்சரவையில் இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு திரு ஜே.பி. நட்டா அவர்களும் மரியாதைக்குரிய திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களும் எங்களுக்கு தேவையான அவையில் எங்களுக்கு எதிராக பேசினாலும் கூட எங்களை மிகவும்
கண்டித்து பேசினாலும் கூட அவைக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளில் எங்களுக்கு மிக துணையாக இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மிக குறிப்பாக மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இந்த 3 குற்றவியல் சட்டங்களில் நான் கொடுத்த பங்களிப்பை என்னை தனிப்பட்ட முறையில் கூட்டு பாராட்டியதற்காக அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கம்யூனிஸ்ட் தோழர்கள் திரு ஜான் பிரிட்டாஸ், திரு சந்தோஷ்குமார், திரு சிவதாசன் ஆகியோர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். டாக்டர் மனோஜா, திரு சஷ்மித் பாத்ரா, திரு நீரஜ் சந்திரசேகர் மற்றும் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டியைச் சேர்ந்த தோழர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திரு டெரிக் ஓபிரையன் அவர்கள் எங்கு பார்த்தாலும் எங்களை அரவணைத்து எங்களை ஊக்கப்படுத்தி எப்படியெல்லாம் அவையில் ஆக்ரோஷமாகவும் பேச வேண்டும் என்பதை சொல்லிக் கொடுத்தவர் அவர். நான் 2020 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இந்த அவைக்கு வந்தபோது கூட பல்வேறு காரணங்களால் கொரோனா தொற்று மற்றும் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற சில காரணங்களால் என்னால் இந்த அவையில் முழுமையான பங்களிப்பை தர முடியவில்லை. நான் இந்த அவைக்கு ஆற்றிய பங்கு மிகச் சிறிதாக இருந்தாலும் கூட நான் இந்த அவையில் மூத்தவர்களிடமிருந்து பெற்றிருக்கக்கூடிய அனுபவமும் பாடமும் மிக பெரியது, விலை மதிப்பட்டது. அது என்னுடைய இனிவரும் காலங்களில் பொது வாழ்வில் மிக உறுதுணையாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். எல்லா திராவிட முன்னேற்ற கழக தோழர்களைப் போல எங்களுக்கு 5 பெரும் முழக்கங்கள் உண்டு. அண்ணா வழியில் அயராது உழைப்போம், ஆதிக்கமற்ற சமுதாயம் அமைத்தே தீர்வோம், இந்தி திணிப்பை என்றும் எதிர்ப்போம், வன்முறை தவிர்த்து வறுமையை வெல்வோம், மத்தியில் கூட்டாட்சி, மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்ற இந்த 5 பெரும் முழக்கங்களை ஒட்டி என்னுடைய பொது வாழ்க்கை தொடரும். அதற்கு இந்த அவையில் நான் பெற்ற அனுபவங்கள் எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். என்னுடைய உரையை முடிப்பதற்கு முன்பாக என்னுடைய கருத்துக்களாக 2 விஷயங்களை சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் நாடாளுமன்ற முறையை பற்றி பேசும்போது பெரும்பான்மை என்பது உடலைப் போலவும் சிறுபான்மை என்பது கண்களைப் போலவும் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார். அதாவது பெரும்பான்மையினராக இருக்கக்கூடியவர்கள் சிறுபான்மையினருடைய கண்களின் வழியாக, அவர்களுடைய வழியாக பிரச்சனைகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார். அந்த நடைமுறை இப்போதெல்லாம் நடப்பது இல்லை என்பதை என்னால் அறிய முடிகிறது. இந்த 6 வருடத்தில் நான் அதை பார்த்திருக்கிறேன். எனவே சிறுபான்மையினுடைய கருத்துக்களுக்கு உரிய மரியாதையை கொடுக்க வேண்டும், அந்த கருத்துக்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அரசாங்கம் என்று நான் கருதுகிறேன். 2வதாக, பேரறிஞர் அண்ணா சொன்னபோது வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது என்று சொன்னார். இத்தனை கால இடைவெளியில், இத்தனை பல 10 ஆண்டுகளில் இந்த நிலைமை மாறியிருக்க வேண்டும், ஆனால் மாறவில்லை. அதைவிட வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கை வதைக்கிறது என்ற அளவில் நாம் இன்று நிற்கிறோம். வரக்கூடிய காலங்களில் இந்த சூழ்நிலை மாற வேண்டும், அதற்கு இந்த அவை துணை நிற்க வேண்டும். இந்தியா முழுமைக்கும் ஒரே மாதிரியான கண்ணோட்டத்தோடு பொருளாதாரத்திலும் மற்ற எல்லா செய்திகளிலும் இந்தியா முழுமையும் ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्रीमान मुजीबुल्लाह खान जी। धन्यवाद चेयरमैन सर, आज आपने बोलने का मौका दिया। आज 6 साल पहले हम लोग जब पहली बार राज्यसभा में आए थे तो वो सदन था, उस सदन में अध्यक्ष थे वेंकैया नायडू जी। उसके बाद ये नया सदन में हम लोग आए, फिर हम लोग दूसरे अध्यक्ष को देखे जगदीप धनखड़ जी, उसके बाद आप आए सर। आज यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब, ट्रेजरी बेंच के सब सदस्य और ओपोजिशन में भी जो बैठे हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो अभी यहाँ पर
रिटायर नहीं होने के बावजूद बैठे हैं। जो लोग चले गए नहीं सुन के, उनका भी वक्त आएगा, उनका भी वक्त आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आदिवासी बहुल जिला से आता हूं। नवरंगपुर जिला उड़ीसा का एक छोटा सा गांव है मेरा, तारा गांव। बचपन से मुझे बहुत शौक था फिल्मों में काम करने का। मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरे दोस्त लोगों को बोलता मैं फिल्म का हीरो बनूंगा। सब बोलते थे हाँ बन जा। मेरे परिवार पूरा राजनीति में थे। मेरे पिताजी, बड़े पिताजी सब राजनीति में थे। मेरे नाना जी एमएलए थे, मेरे बड़े पिताजी मंत्री थे। तो परिवार का राजनीति देख देख के राजनीति में भी रुचि मेरा बचपन से ही था। जब मैं फिल्मों में गया, फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्मों के साथ साथ राजनीति में रुचि रखता था। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक जी थे। मैं उनसे कहा कि सर मुझे आप टिकट दीजिए, मैं एमएलए बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा एमएलए बनेगा? तू फिल्म एक्टर हो के एमएलए बनेगा? मैं बोला हाँ सर बनूंगा। वो बोले पहले सरपंच बन के तो जीत पाता है कि नहीं तेरे पंचायत में, उसके बाद देखेंगे। तो मैंने बोला सर मैं उड़िया फिल्म का हीरो हूं, मेरे को सरपंच बनाने भेज रहे हैं यहाँ पे, जा पहले सरपंच बन के फिर देखते हैं। तो मैं मेरे गांव गया, सबको बोला बीजू पटनायक बोल रहे हैं सरपंच होऊंगा तभी जाके एमएलए टिकट मिलेगा। तो मैं सरपंच का चुनाव लड़ा। अध्यक्ष महोदय, 1992 में मैं सबसे कम उम्र का सरपंच था हमारे देश में। काफी साल तक मेरा गूगल में था सबसे यंगेस्ट सरपंच कौन है, मेरा नाम था। अभी अभी कट गया और कोई आ गया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया गुजार करना चाहता हूं। उसके बाद मेरा नेता नवीन पटनायक का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने मुझे राज्यसभा भेजा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रास रूट में सरपंच था, सरपंच से सीधा मैं अपर हाउस आ गया। बीच वाला छूट गया है अध्यक्ष महोदय। मैं बचपन से थोड़ा जिद्दी था सर। जो चीज मैं चाहता था मुझे मेरे पिताजी, मेरे माताजी मुझे देते थे। तो जिद मेरे पास अभी भी है। वो जो 2 सदन छूट गया है, विधानसभा और लोकसभा, में पक्का आऊंगा। क्योंकि जंप लगा के सीधा सरपंच से ऊपर आ गया, बीच वाला छूटा है। पक्का 2029 में या तो लोकसभा जाऊंगा या विधानसभा जाऊंगा। यहां आने के बाद बहुत सी खट्टी मीठी अनुभूति हुई, बहुत से नोक झोंक भी हुआ, लेकिन हम सब कोई दिल में नहीं लिए। हम लोग भाईचारा के साथ हम लोग इतना 6 साल कटाए। सबसे दुर्भाग्य की बात यह हुआ कि काफी साल मैं पार्टी में काम करने के बाद, करीब 20-25 साल काम करने के बाद मुझे जब राज्यसभा मिला, राज्यसभा का सर्टिफिकेट मैं पाया अध्यक्ष महोदय 18 तारीख को, मार्च 18 तारीख को, और 22 तारीख को, मार्च 22 में सारा दुनिया बंद हो गया अध्यक्ष महोदय। कोरोना के लिए सारा दुनिया बंद हो गया, कोई किसी से मिला नहीं, कोई हाथ मिलाया नहीं। ऐसे वक्त में मैं राज्यसभा आया तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि चलो ठीक टाइम में राज्यसभा मिल गया, नहीं तो वो जो कोरोना का पीरियड था उसमें सोच सोच के आधा आदमी बीमार हो जाता। तो मैं इतना खुश था राज्यसभा मिलने के बाद, कोरोना फरोना मेरे पास कोई नहीं हिटक सका अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल नहीं आया मेरे पास। मैं एक एमएलए को गले लगाया, बोला अरे यार तुम्हारे एरिया में रसगुल्ला मिलता है, रसगुल्ला भेज, बढ़िया रसगुल्ला, सालेपुर, हमारे उड़ीसा का सालेपुर रसगुल्ला फेमस है। वो बोला भैया मैं कल भेजूंगा आपको रसगुल्ला। शाम को आकर बैठ के टीवी देखता हूँ, टीवी बोला वो एमएलए को कोरोना हो गया है। मैं क्या रसगुल्ला खाऊंगा अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा टेंशन में आ गया। फिर उसके अगले दिन सुबह जाके टेस्ट करवाया तो लकीली मेरे को कुछ नहीं निकला, क्योंकि मेरा विल पावर स्ट्रांग था और दिल बहुत खुश था। दिल अगर इंसान खुश रखेगा
तो उसको ना कोई बीमारी होगा ना कोई प्रॉब्लम होगा। कोई भी चीज में मैं इतना कहूंगा, मेरे से बहुत यहाँ सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत से ज्ञानी गुणी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी चीज में टेंशन नहीं लेने का। जितना बड़ा टेंशन आए, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन में क्या मिलेगा? इंसान मुट्ठी बंद करके खाली हाथ आया था, जब जाता है खाली हाथ जाता है, कोई लेके नहीं जाता। बहुत से लोग टेंशन ले लेके किसी को शुगर, किसी को बीपी, ये प्रॉब्लम आ जाता है। अध्यक्ष महोदय, टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ते रहिए। जो भी हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं, रिटायर तो नहीं, कुछ अगले दूसरे जगह में जाएंगे, काम करेंगे, इस उम्मीद के साथ हम लोगों के काम करने के लिए आए थे। जितना हमारे हाथ से हुआ, जितना कोशिश कर सके हम लोग ने काम किया। बहुत से जगह में हम लोग को प्रशंसा भी मिला कि तुम भाई अच्छा बोले, ठीक बोले। कुछ छोटी मोटी चीज अध्यक्ष महोदय मैं आपके पास रखना चाहता हूं। एक की बहुत से सांसद अभी आपके पास गुजारिश किए हैं कि जो पुराना मेंबर है, एक्स मेंबर को यहाँ पर जब कभी वो आए तो उसको लॉबी में बैठने का वो प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो वो उससे बड़ा तकलीफ और कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, जब पुराना बिल्डिंग था, हमारा पुराना जो संसद था, वहां पर हम लोग सब इकट्ठा बैठा करते थे सेंट्रल हॉल में। अभी अलग अलग हो गया, लेकिन कभी किसी काम से अगर कोई पूरा एक्स एमपी अगर आ भी गया तो उसको मना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गेट में नहीं सर आप अंदर नहीं जा सकते, ये चीज बहुत तकलीफ होगा। अध्यक्ष महोदय, ये गुजारिश है आपसे, इतना आप करवाइए, क्योंकि आज जितने यहाँ पर हैं वो कल सब एक्स होंगे। कोई परमानेंट यहाँ नहीं है, सब टेम्पररी है। दुनिया में हम लोग आए हैं, सब टेम्पररी है। अध्यक्ष महोदय, और एक बात मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको जरा इंटरव्यू कीजिए कि जो एक्स एमपी होता है उसको रेलवे विभाग ने फर्स्ट एसी में सिंगल सीट ही दिया है। अगर कोई ज्यादा उम्र वाला बुजुर्ग हो गया, वो कैसा अकेला ट्रैवल करेगा? या कोई महिला एक्स एमपी हो गई, वो कैसा अकेला जाएगी? किसी को तो साथ लेके जाएगी। एक ही सीट अलाउ किया गया है एक्स एमपी को फर्स्ट एसी में। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसमें कम से कम इंटरवेन करके उसको 2 सीट करवाइए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सबका काम ये चीज आएगा। मैं इसीलिए सबके बारे में बोलना चाहता हूं। आज ये सदन, दुख तो होगा जरूर हमको कि इतने साल से लगाव में हम लोग थे आप लोगों के साथ। आगे चल के सबके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जितने भी सांसद हमारे अभी रिटायर ले रहे हैं, अपने अपने फील्ड में जाएंगे। कोई फिर विधायक बनेगा, कोई दूसरा काम करेगा। पब्लिक लाइफ में तो रहेंगे हम लोग पक्का। उसके साथ साथ मैं काफ़ी दिनों से मेरा फिल्म भी बंद कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, अभी फिल्म करूंगा, क्योंकि उसमें भी रहना जरूरी है, नहीं तो पब्लिक भूल भी जाएंगे कि ये पुराना एक्टर था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलाकार जो होता है अध्यक्ष महोदय, वो कभी एक्स नहीं होता। एक विधायक एक्स हो जाएगा, एक मंत्री एक्स हो जाएगा, एक एमपी एक्स हो जाएगा, एक्स एमपी कहेंगे, लेकिन एक कलाकार को एक्स कलाकार कोई नहीं कहेगा। चाहे वो हीरो रोल करे, चाहे वो बड़ा भाई का रोल करे, या फिर चाहे वो बाप का रोल करे। एक्टर होता है। मैं इंशाअल्लाह अगले माने अप्रैल या मई से नया फिल्म शूटिंग करने जा रहा हूं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और आप लोगों को सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि हम लोग सब एक हैं। अलग अलग पार्टी से हम लोग आए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग सब एक है। हम लोग सब इस देश के नागरिक हैं। हम लोग को देश को आगे बढ़ाने के लिए सब मिलजुल के काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। श्रीमान निरंजन बिशी जी। Honorable Chairman sir, respected members of this august house, today I rise to speak in this dignified chamber. My heart is filled with deep gratitude and profound sense of responsibility. The Parliament of India is not merely a building of debate, discussion, or deliberation. It is the sacred temple of our democracy, the largest democratic country in the world. It is here that the dreams of we, the people of India, as enshrined in the preamble of our Constitution, find voice, direction, and action. Being entrusted to serve in this august house has been one of the greatest honor of my life.
Sir, our constitution, drafted under the visionary leadership of Dr. B.R. Ambedkar, is not merely a legal document, but a moral commitment to justice, liberty, equality, and fraternity. Throughout my tenure, I have sincerely tried to uphold these constitutional values while raising the voice of the marginalized section of the society, particularly scheduled caste, scheduled tribe, farmers, laborers, workers, toiling mass, women, and the other marginalized communities of this society. Sir, coming from the tribal heartland of Odisha, I have always felt that my presence in this house carried the aspirations and hopes of millions who historically remain unheard. Whenever I spoke, I did not speak merely as an individual member. I spoke as a representative of the village, forest, communities whose faith in the democracy is deep and unwavering. During my tenure, I tried to highlight several important issues like protection of tribal rights, preservation of tribal language and culture, development of backward region, strengthening of education, health, agriculture, welfare scheme for ST, SC, and OBC communities, and safeguarding the constitutional rights of scheduled caste, scheduled tribe. These issues are not merely policy concerns, they represent the dignity, identity, and future of millions of citizens. Sir, India's democracy is strong because of its institution, its diversity, and its spirit of dialogue. The Rajya Sabha, as the Council of State, House of Lords, Elder House, plays a crucial role in the strengthening of our federal structure and ensuring that every region of our country is heard in national policy making. At this moment, I offer my heartfelt thanks and sincere gratitude to my beloved leader, the President of BJD and former Chief Minister of Odisha, Sri Naveen Patnaik ji, whose visionary leadership, commitment to clean governance, and dedication to the welfare of the people of Odisha have inspired countless public servants like me. Sir, I also extend my sincere thanks to you, my Honorable Chairman, and Sri Harivansh ji, Honorable Deputy Chairman, panel of Vice Chairman, Honorable Leader of House, Honorable Leader of Opposition, Mallikarjun Kharge ji, all Honorable Ministers, and all leaders of political parties, and my floor leader, Dr. Sasmit Patra ji, my respected fellow members of Parliament across all party lines, Secretary General Sri P.C. Modi ji, and all the dedicated officers and staff of the Rajya Sabha Secretariat who tirelessly uphold the dignity and functioning of this great institution, Rajya Sabha. Public life does not end with the completion of a parliamentary term. Service to society is lifelong duty. Even after leaving this house, I shall remain committed to the ideals of our Constitution, to the empowerment of scheduled caste communities, scheduled tribe communities, toiling mass, marginalized communities of India. Sir, let us remember that the true strength of India lies in its villages, its youth, its farmers, its workers, and its tribal communities. Our responsibility as public representative is to ensure that development, justice, and opportunity reach the last person in this line as envisioned by the maker of our Constitution, Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar. I conclude with hope and faith that our great nation will continue to progress guided by the eternal values of democracy, constitutional morality, unity, and social harmony. May this august Parliament, our Rajya Sabha, continue to remain the guardian of the aspirations of the people of India, that is 140 crore people of Bharat Mata. Thank you, sir. Jai Hind. Srimati Priyanka Chaturvedi ji. Thank you so much, sir. Sir, I've now tuned my mind to a 3-minute speech, and I'm always afraid of the buzzer. So I'm happy that today there will be no buzzer and I'll get to speak my mind, but I will try and keep it short.
Sir, I would like to take this opportunity to thank my party leaders, Shri Uddhav Sahib Thackeray ji and Shri Aditya Thackeray ji, for giving me a chance to speak for the party in the Parliament. My party colleagues and floor leaders of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha for this support always. To all the lovely people I have met in the Lok Sabha and Rajya Sabha, it will be next to impossible to name names because it would take more than 10 minutes to even count the names of people I've encountered, I've learned from, I've experienced. Thank you so much. Yes? Thank you. I learned from you. And to Jayaji, my friend and my senior colleague, I dare not control you. To all the front rows, seated in the front rows, the senior floor leaders, cabinet ministers across the aisle, thank you for your positive support and motivation always. And I'm actually overwhelmed when all the floor leaders mentioned my name and the contribution that in itself speaks for my term being a successful tenure, sir. To friends who became family, the memories I carry of this chamber, I will cherish forever. To the chairs past, especially Venkaiah Naidu ji, I remember Venkaiah Naidu ji, if he used to like something or like someone speaking and they were speaking on a certain issue-based, something which was important to the Parliament, he would extend our time too. So I really miss Venkaiah Naidu ji at times. JP Dhankar ji, because he was quite a strict administrator, and now yourself, sir, you've been very kind and you've been very generous. I express to you all my gratitude. To Leader of the Opposition, Kharge ji, there's so much I have learned from him. His untiring effort to be in the Parliament and to continue to be an active contributor to the Parliament, I have learned from. To Leader of the House, Nadda ji. Nadda ji has been a graceful presence in the House, and his role as the Leader of the House has been very kind, sir. And I continue to hope that I will have their blessings in times to come. To the entire Rajya Sabha Secretariat, Shri P.C. Modi ji, the support staff, Deputy Chairman Harivansh ji, and panel of chairpersons, my extreme gratitude, sir. So I remember when I was suspended during one winter session, I was very angry. and Venkaiah Naidu ji was missing at that time. So I went to Harivansh ji and I had so many things to say to him. So I have only learned after that, and I have learned how to also ask for a humble apology for what I said at that time. So I take this moment to thank my children and my husband for being the wind beneath my wings, sir. So a word of thanks to the media, and since John Brittas mentioned the parliamentary photographers, it is just a pause. I shall be back, and they will get busy as ever, sir. So the photographers, the beat reporters, I want to express them deep gratitude. And as much as they may miss me, I shall miss them too, sir. To the people of India, and the immense support I have received ever since my term did not get renewed, I have got lots of love and support across social media from across party lines. So that has been indeed extremely overwhelming, but also made me happy. I had the opportunity, sir, to participate in the passing of the historic Women's Reservation Bill. I could end up becoming one of the beneficiaries of returning to the Parliament, indeed through that reservation bill, sir. So again, I'm grateful for that opportunity as well. Sir, before I take my seat, I wish to read a few lines from my father's message to me when I completed my tenure, when he got to know I will not be renominated, which has also been the philosophy of my life, sir. This would be in Hindi. Jeev gatiman hai aur jad sthir hai. Jeev ka dharm hi gati hai. Charevati charevati. इसका स्थान ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलेगा, जिसे भगवान बुद्ध ने करके दिखाया। अतः हम जहां कल तक खड़े थे, आज उससे अलग स्थान की ओर अग्रसर हों और पिछली जगह के प्रति ना मोह रखें, ना आसक्ति भाव। यह मोह और आसक्ति हमें हमारे लक्षित गंतव्य तक पहुंचने से रोकते हैं। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम रामराज तक ही ठहर जाते, तो रावण का नाश कैसे होता। मानवता के उद्धार से गतिशीलता का गहरा संबंध है और गतिशीलता का त्याग से। इसके बारे में ईशावास्योपनिषद में लिखा है, तेन त्यक्तेन भुजितामाग्रधम कस्य स्वधम धनम, अर्थात यह जगत परमेश्वर का है। इसी भावना के साथ जो बिना किसी आसक्ति से आगे बढ़ता है, वही उसे पाता है। जो जीवन को इस प्रकार बढ़ता है, वही अपने उद्देश्यों को पवित्रता के साथ उसे पाता है। इस बारे में बड़ी सुंदर एक लोकायुक्ति भी है, सर। बहता पानी निर्मला,
सुथरा होए सोए, रुका हुआ तो गंदा हो, जो पाला होए सोए. Flowing water is pure, stagnant water becomes dirty. इस प्रकार से हम हमारे साध्य और साधनों में पवित्रता रखते हुए आगे बढ़ें, जिसमें भगवान भी सहायक होंगे. सत्यमेव जयते. जय हिंद सर. Thank you. Dr. V. Sivadasan ji. No, I am not retiring. Respected Chair, here some of our colleagues are retiring this session. So already our four leaders and the retiring members already spoken here. Our leader, Bikash Ranjan Bhattacharya, the leader of CPIM and the leading legal luminary, and he's also a theatre person. He has given the leadership to our party in this house, and the friends, Fauzia Khanji, she very actively participated in the discussion in the house, and Priyanka Chaturvedi, yes, as a colleague, he participated in a lot of protests inside and outside the parliament. Our Rajini Patil ji, Mamada Mohanda, Narendra Bishi, my colleague and dear friend Ilango, he has spoken here in Tamil, very sweet words, and he has given very good support for parliamentary activities of us. And Selveresu, Tambidire is coming back. NVM Kanimuri, NVM Somu, GK Vasan, or dear friend, and with his parliamentary contributions, we know he had given the very well contribution to the parliamentary activities. Saghed Gogale, one of the youngest member in the house, is here. Sagale, he is very vibrant here inside the parliament, and whenever we are raising the slogan, Saghed Gogale lead the he has given the leading role inside and outside the parliament. Ritabrado Banerjee, my former colleague in Student Front, now he is in Trinamool Congress. Ritabrado Banerjee also retiring from this house. Our colleagues from Bengal, they told he will play the big role in Bengal politics, that they told. Then Subradha Bakshi, our Bhubaneswar Kalida, when I done my the first speech in this house, maiden speech in this house, Bhubaneswar Kalida was in the chair. He has given some observation to me. I remembering Kalida's support to me. Ajit Buyan, my dear friend, is a dear friend, and he has participated a lot of programs with us. A.D. Singh and Premchand Gupta, Thakur, and our Deputy Chairman Harivamsh ji, Indu Bhala Goswami and Suresh Reddy, and our dear friend Shakti Singh Goyal is there. Together we have participated in different committee meetings, and as a colleague, Shakti Singh Goyal given a very good support to me and our work for the people. And I like to mention one of the name. He is not here in this parliament now, Digvijay Singh ji. He's a former Chief Minister of Madhya Pradesh, but he keep a very good relationship with downtrodden. He, as a senior member, Digvijay Singh, he considered each and every members, including the junior members in the parliament. I like to mention his contribution here, and the members like, I'm not going to mention all other names, but here I wishing to all the members, retiring members, to best in future, their future activities. I believe they will work for the cause of the people. I wishing a good future to the retiring members of this house. Thank you. Thank you. श्रीमान जावेद अली खान जी। धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। मेरा सीक्वेंस आपने विदाई जिनकी होनी है उनके बीच में ला दिया।
ये सत्य है कि मेरे सामने जो बैठे हैं वो भी विदा होने वाले हैं, प्रियंका जी भी विदा होने वाली हैं, अजीत भाई जो लगातार मेरे साथ बैठते हैं पिछले हाउस से और इस बिल्डिंग तक, इन्हें भी विदा होना है इस सत्र में ही। मेरा 2 साल के बाद नंबर आएगा, इस बात का मुझे एहसास हो रहा है, लेकिन आपने उसी सीक्वेंस में मुझे भी शामिल कर दिया। मैं सब साथियों को जो आज रिटायर हो रहे हैं हमारे हाउस से, मैं उनको जीवन की नई पारी शुरू करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये कामना करता हूं कि वो यहाँ से रिटायरमेंट के बाद अपने बाकी जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करें और जब कुछ उनका नसीब जोर मारेगा या उन पे कृपा पार्टी नेताओं की होगी तो फिर दोबारा हमें वो मिलेंगे, ये भी मैं उनके लिए कामना करता हूं। जो हमारे साथी रिटायर होने के बाद दोबारा चुन करके आ गए हैं और कुछ का जून में पता चलेगा कि उनमें से कौन आएंगे, जो भी आएंगे मैं सब उनको बधाई देता हूं। सर, 2 साल पहले भी मेरी पार्टी की तरफ से विदाई के अवसर पर मुझे बोलने का मौका मिला था। मैंने 2-3 बिंदु उठाए थे, मैं आज उनको दोहराना चाहता हूं। मैं कुछ दिनों एक्स एमपी रहा हूं। 2020 नवंबर में रिटायर हुआ था और जुलाई 2022 तक मैं एक्स एमपी था। बहुत सारे एमपीज और एक्स एमपीज बहुत व्यवस्थित जीवन जीते हैं। उन्हें किसी सपोर्ट की, सहारे की, किसी मदद की ज़रूरत नहीं होती है। उनके सारे इंतज़ाम सदन में आने से पहले भी परफेक्ट होते हैं और सदन में जाने के बाद भी सदन से उनके परफेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जिन्होंने जीवन में कभी कोई दूसरा काम किया नहीं और शुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जीवन व्यतीत करने का फैसला किया, तो उन्हें जो आफ्टर रिटायरमेंट के बेनिफिट हैं वो सुचारू रूप से मिलें, इस बात की बहुत ज़रूरत होती है। मैंने पिछली बार कहा था कि सीजीएचएस का इलाज आजीवन एमपीज को मिलता है, लेकिन उसके बिलिंग वगैरह का बहुत मसला होता है, दफ्तरों में कई में चक्कर लगाने पड़ते हैं। मनसुख मांडविया साहब उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने तुरंत ही उसका संज्ञान लिया और रिटायर्ड एमपीज के लिए एक अलग से काउंटर खोल दिया। लेकिन आधा काम बाकी रह गया। हॉस्पिटल्स में जो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है, जो मौजूदा एमपी को बड़ी तत्परता के साथ उनका इलाज करवाता है, एक्स एमपीज के साथ मैं 19 महीने एक्स एमपी रहा हूं, उनका रुख बड़ा बेरुखा होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे नेता सदन हैं, आज इस वक्त यहाँ नहीं हैं, उनकी तरफ से तमाम हॉस्पिटल्स को जाना चाहिए कि सीजीएचएस बेनिफिशियरी जो एक्स एमपीज हैं उन्हें भी कम से कम उसी तरीके से वो उनको ट्रीट करें जिस तरीके से मौजूदा एमपीज को करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो समस्या अभी तक बनी हुई है। अश्विनी वैष्णव जी पिछली बार थे सदन में, इस वक्त अभी यहां नहीं हैं। रेलवे का मसला, हम एमपी हैं, टेलीफोन उठाते हैं, हमारा रिजर्वेशन हो जाता है। एक्स एमपी को खुद या किसी को भेजना पड़ता है काउंटर पे, उनका टेलीफोन से रिजर्वेशन परमिटेड नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कोई इसके अंदर खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर रेल मंत्रालय से एक सर्कुलर चला जाएगा उन जगहों पर जहां रिजर्वेशन होता है कि भाई एक्स एमपी का टेलीफोन से आप रिजर्वेशन कर दिया करें, तो मेरे ख्याल से वो हो जाएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना तो सरकार पर पड़ने वाला है, ना किसी प्रकार की हानि होने वाली है। एक सम्मान भी बचा रहेगा और थोड़ा बुढ़ापे में लाइन में लगने से या किसी दूसरे की खुशामद करने से कि हमारा कार्ड लेकर के जा करके वहां आप रिजर्वेशन करवा के ला दो, वो भी मसला हल हो जाएगा। और फिर फ़ोन से जब बुकिंग होगी तो फिर टिकट की कंफर्मेशन के लिए भी आसानी हो जाएगी, वरना वहाँ जा करके लेटर डाल करके आना पड़ता है।
ये दूसरा मसला है। इस पर मेरे ख्याल से संज्ञान आपको लेना चाहिए, मंत्रियों को लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए। और तीसरी आखिरी बात जो और साथियों ने भी कही है कि इस नई बिल्डिंग के अंदर हमें सेंट्रल हॉल की बहुत कमी महसूस होती है। सेंट्रल हॉल की बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है और पिछले कुछ दिनों तो ऐसा दौर भी देखा कि सदन से निकलते वक्त हमें अपने ऊपर शर्म आती थी। 20-20 साल के एमपी जो एक्स हो गए थे, सीढ़ियों के बाहर यूं करके मुंह उठा करके खड़े रहते थे कि कोई आएगा तो उसके जरिए हम संदेश भिजवाएंगे। लेकिन अब 2-3 सेशन से ये मसला तो हल हो गया है, एक्स एमपीज अंदर आ जाते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद वो जाएं कहां जाएं? सामने खड़े होते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं। कैंटीन्स भी यहां 3 हैं, एक जगह ढूंढो, 2 जगह ढूंढो, तीसरी जगह ढूंढो अगर किसी से मिलना है। बड़ी समस्या है। इसी के अंदर कोई ऐसी जगह देखें, तलाशें, जगह ढूंढी जा सकती है कि कॉमन बैठने का एक जरिया कोई बन जाए जहां सब लोग आपस में मेल जोल बना सकें, अगली पिछली बातों को शेयर कर सकें और आपस में बातचीत कर सकें। पास बैठने से कोई नुकसान नहीं है। अगर पक्ष विपक्ष नए पुराने सब लोग एक साथ बैठेंगे तो उससे और ज्यादा सद्भाव बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा होने वाले साथियों को बधाई देते हुए और वापस आने वाले साथियों को बधाई देते हुए और विदा होने वाले साथियों को विदाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Sir, diplomatic passport also we should. Diplomatic passport. Thank you. श्रीमान अजीत कुमार भूया जी। श्रीमान अजीत कुमार भूया जी। Honorable Vice Chairman, sir, and respected colleagues. Today I rise to speak with a deep sense of reflection. Ajir pora, I'd like to speak in my own language. Sobosar agote, moi jetia Rajya Sabhat probesh korisilu, when I entered Rajya Sabha, Venkaiah Naidu asile chairman, আৰু যিজনে মাতৃভাষাৰ কোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল, বাদিবাই মোৰ মনত পৰিছে, মোটিভেট কৰিছিলে। আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মই the lone opposition voice. I don't think he had given a previous request. Had you given a previous request for translation in Assamese? बोला था? So would you like to then come little later and then we can take you up once the translation? I informed them. Okay. So right now the translation is not here. Do you want to do it little later so that we can arrange the translation? We can continue without translation if you allow. As you like. Okay. Shall I continue? Sure, please continue. Please continue. If no one has an objection, we can continue. ट्रांसलेट कर लेगा। Sure. तो लाइव जा रहा है। Shall I continue? Yes, yes. लाइव वीडियो शेयर कर रहा है। তেখেতে নৰ্থ ইষ্টৰ ডনিয়াৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত স্পেচিয়েল ডিছকাশ্যন এলাউ কৰিছিলে আৰু তাত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। ডেট ৱাজ এ ভেৰি গুড ডিবেট। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ সন্মানীয় জয়ৰাম ৰমেশ ডাঙৰীয়াই মোক সহায় কৰিছিলে আৰু তেখেতে গাইড কৰিছিলে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা মোক কিছু সময় দিছিলে। আজি 3 মিনিটৰ সাংসদ হিচাপে এজ প্ৰিয়ংকাজি has told कि আমি 3 মিনিটৰ সাংসদ আছিলোঁ। 3 মিনিটতো আমি সকলো কথা we try to raise our issues only in 3-4 minutes. কিন্তু আজি হয়তো আমাৰ তেনেকুৱা বাধা নাই। Today we are very emotional কাৰণ আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম আৰু কোনোবাই কৈছে যে এক্স এমপিৰ এটা বস্তু থাকি যায়, সেইটো হ'ল এক্স এমপি। এমপিৰ পৰা এইটো বস্তু কোনো নিব নোৱাৰে। আৰু যদিও আজি জাভেদ আলী খান আৰু সঞ্জয় সিঙে যিখিনি ছাজেশ্যন দিছে এইখিনি মই ইমপ্লিমেণ্ট হোৱাটো আশা কৰিছোঁ। আৰু মই সাংসদ হোৱাৰ আগতে, এই পলিটিক্সলৈ অহাৰ আগতে মই এজন সাংবাদিক আছিলোঁ আৰু জীৱনৰ বহুত সময়
মই সাংবাদিকতা কৰিছোঁ মই ৰিপৰ্টাৰ আছিলোঁ এডিটৰ আছিলোঁ both in print media and television media আৰু মই প্ৰায় more than 45 years I was in journalism তাৰপিছত in a very peculiar situation এটা বৰ আজিকালি অৱশ্যে ক'বলৈ বেয়া লাগে হে জাৰ্নেলিজম নাই আমি যেটো কৰি আহিছিল এতিয়া সেইকাৰণে সেই সময়ত এটা সাডেনলি মই বিৰোধীৰ সন্মিলিত অপজিশনৰ এগৰাকী সদস্য হিচাপে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সদস্য হিচাপে ইয়াত মই প্ৰৱেশ কৰিলোঁ মই এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু উইথ দি ছাপোৰ্ট অফ কংগ্ৰেছ এণ্ড আদাৰ অপজিশ্যন পলিটিকেল পাৰ্টিজ দোজ হু আৰ অপ'জ টু বিজেপি এতিয়া মই মনত পৰিছে মোৰ সাংবাদিকতাৰ মই যেটো সততা যেটো অনেষ্টি আৰু মই যেটো কুৱেশ্যন আমাৰ চৰকাৰক যেটো প্ৰশ্ন কৰাৰ কথা থাকে অধিকাৰ সেইটো প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই কাম কৰা সাৰ্কুলেশ্যন পেপাৰৰ সাৰ্কুলেশ্যন আৰু টেলিভিছনৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা হৈছিলে আৰু চৰকাৰে কনজিকিউটিভ গভৰ্ণমেণ্টে মোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিলে আৰু মোক তেওঁলোকে জেলত সোমোৱাইছিলে সেইবোৰ কথা মই ক'বলৈ আজি নাযাওঁ কিন্তু মই এইটো কৈছোঁ যে ফ্ৰম 4th state to Parliament সেইকাৰণে মই কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ যে পিলাৰ অফ ডেমক্ৰেসি বুলি যি চাৰিটা কথা কোৱা হয় তাত এটাত মই আছিলোঁ জাৰ্নেলিজমত তাৰপিছত ছেকেণ্ড মই আহিছোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত ইয়াত 6 বছৰ মোৰ কি অভিজ্ঞতা হ'ল সেই কথা মই খুব সবিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু এটা যে ডাঙৰ অভিজ্ঞতা হ'ল নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল আৰু যিটোৱে মোক সমৃদ্ধ কৰিলে সেই কথাটো মই নিশ্চয় আজি উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু মই এই সংসদত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত মই একো ভাবিব পৰা নাই যে মই কোনফালে যাম কি কৰিম আৰু সেই সময়তে মোক জয়ৰাম ৰমেশ ডাঙৰীয়া মনোজ কুমাৰ ঝা আৰু আজি বহুদিন ধৰি মোৰ কাষতে বহি থকা জাভেদ আলী খান এওঁলোকে জন ব্ৰুটাছ মুকুল ৱাছনিক দিগ্বিজয় সিং ডাঙৰীয়া আৰু বহুতে মোক বিভিন্ন সময়ত সহায় কৰিছে আৰু এখেতসকলৰ বক্তৃতা শুনিবৰ কাৰণে মই সদায় খুব অপেক্ষা কৰিছিলোঁ কাৰণ মই সকলোৰে পৰা অলপ শিকাৰ যত্ন কৰিছিলোঁ মই এজন ভাল পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰিয়ান হ'ব নোৱাৰিলোঁ 6 বছৰত কোনোবা এজন ভাল পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰিয়ান হ'ব পৰাকৈ মোৰ যি যোগ্যতা এইটো নাই কিন্তু মই যিসকলে ভাল ভাষণ দিয়ে যিসকলে খুব ভালকৈ কয় মোৰ সন্মুখত বহি আছে প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদী চাকে এইসকলৰ বক্তৃতা মই খুব আনন্দৰে শুনিছিলোঁ আৰু খুব আগ্ৰহেৰে শুনিছিলোঁ আৰু আপোনাৰ কথা মই আপুনি চেয়াৰত বহি আছে আপুনি প্ৰথম আজি মোৰ কথা উল্লেখ কৰিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ যে জ্ঞান আপোনাৰ যেটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন এইটো কথাই মোক সদায় মুগ্ধ কৰিছিলে গতিকে মই তিনিগৰাকী চেয়াৰমেনক পালোঁ বৰ্তমানৰ গৰাকীক মই হয়তো বৰ বেছি দিন পোৱা নাই নাপালোঁ কিন্তু হ'লেও তেখেতৰ যি ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বই মোক যথেষ্ট আকৃষ্ট কৰিছিলে আৰু সংসদৰ এগৰাকী সাংসদ হিচাপে মোৰ যি অভিজ্ঞতা হ'ল সেইটো এটা ৰিমাৰ্কেবল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াত মই লিডাৰ স্কলাৰ্ছ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ এক্সপাৰ্টছ ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট ফিল্ডছ এইসকলক লগ পালোঁ আৰু শুনিলোঁ আৰু এইটোৱে মোৰ ওৱান অফ দি গ্ৰেটেষ্ট প্ৰিভিলেজ অফ মাই পাব্লিক লাইফ তাৰপিছত মই জাৰ্নেলিজিমৰ কথা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে my years as an editor taught me certain values questioning authority defending truth and respecting the intelligence of the people আৰু যি কাৰণে মই কৈছোঁ যে মই চৰকাৰৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে আৰু মই এজন পাব্লিক এক্টিভিষ্ট আছিলোঁ ইয়াতো মই সংসদৰ ভিতৰতো আছে প্ৰতিবাদ বাহিৰতো মই যিমানবিলাক প্ৰতিবাদ হৈছোঁ যিটো কথা আমাৰ CPMৰ শিৱদৰ্শনে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে মই চেষ্টা কৰিছোঁ অন্ততঃ চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে মোক মনত ৰাখিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ মই খুব ভাল পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰিয়ান নহয় 6 বছৰত মই কিমান শিকিলোঁ কিমান পাৰিলোঁ মই বিচাৰ কৰাৰ মোৰ যোগ্যতা নাই কিন্তু যিসকলে মোক সহায় কৰিলে যিসকলে মোক গাইড কৰিলে
তেখেতসকলক মই এই সুযোগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই ইয়াতো ঠিক মই সাংবাদিকতা কৰাৰ দৰেই মই ইয়াতো যথেষ্ট প্ৰশ্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু 3 মিনিট 4 মিনিটত মই মোৰ নৰ্থ ইষ্টৰ নেগলেক্টেড অসমৰ মই বহুত কথা ইয়াত বিভিন্ন ইছ্যুজ পাৰ্টেনিং টু দ্য ষ্টেট মই ইয়াত উত্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কি কৰিব পাৰিলোঁ মই নাজানো কিন্তু মানুহে ছ'চিয়েল মিডিয়া আজিকালি হোৱাটছআপ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যুগত মিডিয়া চেলত আমাৰ বিৰুদ্ধে বহুত মানে সমালোচনা হয় কেম্পেইন হয় কিন্তু তাৰ মাজত আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু মই আজি ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'বৰ সময়ত নিশ্চয় খুব কষ্ট পাইছোঁ দুখ পাইছোঁ কাৰণ কম সময়ৰ ভিতৰত আমি এটা ফেমিলিৰ দৰে ইয়াত থাকিব পাৰিছিলোঁ মই যেতিয়া ডনিয়াৰ ওপৰত বক্তৃতা দিছিলোঁ তেতিয়া ৰুলিং পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা বহুত সদস্যই মোক ধন্যবাদ জনাইছিলে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছিলে যিটো কথা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম গতিকে মই খুব বেছি নকওঁ এইটোৱে ক'ম যে নতুন যিটো জেনেৰেশ্যন আহিছে মই পেছিমিষ্ট নহয় আই এম নট এ পেছিমিষ্ট দ্য ফিউচাৰ অফ আৱাৰ ডেম'ক্ৰেচি উইল বি শেপড বাই নিউ লিড আইডিয়াজ নিউ এনাৰ্জি এণ্ড নিউ লিডাৰশ্বিপ আই এম অপটিমিষ্টিক এবাউট ডেট যে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ আৰু আগবাঢ়ি যাব বহুত বাধা বিঘিনিৰ মাজতো আজিও ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ জীয়াই আছে ইয়াক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব শেষত মই ক'ম যে as I deliver my last speech to this house I live with gratitude for the opportunity to serve for the friendship across party lines and for the privilege of being part of this great democratic institution. From the newsroom to Parliament, my journey has strengthened one belief that India's democracy will continue to grow stronger with each generation. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Shriman Ayodhya Rami Reddy Allaji. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. As I come to the close of my tenure in the Rajya Sabha, I rise today with a deep sense of gratitude to serve in this august house is a privilege that very few receive, and I will always value the opportunity to have contributed to the work of Parliament and to the strength of our democracy and our nation. Sir, at this point, I wanted to thank my grandmother who gave me the clear values and vision to serve my country, and also my father and mother who always encouraged me that before you get into social life, political life, you must make yourself a highly disciplined personal and professional life. Having achieved those things, then only you must step in and you should work as a role model so that, this country, always country is first, समाज उसके बाद, and then उसके बाद ही आप और आपका जो भी विचार. तो वो जो भावना से हमको ये हाउस में भेजा गया था, तो उसके लिए I wanted to thank my parents and grandparents and also thank my family. Sir, also I wanted to thank my party leader, Mr. Jagan Mohan Reddy, who from YSR Congress party he has sent me to this august house. He has placed trust in me, and I am equally grateful to the people and institutions that support me through this journey. Sir, this house has given me a platform to speak not only for my state, but also for the larger national interest. Over these years, I have tried to approach every issue with sincerity, focusing on development, welfare, and ensuring that the voice of ordinary citizens of this nation finds space in national policy. Sir, what
I wanted to say is that this house, a great house, this country, I believe, has a great future. For a great country to get into that great future, there is some goal and direction given by the Honorable Prime Minister. If we have to be a Viksit Bharat, a developed nation, where the quality of life of every citizen of this country and also the entire nature of this country to be the best in the world, we are anyhow seeing that we will be the third largest economy, but we should look at becoming the best environmentally conscious and sensitive nation and society. If we can build that, no one in this world can compete with us. So I want the nation to focus not alone economically, but also on environmental consciousness, to see that all the people and all the ecosystem around us also equally goes up. For that, we have to bring in right kind of policies. For that, this honorable house, this house, we have to have clear deliverables for next 25 years. How we have to strategize to run this house, how we have to structure our way of working, and also the deliverables around all the stakeholders of this house, starting from this chair to every member of this house, the clear deliverables that need to be properly written down, because we have a very big goal to achieve. For that, highest level of discipline, hard working, a proper responsible areas for each one of us, and then how we have to achieve those responsibilities as each and every parliamentarian. And are we doing that rightfully? Not alone this house, but also every political party, they need to look at. They also need to provide the deliverables to every parliamentarian. And they have to review them and also has to audit. And also audit findings of every individual and every political party must come back and to be shown. And then with that sort of a mindset and with sort of a outcome, I think the entire house will be made accountable, not just for themselves, for their party, but for the nation, for which the foundation our elders have already laid. Past was fantastic. But present day, how are we making it to see that our future children are happily survived and sustained a happy life? So for that, sir, I think this current generation, current platform, of this house need to really re-strategize our vision plans and also deliverable plans, with which actually I want the effectiveness of working of this house must increase. People have to be, I see, attendance must go up. The house should work for more hours. And we should have offline lot of committee meetings. I'm also seeing the committee meetings importance has to really go up. People have to be prepared, ready to get into the committees with valuable questions and also give directions to the committee so that those mini parliaments come and help and support this parliament so that the effectiveness of all the stakeholders really go up. I sincerely want that if we have to become the developed nation, I think the house and the people of this house must really revisit their working and also their deliverables must be rewritten. Sir, I will carry with me most is the culture of the Rajya Sabha, the debate and the dignity with which this house is conducted, differences without bitterness and an emphasis on reason. Many members here may belong to different political
streams, but we are united by a shared duty to uphold the Constitution and strengthen the institutions. I see that is the character I have seen in this House. I have learned from colleagues across party lines, and I acknowledge the courtesy and cooperation extended to me during my term. Sir, I also place on record my appreciations and thanks to the chair and also to the honorable chairman, deputy chairman, sir, panel chairmen, and all the floor leaders and senior colleagues from whom I have learnt a lot. The officers and staff of the Secretariat who work tirelessly to ensure that the House functions smoothly and efficiently. I saw a lot of professionalism and fairness among all the people that are working here. Sir, as I step down, I do so with humility, not as an end, but as a transition. Public service continues beyond any one office. I will remain committed to serving my people and contributing whatever I can, guided by the values of integrity, discipline, commitment, hard work, and respect for democratic institutions. I wish to see our country achieve Viksit Bharat, and I am happy to be part of this journey. Thank you once again. Namaskar, sir. Thank you, sir. Honorable Shriman G.K. Vasan ji will speak in Tamil. Thank you, sir, for giving me an opportunity to speak in Tamil. அனைவருக்கும் வணக்கம். பாராளுமன்ற மேலவையிலே என்னுடைய மூன்றாவது முறை 2020-26 இந்த அவைக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பை அளித்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய தலைமைக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைமைக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ராஜ்யசபையை பொறுத்தவரையிலே இது என்னுடைய 18வது வருடம். ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த அவையிலே ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு பாடம், இது ஒரு கல்விச்சாலை, ஒரு யூனிவர்சிட்டி, பல்கலைக்கழகம். இங்கே உறுப்பினராக இருப்பவர்களெல்லாம் பல்துறையை சார்ந்த மரியாதைக்குரியவர்கள். ஒவ்வொருவர் கூறும் கருத்தும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு பாடமாக நமக்கு இருக்கும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய கட்சி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் மூப்பனார் பெயரிலே நான் தமிழக மக்களுடைய எண்ணங்களை இந்த அவையிலே பிரதிபலித்திருக்கிறேன் என்ற மகிழ்ச்சி எனக்கு இருக்கிறது. அதே போல என்னுடைய கட்சியின் சார்பிலே இந்தியாவினுடைய பொருளாதார உயர்வு, இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்புக்கு இந்த அவையிலே நான் குரல் கொடுத்திருக்கிறேன் என்று பெருமையோடு குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இந்த அவையை பொறுத்தவரையிலே ஆளும் கட்சி, எதிர்கட்சி, மரியாதைக்குரிய மூத்த தலைவர்கள், உறுப்பினர்கள் மற்றும் இந்த அவையை நடத்தும் ராஜ்யசபை செக்ரட்டேரியட் நிர்வாகிகள் எனக்கு கொடுத்த ஒத்துழைப்புக்கு இந்த நேரத்திலே நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிக முக்கியமாக காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை இங்கே ஜாதி, மதம், மொழி, இனம் இவைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நம்முடைய ராஜ்யசபை உறுப்பினர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருவரும் அன்போடு பண்போடு பழகிக் கொள்கிறார்கள். உற்றார் உறவினர்கள், நண்பர்கள், நலன் விரும்பிகள், சகோதர சகோதரிகளாக இங்கே அவர்கள் பழகுவது மிகுந்த மனநிறைவை தருகிறது, மகிழ்ச்சியை தருகிறது. சபையின் காலம் முடிந்த பிறகு கூட ஒவ்வொருவருக்கும் தொடர்பு பல வருடங்கள் இருப்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்க்கிறது. மேலும் குறிப்பாக இந்த அவையினுடைய மரியாதைக்குரிய தலைவர் சேர்மன் ஐயா சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள்
நடுநிலையான செயல்பாட்டுக்கு குறித்த காலத்திலேயே எடுத்துக்காட்டாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். தனது கடின உழைப்பு, அர்ப்பணிப்பு உணர்வின் காரணமாக இந்த உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே இன்று அவர்கள் அமர்ந்து தமிழகத்திலிருந்து இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற இந்த நேரத்திலே நானும் உறுப்பினராக அவர்களோடு பணியாற்றியதை மன நிறைவோடு நினைத்து பார்த்து மீண்டும் அவையில் உள்ள அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you. Dr. Fauzia Khanji. Thank you, sir. Sir, I wish to express my profound sentiments of gratefulness to this august house, where I was given the opportunity to serve my nation by my leader, Honorable Sharad Pawarji, along with the Congress and the Shiv Sena UBT from Maharashtra. I have had the opportunity to learn from all the learned members of this house. I shall be leaving much enriched from their wisdom and experience. I have been inspired by the intellectual acumen of many honorable members. Our leader of opposition, Mallikarjun Kharge ji, Jairam Ramesh ji, Pramod Tiwari ji, stalwarts like Kapil Sibbal ji, Abhishek Manu Singhvi ji, P. Chidambaram ji, Tiruchi Shiva ji, you sir, Dr. Sashmit Patra, Ghansham Tiwari ji, Sudhanshu Trivedi ji, Sudha Murthy ma'am, she's been speaking so well in this house, Sanjay Singh ji, Professor Manoj Jha, John Brittas, and all the wonderful women members of the house, my fellow members, my courageous women of this house. I thank you, sir. As a speaker, I want to thank our chairperson. I want to thank the earlier chairpersons, Venkaiah Naidu ji, Dhankar ji. They have always had a word of praise for me. They, Harivansh Rai ji, and sir, the leader of the house, Nadda ji, all the administrative staff, the marshals, the attendants, the security personnel, everybody. Sir, I have learned a lot from different political parties, particularly in the parliament, besides my own. I have learned ideology and social justice from the Congress, vision, planning and commitment from the BJP, aggression and unity from the TMC, decency and diligence from the DMK, integrity for their leader from the BJD, loyalty to their state from the communist parties, sobriety from the RJD. So all the parties together have enriched our way of thinking. Sir, about Sharad Pawarji, what should I say? Sir, he has been an icon of women's empowerment. I was working as an educationist in a small town where I had some educational institutions. I was running them, and I had no political background. Sharad Pawarji picked me up from there, and I was brought to this national level by him, sir, for which I'm very, very grateful to him. I have been empowered, sir, not just as a woman, but I have been provided a voice to be representative of the weak and the suppressed. Sir, there are lakhs of women from among them who take inspiration from my example and aspire to acquire wings. I have time and again experienced that the implicit message of my being in Parliament has sent to Muslim girls in India and all over. If she can, why can't I? These aspirations are the first step towards empowerment, sir. When I entered the chamber for the first time, I was carrying the voices of every woman who was told she did not belong here. Sir, I was made to carry the voices of women who would never have sat in this chamber. I, on my part, have tried to make all efforts to contribute to the Parliament to the best of my abilities, sir. I have endeavored to uphold the principles of my leader, Sharad Chandra Pawarji, and serve my nation, and have participated in the debates of the Parliament with regularity and commitment. Sir, I'm extremely grateful to you and the chairman of this house for having provided me with the opportunity of being able to contribute.
to a small extent, but I was able to contribute. I hereby would like to make a strong commitment that as long as I am in public life, I will use it as a path of the next generation of women leaders shorter than mine, sir. The doors of my party have opened for me here, and I will hold them open for other women of this nation, sir. I am happy that I have been part of when this historical bill on Nari Shakti Vandhan Videk was passed, sir. I am very happy to be part of it, and I hope in the near future this act is now implemented. We are waiting for that. I hope to see it implemented. Sir, I will continue to serve the people of this nation. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thank you so much. Thank you. Shriman Shakti Singh Gohil ji. धन्यवाद महोदय। 2 टर्म जिला परिषद, 4 टर्म विधायक और पार्लियामेंट, पंचायत से शुरू हुई मेरी राजनीतिक जर्नी आज पार्लियामेंट तक पहुंची। इस दौरान अनगिनत लोगों का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मुझे मिला है। तो इस मौके पे मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि उनके शुभकामनाओं से मैं यहां तक पहुंचा। महोदय, मैं लॉ कॉलेज का विद्यार्थी था, सबसे कम उम्र का जिला परिषद का वाइस प्रेसिडेंट था। उन दिनों में कोई हिप्पी कट बाल रखने वाला, टी शर्ट पहनने वाला विधायक का ख्वाब देख नहीं सकता था। मैंने विधायक का टिकट मांगा नहीं था। मैं याद करता हूं आज मेरे नेता स्वर्गस्थ राजीव गांधी जी को बिना टिकट मांगे उन्होंने मुझे विधायक का टिकट दिया भावनगर से, और जनता का आशीर्वाद मिला। सबसे कम उम्र का विधायक चुनाव जीत के मैं विधानसभा में पहुंचा। तो आज मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए उनको याद करता हूं। मेरी पार्टी हाईकमान, मेरे कार्यकर्ताओं की शुभकामना रही, जनता के आशीर्वाद रहे। कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर, मुख्य सचेतक, पीएसी चेयरमैन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे गुजरात में काम करने का मौका मिला। संगठन में मेरे नेता राहुल गांधी जी के साथ में काम करता था। उसी मेरे नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी ने बिना मांगे मुझे राज्यसभा में यहां काम करने का मौका दिया। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस हाउस में चाहे मेरे बगल में बैठे भाई इमरान प्रतापगढ़ी हो या मेरे सामने बैठे हुए कई साथी हैं, यहां इस हाउस में आने के बाद 6 साल में पूरे देश में एक नया मेरा परिवार, नए एक साथी, नए लोगों से जुड़ने का मौका मिला। हां, कभी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले अक्रॉस पार्टी लाइन कि अच्छा बोले, कभी किसी ने टोका टोकी भी की, कभी किसी से नोक-झोंक भी हुई, पर आइडियोलॉजी के लिए और जनता के इश्यू के लिए लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। मेरे लिए हो सकता है कहीं मेरी आइडियोलॉजी लोगों के इश्यू के लिए आक्रोश से कभी कोई बात भी हुई होगी, पर मैंने मेरे उस गुजरात से राजनीतिक कारकिर्दी शुरू की थी सर। लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर मावलंकर जी जो महाराष्ट्र से थे, पर कर्मभूमि उनकी गुजरात थी, और उन्होंने गुजरात में मावलंकर ब्यूरो बनाया था। सर, मैं जब सबसे कम उम्र का विधायक था और विधानसभा में गया तो पता चला कि हर विधायक की ट्रेनिंग हो रही थी, सिर्फ विधायक की नहीं, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर भी की ट्रेनिंग होती थी। और ब्यूरो में सिखाया जाता था कि क्वेश्चन आवर चल रहा है तो राजनीतिक बात नहीं, अगर क्वेश्चन का रिप्लाई मंत्री हाँ जी में दे सकता है, ना जी में दे सकता है, तो वक्त क्वेश्चन आवर का बचाया जाए और मंत्री को या मुख्यमंत्री को कैसे जवाब देना है, ये सिखाया जाता था।
वो वही ब्यूरो था जहां पे हमको सिखाया जाता था, मैं मंत्री के तौर पे भी गया था, कि हाउस में सामने बैठे वाले लोग विचारधारा से अलग है, पर वो भी जनता से चुने हुए लोग आए हैं, उनकी बात को सुनना है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई मजबूती से लड़ना है, पर पर्सनल दुश्मनी नहीं करना है। वो परंपरा मेरे गुजरात में थी, मैं उसका साक्षी रहा। दुर्भाग्य से कहता हूं, कहीं कोई कम कहीं ज्यादा, मैं भी उस पाप का हिस्सेदार रहा कि मेरे गुजरात में वो परंपरा टूटी, उसका भी मैं साक्षी रहा हूं और वो परंपरा टूटी। मुझे खुशी है कि इस राज्यसभा में आज भी कुछ ना के बराबर किस्सों को छोड़ दे तो आज वो परंपरा जीवंत है। यहां से कोई अच्छा बोलता है, वहां से समर्थन मिलता है, वहां कोई अच्छा बोलता है, यहां से समर्थन मिलता है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती है। अब हमारा सेंट्रल हॉल रहा नहीं, वरना सेंट्रल हॉल में हम गले मिलके साथ बैठ के चाय पी सकते हैं। वो पारिवारिक भाव आज भी राज्यसभा में जीवित है और मैं उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यही एक सशक्त लोकतंत्र जहां लोगों के इश्यू की आवाज उठे, आइडियोलॉजिकल फाइट हो, पर पावर का मिसयूज नहीं, जनता की सेवा के लिए इसका यूज हो, ऐसी सद्बुद्धि हम सबको मिले, ये मैं आज इस मौके पे जरूर कहूंगा। हमारे सभी साथियों ने, हमारे इंडिया ग्रुप के सभी साथियों ने सामने से भी आज इस फेयरवेल स्पीचीज में मेरा नाम का जिक्र करते हुए जो मुझे याद किया है, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वक्त की पाबंदी को समझते हुए कोई लंबी बात नहीं करता हूं। पास में शायर बैठे हैं तो मैं चंद लाइन बोल के मेरी बात को खत्म करूंगा। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी न किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। जय। थैंक यू। डॉक्टर भगवत कराट जी। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे रिटायर्ड सदस्य को विदाई देते समय बोलने का चांस दिया, इसका मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज पूरे सभागृह में सवेरे से हाउस लीडर्स के सभी लीडर्स अपने अपने विचार बता रहे। मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि मैं एक डॉक्टर था, एक डॉक्टर बोल के मेडिकल प्रैक्टिस करता था और प्रैक्टिस करते समय मैं कॉरपोरेशन चुनाव लड़ता था। मैं कॉरपोरेशन का 2 बार मेयर बना, 1 बार डिप्टी मेयर बना। लेकिन एक दिन रात को हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आता है और बताया जाता है कि आपको 2 दिन में राज्यसभा का फॉर्म भरना है। मैं सोचा भी नहीं था और 2 दिन में राज्यसभा का जब फॉर्म भरा तो अनअपोज इस सभागृह में आ गए। तो इस सभागृह में आने का जो मुझे मौका दिया, इसीलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित भाई शाह, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल और अभी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान साहब, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। 6 साल पूरे होने 2-4 दिन में हो जाएंगे। इस 6 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे याद है, जैसा मैं राज्यसभा में आ गया वैसा एक दिन मैं मेरे नेटिव प्लेस में ऑफिस में बैठा था। रात को हमारे संगठन मंत्री केंद्र के BL संतोष जी का फ़ोन आता है और आपको दिल्ली में आके बैठना, ऐसा निरोप मिलता है। तो दूसरे दिन आया मैं, तो अध्यक्ष जी का फ़ोन आ गया, नड्डा साहब का, आपको प्रधानमंत्री जी को कल जाके मिलना है।
तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं जब मिला तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ लोगों को बुलाया था और हमें बताया कि आपको 5 बजे शपथ लेना है, मंत्री बनना है। तो सोचा भी नहीं था मैं। वो दिन है 21 जुलाई 2021। शपथ लेने के बाद मैं एक डॉक्टर, नामांकित डॉक्टर हूँ। मैं सोच रहा था मैं एक MOS हेल्थ बनूंगा, हेल्थ मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन मुझे फाइनेंस दिया। तो 2 दिन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को जब मैं मिलने गया तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन देते समझाया कि आपको 3 चीज़ पे काम करना है। उन्होंने बताया था फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन पे आपको ज़्यादा काम करना है। जैसा मैं फाइनेंस MOS बना तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी मैडम का मुझे हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। मैं फाइनेंस का आदमी नहीं था, मैं एक डॉक्टर था, लेकिन उनके मार्गदर्शन में मुझे 3 साल काम करने का चांस मिला। ये करते समय मुझे याद है जो फाइनेंस मिनिस्टर MOS था मैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने 3 सेंटेंस मुझे बताए थे, तो गरीब की सेवा कैसी हो जाए, इसके लिए जो अलग अलग स्कीम्स थे उस स्कीम्स के ऊपर मैं काम करते रहा। हर एक स्टेट में जाके मैंने SLBC का मीटिंग लिया। उतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और हर, चाहे भाजपा का गवर्नमेंट हो या अपोजिशन गवर्नमेंट हो, जो फाइनेंस मिनिस्टर उनके मिलते रखे ये स्कीम पेनिट्रेट कैसा हो जाए, इसके लिए भी मैं पूरे स्टेट में जाके काम किया और जो कुछ टारगेट गवर्नमेंट का था वो फुलफिल भी हो गया। इतना ही तो आज मुझे इस बात का भी गौरव लगता है कि हमारी जो बैच है, जो दोनों सदन में उन्होंने काम किया है, एक पुराना सदन और ये नया सदन, और इस नया सदन में जो पहला बिल जो है नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये पहला बिल पास हुआ, इसलिए महिलाओं को न्याय मिलेगा, ये मुझे लगता है। आज मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आज रिटायर होने के बाद हम इस सभागृह में जो हमें संस्कार मिले हैं, जो अनुभव मिले हैं, उसका अनुभव और संस्कार लेके हम जनता में जाएंगे और जनता में एक जो यहाँ से हमें जो सीनियर नेता का स्पीच हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का हो, मिनिस्टर्स का हो, ये सब हम साथ में लेके एक राष्ट्र निर्माण के लिए काम करेंगे और ये संकल्प के साथ हम काम करेंगे। इस सदन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसमें कुछ बड़े बड़े नेता, जो सीनियर नेता है, वो कैसे बात करते हैं, उसको धैर्य से कैसे सुनना, तर्क से कैसा बोलना, और कुछ असहमति है तो उसका भी सम्मान करते हुए हमारे में इम्प्रूवमेंट कैसा करना। और सबसे महत्वपूर्ण, आप जैसे उप सभापति बोल के बैठे हैं, कोई सभापति हो, लेकिन ये संचालन करते समय सभी को समावेश कैसा करना, ये भी हमें सीखने को मिला है। ये करते समय हमारे पीरियड में जो 3 सभापति हो गए, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ सेक्रेटरी के जो कर्मचारी है, हमारे सेक्रेटरी जनरल मिस्टर पीसी मोदी जी हो, सचिवालय के पूरे सेक्रेटरी हो, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और बस इतना ही बताना चाहता हूं, आगे पॉलिटिकल एक्टिविटी में एक संकल्प करके, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, ये विकसित भारत 2047 तक बनना, ये राष्ट्र को निर्माण करना, तो इस संकल्प को हम जुड़ते हुए जहां भी हो, जिस भूमि में हो, हम काम करेंगे। और अंत में एक अटल जी की कविता 2 पंक्तियां करके मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। भारत रत्न अटल जी की कुछ पंक्तियां ऐसी है: हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिलता हूं, लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। इन शब्दों के साथ नया संकल्प जो कुछ यहाँ से हमें मिला है सीखने को, ये जो कुछ हमारी सिदोरी है, मराठी में सिदोरी बोलते हैं उसको, हम साथ में लेंगे
और इस समाज सेवा करते हुए राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित भाई जी, हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी और सभी नेताओं का, हमारे विशेषता फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम, और जब मैं एमओएस था उस टाइम हमारे एक कलीग थे माननीय पंकज चौधरी, ही इज देयर, तो इन सब का एक हमारी टोली थी। तो इन सभी का मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमान धैर्यशील मोहन पाटिल जी, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी, yes, one second, yes please, microphone please. Yes. So just a small request, if a floor leader of a party has already spoken, maybe the retiring members should be given priority, because there's a vice president's function at 6:30, so House will have to adjourn. Otherwise, people like us who are retiring won't even get a chance to make our speech, sir. So I request that retiring members may kindly be given priority if the floor leader of a party has already spoken, sir. That's the request. It's a fair point. So I request the table to make changes accordingly, and let's give priority to the retiring members, and after the schedule for the retiring members are over, then the other members who want to speak may probably continue. So, Dr. Mittal, can I just request you want to, okay, you've already stood up. We'll just allow him since he's already started. Let me complete. But we will ensure after him, we'll prioritize it. Appreciate it. Because the list is accordingly mixed up. Point taken. Yes. धन्यवाद महोदय कि आपने जो मेरे कुछ साथी आज रिटायर हो रहे हैं उनके लिए कुछ शब्द बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। आप भी एक्स हो गए हैं, मैं भी एक्स हो जाऊँगा, हम सब एक्स हो जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम जिंदगी से भी एक्स हो जाएंगे और बस एक तस्वीर बनकर रह जाएंगे। तो शायद याद आएगा कि ये सफ़र हमने कैसे काटा, सिर्फ वही हमें याद आएगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं 4 वर्ष पूर्व इस सदन में आया और उस टाइम से लेकर अब तक, चाहे मेरी अपनी पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, सब ने मुझे भरपूर सहयोग दिया। मैं जब बोलने के लिए खड़ा हुआ, कई बार मुझे रोका गया, तो मुझे याद है माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री खड़गे साहब मेरे समर्थन में खड़े हो जाते थे, श्री त्रिची शिवाजी मेरे सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते थे, और माननीय श्रीमती जया बच्चन जी, वो तो सत्ता पक्ष को डांट भी देती थी। मैं उन सब का हृदय से आभारी हूँ। और अभी पिछले सप्ताह ही मैं एक प्रश्न पूछ रहा था, तो शायद वो बड़ा हो गया और सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन सत्ता पक्ष के एक सदस्य माननीय श्रीमती किरण चौधरी जी ने खड़े होकर मुझे सपोर्ट किया और मेरी बात जारी रखने का मौका दिया। वो भी आज शायद रिटायर हो रही है, मैं उनका भी बड़ा धन्यवादी हूँ। महोदय, मुझे नहीं लगता कि ऐसा सहयोग कहीं और मिल पाएगा। जब मैं अपनी विदेश यात्राओं पे गया पार्लियामेंट की तरफ से, तो माननीय श्री प्रेमचंद गुप्ता जी, माननीय श्रीमती किरण चौधरी जी, माननीय कन्नी मोदी जी का मुझे पूरा सहयोग मिला। इसके अतिरिक्त शिवाजी, one second, there's just a point of order. Yes. 7, with all due respect to the honourable member, he's not retiring. The people he's speaking about are not retiring. I thought this is about farewell to retiring members, sir. He's going to be in the House for a much longer time, I hope much longer. So he can, I mean, this is nothing to do with retiring members, sir. Okay. So can we just conclude in say 30 seconds and close, please? Just half minute. जो उन्हीं की बात कर रहा हूँ, माननीय श्री त्रिचा शिवाजी, लेकिन चलो वापस आ रहे हैं, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, और माननीय सदस्यों ने मुझे समय समय बहुत मार्गदर्शन दिया। सर, मैं राजनीति में बिल्कुल नया था, थैंक यू, we'll have to conclude, please. उनके सहयोग से मैंने खूब सीखा सर। We need to move on. और सर, कैफेटेरिया में मुझे कभी किसी ने मेरा बिल नहीं भरने दिया, ये सभी मेरे सीनियर मेंबर्स ने मुझे सहयोग किया। आप सब जो विदा ले रहे हैं, मैं उनको
उनके उज्जवल भविष्य की Thank you. स्वस्थ जीवन की Thank you. कामना करता हूं Thank you. और Thank उम्मीद you. We'll करता have to हूं कि move on. मुझे आगे भी उनका मार्गदर्शन Thank मिलता you. रहेगा। Thank you. Moving धन्यवाद। on. Only retiring members first. After retiring members, only then any other member, even if I find on the list, will come later. Srimati Rajni Ashok Rao Patil ji. थैंक यू सर। माननीय उपसभापति महोदय, इस गरिमामय सदन और आदरणीय सभासद, आज जब इस सदन से अपना कार्यकाल का अंतिम अवसर पर बोलने की मुझे उपलब्धता मिली है, मैं खड़ी हूँ, तो मेरे मन में अनेक भाव एक साथ उभरे हैं। कृतज्ञता का भाव, विनम्रता का भाव और एक महान लोकतांत्रिक संस्था के प्रति गहरा सम्मान। राज्यसभा केवल संसद का एक सदन नहीं है, बल्कि ये भारत की लोकतांत्रिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह वह मंच है कि जहां अनुभव, विचार और संतुलित विमर्श के माध्यम से राष्ट्र के भविष्य को दिशा दी जाती है। इस सदन का सदस्य बनने और यहाँ देश की सेवा करने का अवसर मिलना, ये मेरे लिए सार्वजनिक जीवन का बहुत बड़ा सम्मान रहा है। मैं सबसे पहले मेरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिसने मुझे विश्वास करते हुए यहाँ तक पहुँचाया। और उसके बाद में विशेष रूप से आदरणीय मेरी नेता सोनिया गांधी, आदरणीय खड़गे साहब और आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उनके विश्वास और मार्गदर्शन के समर्थन ने मुझे हमेशा प्रेरित किया और मुझे शक्ति दी कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊं। सर, मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पे कोई बोल रहे थे हम प्रोफेसर थे, कोई बोल रहे थे डॉक्टर, किसी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मैं पहले से राजनीति करना चाहती थी, मैंने कभी दूसरा सोचा ही नहीं था। और इसलिए विद्यार्थी दशा से NSUI से लेके NSUI, फिर यूथ कांग्रेस, फिर महिला कांग्रेस, ये टप्पे पार कर करके 96 में 11वीं लोकसभा में पहली बार मैं लोकसभा का चुनाव लड़ी और लोकसभा में आई। उसके पहले मैं राजीव जी, जो हमारे प्रेरणा स्थल है, तो उन्होंने महिला आरक्षण डिक्लेयर कर दिया और उस आरक्षण के तहत मैं जिला परिषद में चुन के आई थी। तो जिला परिषद से लेके यहाँ तक का सफर जो है, फिर उसके बाद में 11वीं लोकसभा में सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष, महिला आर्थिक विकास महामंडल और अब राज्यसभा, ये जो सफर है वो सफर मैंने कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से तय कर दिया। और मुझे अभी तक और इसके आगे भी मुझे राजनीति करनी है, मैं रिटायर नहीं होऊंगी। मैं यहीं पे फिर भी आऊंगी और राजनीति करती रहूंगी, समाज सेवा करती रहूंगी। आज मैं एक ऐसे परिवार से सर आती हूँ कि मुझे अभिमान लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन से मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। मेरे नाना जी हुतात्मा विष्णु गणेश पिंगड़े, ये गदर मूवमेंट में उनको फांसी पर चढ़ाया था, वो करतार सिंह सराभा जी के साथ। तो ये परिवार है मेरा, और मेरे माता पिता सब सोशल वर्कर्स थे और वो समाज स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इसलिए घर में हमेशा देशभक्ति और त्याग की भावना से हमें आगे कर दिया गया। जब सदन में सेवा करने का मुझे अवसर मिला तो मेरे लिए केवल राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं थी, तो अपने परिवार की एक विरासत आगे करना और यहाँ पे अपना काम अच्छे से करना, ये मेरे लिए बहुत आवश्यक था। इस समय पे मैं मेरे परिवार का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सर, आपको मालूम होगा किसी भी महिला के लिए राजनीति करना इतना आसान नहीं होता। और हम 30-40 साल से राजनीति में हैं। अगर मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता तो मैं यहाँ तक आना मेरा मुश्किल था। इसलिए मैं सभी मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड पति का और मेरे पूरे परिवार का इस टाइम पे उनके आशीर्वाद भी लेना चाहती हूँ और उनका समर्थन भी करना चाहती हूँ। आदरणीय सोनिया जी के लिए मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि सोनिया जी नहीं रहती तो शायद मैं यहाँ आती ही नहीं थी। आपको मालूम है कि ये कैसी दुनिया है, राजनीति की दुनिया है, तो यहाँ तक आने भी नहीं देते। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें हमेशा कुचलने का काम किया था। वो लोगों को मैं देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है, लेकिन सोनिया जी थी, वो जानती थी कि इनको अगर हमने साथ नहीं दिया तो इसको कोई आगे नहीं करेगा। और इसलिए सोनिया जी ने अगर उंगली पकड़ के मुझे यहाँ तक लाया, इसलिए मैं उनको मन से, हृदय से उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने सतत किसान, महिलाएं, युवाओं, मजदूरों और बाकी के समाज के वंचित वर्गों की आवाज़ इस सदन तक पहुंचने की कोशिश की। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, विभिन्न विचारधाराओं के लोग यहाँ बैठते हैं, बहस करते हैं, असहमति भी व्यक्त करते हैं। मुझे हमेशा याद आते हैं जब मैं पहली बार जब राज्यसभा में आई थी तो यहाँ पे हमारे हमीद अंसारी जी चेयरमैन हुआ करते थे
उसके बाद में हमारे वेंकैया नायडू जी आए, फिर हमारे धनखड़ साहब आए जिन्होंने मुझे 7 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, और राधाकृष्णन जी आए। ये सभी लोगों ने बहुत मदद की और बहुत सीख मुझे इसमें से मिली। मुझे एक हमेशा मानना है कि इन लोगों से बहुत कुछ सीखा मैंने। हमेशा माना है कि संसद एक लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ पे विचारों की मतभिन्नता हो सकती है, मनभिन्नता नहीं। मैं यहाँ पे जो बैठे हैं बीच में, जो हमेशा हमारा लिखते रहते हैं, हमेशा कंट्रोल करते रहते हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल से लेके सभी हमारे जो अधिकारी लोग हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के हर व्यक्ति ने हमें साथ दिया है, हमें मदद की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनके समर्पण, उनका परिश्रम, इससे ही ये राज्यसभा चलती है, सिर्फ हमारे भाषण से नहीं चलती, ये मुझे मालूम है। सार्वजनिक जीवन मेरे लिए कभी भी प्रतिष्ठा का विषय नहीं था सर, बल्कि सेवा का एक माध्यम रहा। इसलिए भले ही आज कार्यकाल मेरा यहाँ समाप्त हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय के मूल्यों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता हमेशा बनी रहेगी, और समाज सेवा की ये यात्रा आगे भी चलती रहेगी। आज मैं सदन को देखती हूँ तो मुझे बीते बताए गए बहुत क्षण आने क्या आते हैं। पहले हम पुराने बिल्डिंग में थे, फिर यहाँ आ गए, और फिर बहस, संवाद, और हमें जब सब महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का जब मौका मिलता था और सुनने की जो हमें मिलती थी, हमें क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती थी। तो एक समय था जहाँ सीताराम येचुरी जी बहुत बड़ी भाषा में, अच्छे ओजस्वी भाषा में बोलते थे, अरुण जेटली जी बोलते थे, कपिल सिब्बल जी बोलते थे, राम जेठमलानी, सुषमा स्वराज जी, कितने नाम ले लूं, इतने लोग, अलग अलग लोग यहाँ पे बोलते थे, और वो एक सुनना हमारे लिए बहुत भाग्य का क्षण था, क्योंकि हम इस तरह से कोई सुनने की इतना ये नहीं रखते थे। चर्चा की ये स्मृति हमेशा हमारे साथ में रहेगी। मेरे पीछे हमारे छोटे भाई इमरान भाई आ गए, तो मुझे भी थोड़ा सा छोटा सा शेर कहने का एक मिनट में सिर्फ। रुखसत की घड़ी आई तो इतना ही कहा हमने, रुखसत की घड़ी आई तो इतना ही कहा हमने, महफिल को सलाम और दोस्तों को खुदा हाफिज। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस गरिमामय सदन को नमस्ते करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी का प्रेम हमेशा कायम रहे, यही बोल के मैं मेरा भाषण को विराम करती हूँ। थैंक यू। श्रीमती ममता मोहंतो जी, नॉट प्रेजेंट। श्रीमान अंतियूर पी सेल्वरासु जी, नॉट प्रेजेंट। श्रीमान सुब्रत बख्शी जी, नॉट प्रेजेंट। श्रीमान ऋतव्रत बैनर्जी जी, नॉट प्रेजेंट। श्रीमान विकास रंजन भट्टाचार्य जी, नॉट प्रेजेंट। श्रीमान साकेत गोखले जी। Thank you very much, Mr. Vice Chairman. Sir, I can never forget the day of 11th July 2023. I was at that point living in Kolkata, having spent about 6 months in jail in a politically motivated case where I was imprisoned in Gujarat on the grand charge of money laundering 500 rupees. It had been 2 months, just 2 months since I had been released from jail. I was released in May, and this was about July. On that evening of 11 July, sir, I suddenly got a call from my leader, Abhishek Banerjee, at 10 p.m., where he told me, Saket, our party would like to see you in the Rajya Sabha. Wish you the best of luck, and we expect that you give your best. So this is not a call that an average person can ever expect to get. For a young 36-year-old man with no political background, who grew up in a 450 square foot, one-bedroom house, I'd never imagined this even in my dreams. So growing up in the middle class, we are taught early that dreams should be the same size as our modest houses. You dream as much as big as your house is, sir. Where we come from, sir, in the middle class, we're always told politics is not for people like us. So which is why I want to start by expressing the deepest gratitude to my leaders Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee, who showed me that there is indeed a place in politics for young people, no matter where you come from, as long as you're prepared to give your 100% in the service of the nation and our people. I'm extremely proud today to say that I belong to a party where the only criteria that matters are your merit and performance and not your family background. So I was extremely fortunate to take my oath in the old Parliament building. In every moment I spent there, I could feel the spirits of our nation's founders reminding me of the immense responsibility that I'd been entrusted with. I've spent numerous moments sitting quietly
in the Central Hall and being in awe of the values and struggles that our great nation and its constitution have been founded upon. Sir, I count myself immensely fortunate that, albeit for a brief period, I shared the membership of this august house with former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. As a journalist, I had a brief encounter with him in 2011 in Kuala Lumpur, where he made a passing remark saying, we need more Indians living abroad to come back to India and serve the nation. I never thought that Providence would work in such a mysterious way and give me the privilege 12 years later to work in the same room as him. Dr. Singh's life and his work will forever inspire generations of young Indians just like it did for me. So I've also had the immense pleasure of serving in this house with not one, but two Congress presidents, Srimati Sonia Gandhi ji and Honorable Mr. Kharge ji. So both these leaders have showered an immense amount of love and kindness upon me, and I'm very grateful for that. So there are several honorable members from whom I've learnt a great deal during my tenure in the House. I don't want to talk about myself, sir. For me, what is important is what have I learnt during my tenure here. So foremost, from my party leader, Derek O'Brien, I learned how to be an effective parliamentarian by watching his interventions that have always left a powerful mark in this House. He has been my mentor, who has taught me almost everything that I know today. I know about politics as well as about life because of his contribution in my life. One lifetime will not be enough to thank him, sir. So from my colleagues in the DMK, I learned the importance of cherishing my language and my heritage, sir. I've been fortunate enough to serve on a JPC also with Honorable Member Mr. P. Wilson, and I've drawn upon his immense legal wisdom. So when I first entered this house, I was a raw young man with very little knowledge of how to conduct myself in Parliament. I will forever be grateful to Srimati Jaya Bachchan ji, who very gently scolded me once and told me to focus on my strengths and make positive contributions. Today, sir, I only hope that I managed to make her proud. Sir, I share a very unique bond with two senior members of this house, sir, Mr. Sanjay Singh and Mr. Sanjay Raut, because we have all had the honor of spending time in jail for fighting for what we believe in. Sanjay Singh and Sanjay Raut are probably two of the bravest men that I met in my life. From these two honorable colleagues, sir, I learned how to get rid of fear, to dust myself after a setback, and to keep fighting with all my might. So from my colleagues in the CPM, John Brittas, I learned how humor can be a powerful tool when combined with passion. Every day, I'm amazed at his ability to disarm his opponents with his wit and his banter. So I'll forever be grateful to this house for giving me a colleague, a friend, and a confidante like Priyanka Chaturvedi, who has been one of my biggest sources of support and encouragement. As we both retire from this house at the same time, I'm very lucky that this house has given me a friend for life. Sir, I've been very privileged to sit in this house and observe the interventions of some of India's greatest legal luminaries, like Mr. Kapil Sibal, Mr. Abhishek Manu Singhvi, Mr. Vivek Tankha, and several others. So someday when the history of our present times is written, the names of these honorable jurists will be written in golden words for everything they've done in our country today to protect fundamental rights. So I've been lucky to firsthand experience a masterclass in economics in this house every time our former Finance Minister, P. Chidambaram, has made an intervention. A 30-minute speech by Mr. Chidambaram teaches us a lot more about economics than any textbook can. Sir, I want to thank the Honorable Leader of the House, Shri J.P. Nadda, for all the kindness he has shown me as a young first-time MP during my tenure. His politeness and grace is something that every parliamentarian should imbibe. So despite our political and ideological differences, I've been privileged to have some deeply meaningful interactions with my colleagues from the Treasury benches, sir. It's a very sad reality of the times today that if I mention their names, they will get into trouble with their leadership, so I'm not going to do that. All I wish to say, sir, therefore, is that I'm grateful for all the positive interactions I've had with my colleagues from the BJP and other parties at the Treasury benches. They know who they are, and I've been very fortunate to spend time with them. So most of all, sir, I'm very, very, very grateful to have served with the finest MPs who are my fellow colleagues from the second largest opposition party, the All India Trinamool Congress. So we are a party that epitomizes teamwork, and each and every colleague of mine has taught me some very valuable lessons that have shaped me not only as an MP but as a person.
My colleagues in Trinamool have always supported me and have had my back. We're famous, sir, in this house. No matter how many Trinamool MPs are there, when one is speaking, everybody will sit together. That is the power of Team Trinamool, sir. There are no words that can do justice to the immense privilege I've had to serve with each and every member of Team AITC. Sir, I also wish to thank a former chairman, Jagdeep Dhankar, who I admit gave me numerous opportunities during supplementary questions. He also, outside in the lobby several times, encouraged me to ask sharp, pointed and meaningful questions, and that's when I started really participating in question hour. I also wish to thank our current chairman, sir, for the immense changes his guidance has brought to this house, when honorable members today get an adequate amount of time to make their interventions. The productivity of our house has sharply increased thanks to the way the current chairman conducts the proceedings. Sir, I do not have any words of wisdom today on how our parliament functions or should function, because much has been said about it over the years. Deep down, I know that this government is also extremely aware of how they've undermined and destroyed the prestige of his house with their actions. All I wish to say, sir, is power comes and power goes. The Rajya Sabha is a great microcosm of our nation, sir, because while members might come and go, this house, as we say, is perpetual. Therefore, I only wish that this house continues to be driven by the values of humility, cooperation, and grace. So in conclusion, I wish to profoundly thank the people of my state, West Bengal, for adopting this young guy from Maharashtra and sending him to the Rajya Sabha. I leave today only with the hope that I managed to live up to their expectations, and as well as those of the people of India. I will continue to serve our nation in every way possible, even outside this house, as a dedicated soldier of Trinamool Congress, and do everything to fight for the rights and justice of our people, sir. Thank you. Jai Hind, Jai Bangla. Thank you. Honorable members, Honorable Chairman, in the morning had requested honorable members to be brief and try to conclude their speeches within 3 minutes. We have a total of 52 members to speak, and about 26 names have been called. So honorable members may kindly cooperate and be brief in their speeches. Thank you. Honorable Member Shriman Bhuvneshwar Kalita ji. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. Although it's a farewell day, but this is not my first farewell. I had served this house, Rajya Sabha, earlier, and took my first farewell in the year 1996. So this is my second farewell, you can say. And maybe I'll not have the third farewell from here, since I'm not coming back. I thank Honorable Chairman, Deputy Chairman, and panel of Vice Chairman, and all the leaders of the party, of all parties, and my honorable colleagues in this house. It has been a very glorious time for me, because I had the opportunity to serve the country and serve the purposes of both the houses, Lok Sabha, Rajya Sabha, and for about 5 years I was in Vidhan Sabha also. So it is a rare opportunity that I got in my life, and I'm grateful for that. I'm grateful to God, and I'm grateful to all who has really helped me and supported me to build up a career in politics. Why I'm telling you career? I am a career politician, you can say. I tried with my lecturer in a college. I could not be there for a long time. Then I joined the bar as an advocate. And there also, after 5-6 years, I shifted from there to politics. And from then on, I am in politics at different level, as a student leader, as a youth leader, serving the student organizations, youth organizations, and the main organizations that we had at different point of time. So it is a rare opportunity, I want to say, that God has given to me, and with the blessings of all of you, I got this opportunity. I will definitely take my memory, this
happy memories of Rajya Sabha for the rest of my life. And I'll never forget certain moments in the house and outside the house. I'll miss my friends, and I also had the opportunity to chair the house, and I really thank members from both sides for giving full cooperation, and never I had to be in an awkward position because of the goodwill and because of the cooperation from all the members of this house. Since I'm going, but I'm not going from, I'm going from the floor, from the Rajya Sabha, but I'll definitely serve in some capacity in some other fields. And since, as I said, I'm a career politician, I'll remain a politician for the rest of my life. Thank you very much. Thank you. Shriman Rameshwar Teli ji. धन्यवाद उपसभापति महोदय। 9 अप्रैल को हमारी कार्यकाल खत्म होगी। मुझे 1 साल 8 महीना मिला मुझे राज्यसभा मेंबर। मैं चाय बागान से हूँ, असम की, एक छोटी से परिवार से हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कभी पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। मैं चाय बागान के एक संगठन था, टी गार्डन स्टूडेंट यूनियन, उनका मैं लीडर था। और मैं 24 साल उम्र में मैं नौकरी खोज रहा था। 99 की बात है, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, इस पार्टी में काम करना चाहिए। तो उसी तरह से मैं 99 में भारतीय जनता पार्टी में आया। उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे कुशाभाऊ ठाकरे जी, और उन्होंने मुझे असम के डिस्ट्रिक्ट है नौगांव में एक सभा में मुझे ज्वाइन करवाया था, क्योंकि हमारी पार्टी में चाय बागान के लीडर नहीं थे। तो मुझे कहा कि आपको चाय बागान में काम करना होगा। इसी तरह से मैं 99 में पॉलिटिक्स में आया, और 2001 में असम में मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया, और असम विधानसभा में सबसे जूनियर विधायक मैंने बना 2001 में। और ठीक उसी तरह से 2006 में भी मैं विधायक बना। 2011 में मैं खूब कम वोटों से मैं हार गया। उनका बाद मैंने सोचा कि पॉलिटिक्स नहीं करना है, और लेकिन फिर 2014 में उस समय बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, पार्टी में काम करना है। मैंने कहा ठीक है, पार्टी में काम करना है। तो हमारी आज के भारत सरकार के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी उस समय हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे। उन्होंने भी कहा कि आपको पार्टी में काम करना है। तो 2014 में फिर मुझे टिकट दिया गया, और मैं लोकसभा का मैं सांसद बन गया। फिर मैं 19 में फिर लोकसभा का सांसद बना, और भारत सरकार में 2 विभाग के मैं 3 विभाग के मैं मंत्री बना। मैंने हरसिमरत कौर बादल जी के साथ मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री था, राज्य मंत्री। उनका बाद हरदीप सिंह पुरी जी के साथ मैं मंत्री था, पेट्रोलियम राज्य मंत्री। मैं भूपेंद्र यादव जी के साथ मैं लेबर मिनिस्टर था, राज्य मंत्री के रूप में। उसी तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ भी था मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री। मैं 3-4 विभाग के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी बना। मैंने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस, इंडस्ट्री जैसे बड़े बड़े कमेटी के मैं मेंबर था। मैं बहुत राज्यसभा और लोकसभा दोनों का बहुत अनुभव मुझे हुआ। बहुत ऐसे अनुभवी व्यक्ति का बात मैंने सुना, बहुत कुछ सीखा। मेरी ज़िंदगी में
370 में मैं वोटिंग का मुझे मौका मिला। मैं 3 तलाक के ऊपर वोटिंग किया। मैं नारी वंदना जो हमारा उसका ऊपर भी मैं वोटिंग किया था। तो ऐसे ज़िंदगी में सब याद रहेगी और मैं जहाँ ना रहूँ समाज के लिए काम करूँगा। और हमारी पार्टी विशेषकर मैं हमारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, असम का सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you. Shriman A.D. Singh ji, not present. Shriman K.T.S. Tulsi ji, not present. Shrimati Kiran Chaudhary ji. Thank you, sir. Sir, I stand here with a deep sense of gratitude and humility for being a member of this august House, and I would like to thank my senior leadership, Prime Minister, Home Minister, and especially our Manohar Lal Khattar ji, who gave me this opportunity of becoming a member of this august House. Sir, my tenure has been very brief, but it has been extremely meaningful and enriching for me. In this short time, I have learned so much from the collective wisdom of this august House. I would like to thank our former Chairman Dhankar ji, who gave me the opportunity of attending 2 of these IPU and APU in Azerbaijan as well as in Uzbekistan. प्रतिनिधित्व करा देश का, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से अपना शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर, मौका दिया मुझे, पहली बार मैं सदन में आई और मुझे एक इम्पॉर्टेंट डिबेट खोलने का मौका दिया गया। उसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं रिजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा बहुत प्रोत्साहित रिजू जी ने करा और जिसके कारण जो है हम यहाँ पर बोल पाए। हमारे चीफ विप जो हैं वाजपेयी जी पीछे हमेशा लगे रहते हैं, बोलो बोलो बोलो, और बुलवाते हैं हमारे से, उनका भी बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद सर मैं करना चाहती हूँ अपने वाइस चेयरमैन साहब का भी, जिनके साथ अपॉर्चुनिटी मिली हरिवंश जी के साथ उज़्बेकिस्तान जाने की, और पाया कि बहुत कुछ सीखने को उनसे हमारे को मिला। मेरा सौभाग्य है सर कि इस हाउस के अंदर मैं 3rd जनरेशन हूँ। मेरे से पहले मेरे ससुर चौधरी बंसीलाल जी इस हाउस के ऑगस्ट हाउस के मेंबर रहे, उसके बाद मेरे पति चौधरी सुरिंदर सिंह जी, और अब मुझे जो मौका दिया है वो मैं भाजपा का और अपने सारे नेतृत्व का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर, ये बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आज जिस तरह के हालात हैं, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस सामने आ रही, जो पुराना जो राजनीतिक समन्वय था वो पूरी तरह से ग्लोबल इसके ऊपर बदलता जा रहा है। हमारी बागडोर एक ऐसे सशक्त व्यक्ति के हाथ में है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में, कि जिन्होंने हमारे को ग्लोबल स्टेज के ऊपर ऐसा पोजीशन करके रख दिया है कि आज सारा विश्व भर जो है वो हमारी तरफ नजर उठाकर देख रहा है। आज महिलाएं जो हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात से बहुत उत्साहित हैं कि आने वाले समय में जो ये नारी अधिनियम, ये जो बिल पेश किया गया है, इससे विमेन एम्पावरमेंट कितना ज़बरदस्त होगा। और ये जो है सारा कुछ जो सोच हमारे प्रधानमंत्री की है, ये इसके लिए सारी महिलाएं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती। एक फौजी की बेटी होने के नाते सर मुझे मौका मिला ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट में भी भाग लेने का, और बहुत गर्व है मुझे कि हमारी ऐसी सरकार है जिसने मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दिया और आतंकवादियों को दिया।
ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व भर के अंदर एक ऐसा मैसेज गया है कि हम अब बैठ के खाली सोने वालों में से नहीं हैं। अगर हमारी तरफ किसी ने नजर उठाकर देखी तो मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाए। सर, इसी तरह से चाहे विमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे और भी बहुत सारे जो बिल्स आए, उसके अंदर भाग लेने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत बहुत तहे दिल से दोबारा से सबका धन्यवाद करती हूँ। और सर, हमारे जो लीडर ऑफ द हाउस हैं नड्डा जी, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगी। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। और साथ में हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब मोदी जी हैं, अभी यहाँ तो बैठे नहीं हैं, लेकिन उनका भी धन्यवाद करूंगी। हमारे साथ उज़्बेकिस्तान के अंदर थे, तो बहुत कुछ उनके साथ भी बैठकर अवसर मिले और सीखने को मिला। साथ ही साथ सर, सारा का सारा जितना सेक्रेटेरिएट है पूरा राज्यसभा का, 24 घंटे ये लगे रहते हैं, सारे पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं, समय पर सारा कुछ आ जाता है। तहे दिल से सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद मैं करना चाहूँगी सर अपने उन कार्यकर्ताओं का हरियाणा, जिन्होंने ये मेरा 35 साल का सफर जो इन्होंने मेरा तय करवाया। सच्चाई ये है कि मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दो स्टेट के अंदर काम करा है। मुझे मौका मिला डिप्टी स्पीकर बनने का दिल्ली विधानसभा में, और उसके बाद जो है हरियाणा के अंदर जब मैं गई तो सारे ऊंचे ओहदों के ऊपर रहकर मौका मिला और हरियाणा के लोगों के लिए काम करने का मौका मिला। ये सारा सफर और जितना भी संघर्ष जो मैंने किया है, ये इसके लिए मेरे कार्यकर्ता पूरे हरियाणा के अंदर, खास तौर से जो मेरा क्षेत्र है तो शाम का, भिवानी का, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना साथ दिया, जिसके कारण 5 बारी लगातार मैं जो है चुन के आती रही और उनके काम करने के लिए मुझे मौका मिला। सर, कहने बहुत कुछ यहाँ सीखा। ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, और इस बार ये भी देखा कि किस तरह से इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर डिस्ट्रप्शंस किए जाते हैं। मैं तो यही केवल सोच रखती थी कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऊंचा जो है हमारी ये संसद है, इसके अंदर जो भी काम है वो हमारे को समन्वय के साथ करने चाहिए, और ये हमारे जो ऑपोजिशन के जो हमारे भाई हैं उनके साथ भी मिलकर बैठकर काम करने का जो मौका मिला, उसका मैं धन्यवाद करती हूँ। अंत में चंद आई वुड लाइक टू जस्ट रीड आउट अ फ्यू लाइन्स। साहिर लुधियानवी जी की एक गज़ल है, गाना है, जिसमें वो कहते हैं ना, पल दो पल का राही हूँ, वो वाली उसकी चंद वो हैं कि कल और आएंगे नगमों की कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियों को चुनने वाले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियों को चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। And in the end, I would like to say the last lines of our very famous poet Henry Wordsworth Longfellow: lives of great men remind us we must make our lives sublime, and departing leave behind us footsteps on the sands of time. So this tenure doesn't mean that we are retiring. Public life means a lifelong commitment, and that's what I'm going to be working for. Thank you very much, sir. Thank you. Shriman Ramchandra Jangra ji, not present. Miss Indubala Goswami ji, not present. Shriman Sana Satish Babu ji, not present. Shriman Parimal Natwani ji, not present. Shriman Ramdas Athavale ji, not present. Shriman Narhari Amin ji. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 21/6/2020 કોરોનાના કપરા સમય દરમિયાન રાજ્યસભાના સદસ્ય તરીકે સભાગૃહમાં આવવાની મને તક મળી. માનનીય અધ્યક્ષ મહોદય, હું આભાર માનવા માગું છું આ દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી, આ દેશના ગૃહમંત્રી આદરણીય મુરબ્બી અમિતભાઈ શાહ,
ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાજી, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી સ્વર્ગસ્થ વિજયભાઈ રૂપાણી, ગુજરાતના ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ જીતુભાઈ વાઘાણી, રાજ્યના ગૃહમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, મહામંત્રી ભીખુભાઈ દલસાણિયા, એમના સહયોગથી 2020માં રાજ્યસભામાં આવવાની મને તક મળી. રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે છેલ્લા 6 વર્ષથી રેલવે મંત્રાલયમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્ય તરીકે કામ કરવાની તક મળી. યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન બન્યા બાદ સમગ્ર દેશના રેલવે વિભાગમાં જે ક્રાંતિકારી નિર્ણયો કર્યા, રેલવે સ્ટેશનોના અપગ્રેડેશનથી માંડીને સમગ્ર રેલ વિભાગને લોક ઉપયોગી થઈ શકે એનો સાક્ષી બનવાની મને તક મળી. એ ઉપરાંત કેમિકલ્સ ફર્ટિલાઇઝર મંત્રાલયના કન્સલ્ટેટિવ કમિટીના સભ્ય તરીકે કામ કરવાની તક મળી. નાણાં વિભાગના કન્સલ્ટેટિવ કમિટીના સભ્ય તરીકે કામ કરવાની તક મળી. રાજ્યસભાના ચેરમેન અને દેશના 3 ઉપરાષ્ટ્રપતિ વૈકેયા નાયડુજી, જગદીપ ધનખડજી અને સીપી રાધાકૃષ્ણજીના માર્ગદર્શન હેઠળ મને કામ કરવાની પણ તક મળી. આદરણીય અધ્યક્ષ મહોદયજી, આ સભાગૃહના નેતા તરીકે પિયુષજી ગોયલ સાથે પણ કામ કરવાની તક મળી અને અત્યારે જેપી નડ્ડાજીની સાથે પણ કામ કરવાની મને તક મળી. માન્ય અધ્યક્ષ મહોદય, મારા રાજ્યસભાના ટર્મ દરમિયાન વકફ બિલ હોય, મહિલા આરક્ષણ બિલ હોય, વીબી રામજી ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી એક્ટ બિલ હોય, લેબર બિલ હોય, ત્રિભુવનદાસ સહકારી યુનિવર્સિટી બિલ હોય, આવા જુદા જુદા અનેક બિલોમાં એક સભ્ય તરીકે પાર્ટિસિપેટ્સ કરવાની, ભાગ લેવાની પણ મને તક મળી છે. આ 6 વર્ષ દરમિયાન દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકાર દ્વારા મહાત્મા ગાંધીજીની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણી હોય, વંદે માતરમની 150મા વર્ષની ઉજવણી હોય, બિરસા મુંડાની 150 વર્ષની જન્મજયંતિની ઉજવણી હોય, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિની ઉજવણી હોય અને સુભાષચંદ્ર બોઝ જેવા રાષ્ટ્રીય નેતાની ઉજવણીમાં પણ ભાગીદાર થવાની તક આ સરકારમાં, આ રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે મને મળેલી છે. માન્ય અધ્યક્ષ મહોદય, મારી રાજકીય કારકિર્દીની થોડીક હું વાત કરવા માગું છું. હું ન્યૂ હાઈસ્કૂલનો વિદ્યાર્થી હતો અને 10મા ધોરણમાં ન્યૂ હાઈસ્કૂલમાં 4000 વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં હું જનરલ સેક્રેટરી તરીકે ચૂંટાયો. નવગુજરાત કોમર્સ કોલેજમાં જનરલ સેક્રેટરી તરીકે ચૂંટાયો. કોમર્સ કોલેજ પછી લો ફેકલ્ટીમાં પણ સેનેટ સભ્ય તરીકે ચૂંટાયો. 37 વર્ષ સુધી ગુજરાતની સૌથી મોટી યુનિવર્સિટી ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં સેનેટ સભ્ય તરીકે, સિન્ડિકેટ સભ્ય તરીકે કામ કરવાની મને તક મળી. 1980માં અમદાવાદ શહેરના નારણપુરા વિસ્તારમાં કોર્પોરેટર તરીકે ચૂંટાયો. 1990માં ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયો. 90માં ગૃહમંત્રી તરીકે કામ કરવાની તક મળી. 1993માં ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે કામ કરવાની તક મળી. એ વખતે 38 વર્ષની મારી ઉંમર હતી. ગૃહ વિભાગ સંભાળ્યું, શિક્ષણ વિભાગ સંભાળ્યું, સ્પોર્ટ્સ રમતગમત વિભાગ સંભાળ્યા, અનેક વિભાગોમાં મને કામ કરવાની તક મળી. માન્ય અધ્યક્ષ મહોદય, રાજકીય પ્રવૃત્તિની સાથે સાથે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલો છું, ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલો છું, વૃદ્ધાશ્રમ ચલાવું છું, સ્કૂલ ચલાવું છું, અન્નપૂર્ણા ભોજનાલય ચલાવું છું, આવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ સાથે હું સંકળાયેલો છું. આજે છેલ્લે મારે એક વિશેષ આભાર કોંગ્રેસ પક્ષનો માનવો છે. હું જ્યારે કોરોનાના સમયમાં ચૂંટણી લડ્યો ત્યારે 5 ઉમેદવારો ચૂંટણી લડતા હતા, 3 ભારતીય જનતા પાર્ટીના અને 2 કોંગ્રેસના. એમાં હું જીતું એટલા માટે કોંગ્રેસના 8 ધારાસભ્યોએ ધારાસભ્ય પદેથી રાજીનામા આપ્યા, કોંગ્રેસ પક્ષના પ્રાથમિક સભ્ય તરીકે રાજીનામા આપ્યા. અને બીજી વાત અધ્યક્ષ મહોદય, આ 8 ધારાસભ્યોએ રાજીનામા આપ્યા, એમાં સૌથી વધુ મતે રાજ્યસભામાં 4 સભ્યોમાં હું ચૂંટાયો, એનો પણ મને આનંદ છે. અને બીજી મહત્વની બાબત એ છે માન્ય અધ્યક્ષ મહોદય કે 8 સીટો જે વર્ષો સુધી કોંગ્રેસ પક્ષના જ ધારાસભ્યો ચૂંટાતા હતા, 8 ધારાસભ્યોએ રાજીનામા આપ્યા બાદ 8 પેટા ચૂંટણીમાં
ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૂંટાયા એનો પણ મને આનંદ છે, ગૌરવ છે અને મતદારોનો પણ, ત્યાંના લોકોનો પણ આભાર માનું છું, મતદારોનો આભાર માનું છું કે 8 વિધાનસભા જ્યાં વર્ષો સુધી કોંગ્રેસ ચૂંટાતી હતી ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો ચૂંટાયા, એ બદલ હું ત્યાંના મતદારોનો પણ આભાર માનું છું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. Thank you. Srimati Ramila Ben Becharbai Bara, not present. Shriman Mokaria Rambai. साहब वंदन प्रणाम. आपने वो एलची लविंग का जिक्र किया, आपका आभार. मेरा उसी टाइम मन ये था, मैं नया आया तब, कि बड़े बड़े लोग हैं वो जोका खा रहे, कभी सुस्ती में रहते, तो मैंने सोचा कि लविंग इलायची से उसको थोड़ा, ऐसा तो नहीं बोल सकते जोका मत खाओ, तो वो हिसाब से हैबिट हो गई. और आपने मेरा जिक्र किया तो मेरे को बोलना पड़ेगा, शायद ये गृह में खाने की छुट्टी होगी नहीं होगी मेरे को पता नहीं है, लेकिन कोई ना नहीं बोला, इसका मतलब कि मेरे को सपोर्ट मिला. थैंक यू. अध्यक्ष जी वंदन प्रणाम. आपके माध्यम से मैं सबसे पहले अपने सम्मानीय यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे यह हाउस में पसंद करके मुझे यहाँ भेजा गया. मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ. साथ में हमारे जेपी नड्डा जी, CR पाटिल जी और हमारा स्व विजय भाई रूपाणी एक्स मुख्यमंत्री थे हमारे गुजरात के, हमारे प्रदेश प्रमुख श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, BL संतोष जी, संगठन महामंत्री जी का मैं सबका आभार मानता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ ये सम्मानी गृह में, अपर गृह में भेजा. मेरा इतिहास ये है कि मैं जब कॉलेज में GS था तब भी बिना विरोध चुने गए थे, और यहाँ भी मेरे को ये मोदी साहब ने जैसे पारस की भूमिका होती, पारसमणि, ऐसे टच किया तो मेरे जैसे काफ़ी कार्यकर्ताओं का नया जीवन मिल गया, राजकीय जीवन अच्छा हो गया. तो मैं मोदी साहब का तहे दिल से अभी आभार मानता हूँ. मैं सर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 1976 के समय में मैं जुड़ा. आज तक मेरे को 50 साल है, जाहिर जीवन में हो गया. विद्यार्थी, VHP, RSS संघ सभी में, बजरंग दल में काफ़ी समय में काम किया. और मेरे को ये राज्यसभा का मेंबर होने का परिवार क्षेत्र है जो मेरा, उसका भी मैं आभार मानता हूँ कि काफ़ी टाइम मेरे को काम करने का मौका मिला. साथ में मेरे साथ जुड़े जो मेरे कुरियर कंपनी है, शायद इसके 18,000 प्लस स्टाफ है, इसको मेरे को 5 साल से अपने काम में से छुट्टी दिया और मेरे को फ्री हैंड दे दिया. तो मैं यहाँ राज्यसभा में काम करना चाहता था और मेरे को एक तय किया था कि मैं जो बिजनेस करूंगा तो उसके साथ पॉलिटिक्स नहीं, और पॉलिटिक्स है तो बिजनेस नहीं. साथ में मैंने रिजाइन करके मेरे सब कर्मचारी परिवार ने मेरे को आज़ादी दी. इसका आज आपके माध्यम से मैं तहे दिल से इसका भी आभार मानता हूँ. दूसरा सर, मैं गौरव से ये बताना चाहता हूँ कि आज तक यह अपर गृह में मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया. जब से मेरा चयन हुआ 23 फरवरी से 21 में, तब से आज तक मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, नहीं कभी बीमार रहा. तो मेरे लिए गौरव है, रिकॉर्ड है. अगर इसका सर्टिफिकेट मिलेगा तो भी मेरे को प्लीज देना. मैं सर और बात बताता हूं कि विद्यार्थी परिषद से मेरे को काफ़ी कुछ सीखना मिला. यहाँ राज्यसभा में भी काफ़ी कैसे किसका सम्मान करना, कैसे किसकी बात सुनना, इससे क्या नॉलेज प्राप्त करना, और नहीं सुनना ही पड़ेगा ना सर, ऐसा तो थोड़ा चलेगा. और ये सब परग्रह में आके मेरे शायद पोरबंदर में मैं सबसे पहला राज्यसभा का मेंबर हूँ. इतिहास में कोई राज्यसभा का मेंबर पोरबंदर से नहीं हुआ. और मेरी इसी छोटी सी बिरादरी में हमारे वहाँ सरपंच के सिवा और कोई पद भी नहीं मिला. मेरे को मोदी साहब ने सीधे यहाँ सार्वजनिक जीवन में भेज दिया, वो भी बड़ी बात है. और सर, ये कुरियर कंपनी में एक 41 साल से एस्टैब्लिश करके रखा हूँ. आज मेरे साथ शायद 18,000 लोग हैं. वो अपनी अच्छी तरह से, एक उद्योगपति रहता है तो 5,000 10,000 लोगों को रोजी, मेरे साथ अभी 18,000 पूरे देश में. और इसका मेरा गौरव है कि जब कोविड आया तो मेरे को यहाँ से अमित शाह साहब ने बताया कि आप कुरियर चालू कर दो, लॉकडाउन था, तो मैंने काफ़ी लोगों को ऑल ओवर इंडिया में उसके समय में जान की जोखिम थी सबकी, मेरे छोटे छोटे कर्मचारी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे देश में काम किया, वो उसका भी मेरा गौरव है. इसके पहले हमने प्लेग में सूरत में, इसके पहले कोविड के समय प्लेग में अर्थक्वेक आया था कच्छ में, तभी भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे देश में
जो हमारे साथ में काम आया वो हमने किया था, तो वो भी मैं गौरव से आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरी पार्टी के जो कार्यकर्ता है पोरबंदर राजकोट के, उसका भी मैं आभार आपके माध्यम से मानना चाहता हूँ। उसको मेरे को काफ़ी मेरा नेचर के हिसाब से मेरा ये जो काम था उसमें मेरे को हेल्प किया, वो भी बड़ी बात है। और दूसरा सर, ये जो अमित शाह साहब है और मोदी साहब है, उसके विज़न में कौन क्या कर रहे हैं, कौन सा कार्य करके में क्या ही रहे क्या नहीं है, वो सब देख समझ के सही जगह सही लोगों को पहुंचाता है। मेरे को भी ये प्राउड है कि ये मोदी युग है, उसमें हमको 5 साल 4 महीना तक राज्यसभा में काम करने का मिला, वो भी मेरे लिए बड़ी बात है। मैं अपने वरिष्ठ नेतागण का आभार मानता हूँ। ओपोजिशन वाले सब हमारे फ्रेंड है, वडील है, सीनियर है, उसका भी खासकर ये जयराम जी रमेश जी का भी मैं आभार मानता हूँ। हमारे शक्ति सिंह है, हमारे फ्रेंड है, उसका भी बड़ा परिवार है, खुद ने नहीं बसाया लेकिन पूरा परिवार उसका पूरे देश में है। उसका शादी नहीं किया भैया, इसका बोलने का जरूरत नहीं है, नहीं बोल सकते। तो मैं ये सब वरिष्ठ लोगों का भी आभार मानता हूँ। सर आपका भी आभार, आपके वो पैनल वाले सब जो है उनके भी आभार, उसका भी आभार, और ये सब मेरे मेंबर है सबका आभार। थैंक्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा जिंदाबाद, जय हिंद, भारत माता की जय। श्रीमान दीपक प्रकाश जी। हाँ, धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज के दिन मैं अपने माता और पिता को स्मरण करना चाहता हूँ, और स्मरण इसलिए करना चाहता हूँ कि उनकी प्रेरणा से सामाजिक जीवन में मुझे काम करने के लिए लगातार प्रेरणा देने का उन्होंने काम किया था। सभापति महोदय, अपने जीवन के ऐतिहासिक संसदीय यात्रा के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उस वक्त के तत्कालिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित जगत प्रकाश नड्डा जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का मैं दिल की गहराई से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि एक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जो लगातार काम करते हुए युवा मोर्चा और बीजेपी के विभिन्न दायित्व को निर्वाह करने वाला एक कार्यकर्ता को उन्होंने उच्च सदन में भेजने का काम किया। इसलिए हृदय से, दिल की गहराई से उनको मैं फिर से अभिनंदन करना चाहता हूं। महोदय, ये कालखंड मेरे लिए अनमोल, अमूल्य और एक नए अनुभव से भरा हुआ मेरे लिए रहा, और मैं उस कालखंड को याद कर रहा हूं। जून का महीना, और जून के महीने में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, पूरे देश में कोरोना का अफरा तफरी, और ऐसा अफरा तफरी कि आदमी एक दूसरे से बात करने के लिए भी तैयार नहीं। उसके बाद भी इस पवित्र मंदिर लोकतंत्र की आत्मा में कितनी विशाल है, कितनी ताकत है भारत की लोकतंत्र में, कि कोरोना के कालखंड में भी यहाँ पर देश की सेवा करने के लिए सारे सदन के सांसद पहुंच करके अपनी मर्यादा को ही निर्वाह नहीं किया, बल्कि देशभक्ति का भी परिचय दिया। ये लोकतंत्र की सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। पूरे देश में लॉकडाउन था महोदय, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, सांसदों को वेतन कम मिलता था, एमपी लेट नहीं था। उसके बावजूद चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सब लोगों ने नेशन फर्स्ट की तरह यहां पर विधायी कार्यों में अपना अमूल्य योगदान दिया है। यह देश के लिए एक आदर्श परिस्थिति था महोदय। इस देश के अंदर एक ऐसे समय में मैं सांसद के रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह किया, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। उस वक्त कोरोना का कालखंड था और एक नए अनुभव का भी हम सब लोगों ने, उस वक्त के जो सांसद होंगे, शपथ लिए होंगे। महोदय, हम सब लोग पुराने बिल्डिंग में लोकसभा के चैम्बर में भी बैठ करके वीडियो के माध्यम से भी सदन को चलाने का काम किया।
वो आज स्मरणीय है सब लोगों के लिए। और देश के इतिहास में जब लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रणाली पर जब बात होगी, चर्चा होगी, तो यह भी उल्लेख होगा कि लॉकडाउन में सदन किस प्रकार से चलाने का काम भारत की सरकार और संसदीय प्रणाली के यहां के लोगों ने किया था। यह ऐतिहासिक समय था महोदय। मैं इस बात का मुझे बहुत ही फक्र है, गर्व है कि मैं ऐसे कई विधायी कार्य में अपना योगदान देने का भी काम किया और विचारों को, विमर्श को और संवादों को सुन करके एक नया अनुभव और एक नया उत्साह बनाने का भी काम मुझे हुआ है महोदय। ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल जिसका साक्ष्य बना, जो मेरे लिए जीवन की अमूल्य पूंजी है, अनमोल पूंजी है महोदय। कोविड के समय में कोविड-19 आपदा प्रबंधन में पूरा सदन देश की चिंता करते हुए पक्ष विपक्ष सब मिलकर के कोविड में कैसे निजात पाया जाए, हम सब लोगों ने मिलकर के काम किया। यह देश के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है महोदय। देश के अंदर कैसे ऐसे श्रम संहिताएं थे, श्रम के लेबर लॉ थे सर, उसको भारत की सरकार ने किस प्रकार से श्रमिकों के हित के लिए एक साथ मिला करके एक काम किया, उसका भी हम सब लोगों, उसके भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम सब लोग जानते हैं सर किस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश के लिए आवश्यक था। उस वक्त भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, ट्रिपल तलाक हो, भारतीय न्याय संहिता, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और सच में नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो इस देश की आवाज थी, देश की 140 करोड़ जनता की आत्मा की आवाज थी, उसको भी हम सब लोगों ने यहां से पास किया। इसका भी हम सब लोगों को फक्र है। टेलीकॉम बिल, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का जो अधिनियम आया था, चर्चा का विषय हुआ, पक्ष विपक्ष जो भी विवाद हो, लेकिन ध्वनि मत से पास हुआ और देश की एकात्मा को एक नई ताकत मिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसका भी साक्ष्य बनने का मुझे फक्र है सर। राम जी बिल हो, और हम कह सकते हैं सर कि इस सदन के माध्यम से, 1 मिनट का बस आधा मिनट का समय लेंगे, इस सदन के माध्यम से देश के आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सशक्तिकरण और विशेष करके 1500 ऐसे कानून थे जो अंग्रेज और अंग्रेजियत की बदबू आती थी, जो युगानुकूल नहीं था, न्याय सम्मत नहीं था, सामाजिक न्याय के खिलाफ था, उसको बदलने का काम देश के यशस्वी गृह मंत्री ने किया। उसका भी साक्ष्य बना। इस बात का मुझे गौरव है सर। इस अनुभव को मैं एक नई प्रेरणा लेकर, एक नई ऊर्जा लेकर के समाज के विभिन्न वर्गों में जाकर के साझा करूंगा, सहयोग करूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, परिवर्तन शाश्वत है, धन्यवाद। परिवर्तन शाश्वत नियम है और यह सच है, जो आएगा वो जाएगा। कोई 1 सत्र के लिए आएगा, कोई 2 सत्र के लिए आएगा, कोई 3 सत्र के लिए आएगा, लेकिन एक नए अनुभव को लेकर के समाज के बीच में काम करने का, उसको नई प्रेरणा लेकर के यहां से जाएगा। मैं जयराम रमेश जी के प्रति बड़ी आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं, कंक्लूड करें। कर्म के प्रति अगर कोई आदर यहां पर उन्होंने जो दिखाया है, सुबह का समय, प्रातः काल का समय से लेकर के अंतिम समय तक, कंक्लूड करें। अगर जयराम रमेश जी को हम सब लोग आदर्श मानते हैं, थैंक यू। कि कर्म के प्रति अगर कोई व्यक्तित्व अगर दिखता है तो वो जयराम रमेश जी। ऐसे हमारे सभी विपक्ष के हो और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए गठबंधन के सभी सांसदों के प्रति मैं स्नेह व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। शुक्रिया, थैंक यू। श्री रामचंद्र जांगरा जी। धन्यवाद मान्यवर। आज के इस विदाई की चर्चा में भाग लेने का आपने अवसर प्रदान किया। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं
मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह का, उस समय के मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे इस महान सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर दिया। मान्यवर, इन 6 सालों में एक अभूतपूर्व ऐसा अनुभव हुआ है, बहुत कुछ सीखने में हम कामयाब हुए हैं, बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। और मान्यवर, भारतीय सभ्यता में जैसे कहते हैं कि शब्द एक ब्रह्म है, एक बार जो शब्द बोल दिया गया उसकी शक्ति कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन शब्द में कितनी शक्ति है इसका वास्तविक अनुभव हमें इस सदन से हुआ है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोनों सदनों में, हमारा जो प्राचीन ऐतिहासिक संविधान सदन जो आज है उसमें भी और यहाँ पर भी दोनों जगह बोलने का मौका मिला है। मान्यवर, मैं अपने सभी माननीय साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ और एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। मैं सदन के अंदर गायत्री महामंत्र के ऊपर चर्चा कर रहा था, उसकी महिमा का व्याख्यान कर रहा था, तब मुझे पता चला कि इस सदन की कितनी बड़ी ताकत है। ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, उन्होंने मेरे भाषण को अपने पेज के ऊपर डाल दिया। बाबा रामदेव जी, पतंजलि परिवार ने मेरे भाषण को अपने पेज के ऊपर डाल दिया। आर्य समाज ने मेरे भाषण को अपने पेज के ऊपर डाल दिया और मैं दुनिया के करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। ये सदन की ताकत थी, ये मेरी ताकत नहीं थी, ये सदन की ताकत थी। और मुझे उसका एक बहुत बड़ा इनाम मिला। आर्य समाज का न्यूयॉर्क में सम्मेलन था, मुझे वहां पर आमंत्रित किया गया। मैं न्यूयॉर्क में आर्य समाज के सम्मेलन में शामिल होने के लिए गया। विश्व हिंदी परिषद का वियतनाम में सम्मेलन था, वहां भी मुझे निमंत्रित किया। वहां पर भी मैं वियतनाम में भी उसमें सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया। मेरा सौभाग्य रहा, माननीय अमित भाई शाह, उनकी विशेष कृपा रही, जो हिंदी राजभाषा समिति के चेयरमैन होते हैं गृह मंत्री जी। जैसे ही मैं राजभाषा समिति के अंदर मेरा चुनाव हुआ, मुझे फर्स्ट कमेटी का, प्रथम उप समिति का संयोजक बना दिया गया। मान्यवर, 21 मंत्रालयों में प्रथम उप समिति हिंदी के अनुपालन की जांच करती है पूरे देश के अंदर। और मेरा सौभाग्य रहा कि इस समिति के कार्यक्रम के संबंध में पूरे देश में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। पूरे देश की एक एक प्रांत की अपनी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनका पहनावा, उनकी बोलचाल, हर चीज से वाकिफ होने का मौका मिला। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मान्यवर, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, इस महान सदन के माध्यम से हम जीवन में कितने लोगों का उपकार कर सकते हैं, और गरीब आदमी कभी किसी उपकार को रखता नहीं है। ये मेरा निजी अनुभव एक छोटा सा मैं साझा कर रहा हूं। एक ऐसा समाज है भारत देश के अंदर जो आज भी बहुत ही पिछड़ी अवस्था में है, घुमंतु अवस्था में है, उसकी कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। मैंने गाड़ियां लोहारों के सदन के अंदर आवाज उठाई, और मान्यवर 100 गाड़ियां लोहार मेरे फ्लैट के ऊपर है, मेरा धन्यवाद करने के लिए आए। मैंने उनमें से 5 आदमियों को सिलेक्ट करके उनको सदन दिखाया, और वो इतने अभिभूत थे कि हमें सदन तक जाने का मौका कब मिल सकता था, कब देखने का मौका मिल सकता था। और मान्यवर, गरीब आदमी किसी का कभी रखता नहीं है। मैं अनुभव बताता हूं, जिस समय दिल्ली का चुनाव आया, मुझे और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के आज हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, हम दोनों को अपने बैलगड्ढे के ऊपर बिठा के वो 10 किलोमीटर तक दिल्ली के अंदर उन्होंने जुलूस निकाला, और 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया उन्होंने। यानी गरीब आदमी किसी भी एहसान का बदला चुकाता है, उसकी कोई बात करता है तो कभी भी वो कृतघ्न नहीं होता है। मेरा दूसरा अनुभव, मैंने एक बार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के ऊपर अपनी बात रखी थी कि 1857 की क्रांति के दमन के बाद वासुदेव बलवंत फड़के जी ने ट्राइब्स को इकट्ठा किया था, और ऐसे लोगों से लड़ाई लड़वाई थी जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन वासुदेव बलवंत फड़के के गिरफ्तार होने के बाद
1870 में वो गिरफ्तार हो गए थे। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया और ऐसी ट्राइब्स जो देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी उन सबको क्रिमिनल घोषित करके और उनकी प्रताड़ना शुरू कर दी गई। बहुत कुछ उन्होंने इतिहास में झेला, लेकिन मान्यवर आज़ादी के बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिली। और मैंने जब ये बताया सदन में कि वो 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी नहीं मानते हैं, जिस समय 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को खत्म करके हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट लेके आए, उस दिन को तमाम हिंदुस्तान की ट्राइब्स अपने आप को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भी वो प्रथा है। और जैसे ही मैंने ये बात रखी, अमेरिका तक के सांसी समाज के लोगों के मेरे पास फोन आए कि किसी ने तो हमारी व्यथा को सदन के अंदर रखा है। और मान्यवर करनाल के अंदर कम से कम 5000 ट्राइब्स के लोगों ने 31 अगस्त को बुला के मुझे मेरा अभिनंदन किया। तो मैं मानता हूं, मेरा अनुभव हुआ कि गरीब आदमी कभी किसी का रखता नहीं है, उसको चुकाता है, बशर्ते कि उसकी को बात करे। ये सदन में बहुत कुछ मौका देता है, बहुत कुछ हमें अवसर मिलते हैं जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ अपना भी एक्सपोजर बता सकते हैं, अपने विचार को भी बता सकते हैं और बहुत लोगों का कल्याण भी कर सकते हैं। और मैं, जैसा दीपक जी बोल रहे थे, अपना सौभाग्य मानता हूं कि देश में बहुत कुछ ऐसे परिवर्तन हुए इस कालखंड के अंदर। विशेष तौर पर धारा 370 का मैं उल्लेख करूंगा, जिसके बदलाव के साक्षी हम लोगों को होने का मौका मिला है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और मान्यवर, मैं तमाम अपने सदन के साथी कई बार सोचता हूं, यहां पर आके देखते हैं, जैसे शक्ति सिंह गोयल तो बैठे हैं कि बड़े सख्त लगते हैं जब बोलते हैं, डेरेक ओब्रायन नहीं है, बोलते हैं तो बड़े हार्श लगते हैं, संजय सिंह नहीं बैठे हैं, बोलते हैं तो बड़े कठोर लगते हैं, लेकिन जब बाहर उनसे मिलते हैं तो इतना उनका कोमल स्वभाव है, इतना डेलिकेट है, क्या मैं सोचते इतने संवेदनशील ये व्यक्ति हैं, बाहर जाके कुछ और ही मिलता है। और मैं पुनः इस बात को कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से मेरी प्रधानमंत्री जी तक और सदन के जो हमारे सभापति जी हैं, अपने उपराष्ट्रपति महोदय तक एक बात चली जाए कि हम रिटायरमेंट के बाद जब सदन में आएँ तो यहाँ पर एक ऐसा सेंट्रल हॉल मिल जाए ताकि अपने साथियों से सबसे वहाँ पर मुलाकात हो जाए, तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो बड़े अनुभव फिर भी मिलते रहेंगे। मैं पुनः इस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए कि इस महान सदन का एक साक्षी बहुत से बदलाव का होने का हमें मौका दिया और बहुत से मुद्दों को रखने का मौका मिला, गरीब आदमियों की बात रखने का मौका मिला और जो कुछ भी इस सदन के अंदर अनुभव मिला वो एक अभूतपूर्व स्मृतियाँ इस हृदय के अंदर ताजीवन रहेंगी। वो साथियों से सदा, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, स्वाति मालीवाल जी कितना बोलती हैं, तो सबका मैं प्रेज करता हूँ। अपने अयोध्या जी भी और जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, और शायरी मिलती है अठावले जी की, एक विशेष अनुभव होता है। तो सभी का नाम ना लेते हुए सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और जयराम रमेश जी की पेशेंस का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। श्रीमान रामदास अठावले जी। अध्यक्ष महोदय, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन है। आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं। नहीं, मेरे पार्टी के बोल चुके हैं, बोल चुके हैं। पार्टी बोल नहीं, मैं पार्टी की नॉट एज ए रिटायरिंग एमपी। तो अध्यक्ष महोदय, आज का दिन हमारे लिए खुशी का भी दिन है, लेकिन हमें दुख इस बात का भी है कि कुछ साथी हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो जो मेंबर हो रहे रिटायर, वो आज भी नहीं है टायर। मैं तो शायर, मैं जल्दी नहीं हो जाऊंगा रिटायर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बोला कि अटौले जी होते हैं सदाबहार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे बारे में बोला कि अटौले जी होते हमेशा सदाबहार, क्योंकि मैं करता हूँ कांग्रेस पर प्रहार। मैंने छोड़ दिया है नॉनवेज आहार।
मैंने छोड़ दिया है नॉनवेज आहार, इसलिए मैं करता हूँ बहुत अच्छा प्रहार। मैंने तो बोला था मैं वापस आऊंगा, मैंने तो बोला था मैं वापस आऊंगा और नरेंद्र मोदी जी के विकास का गीत गाऊंगा। मैं गांव-गांव में जाऊंगा, मैं गांव-गांव में जाऊंगा और फिर चौथी बार मैं इसी सभागृह में आऊंगा। कुछ लोग बोल रहे थे अठौली जी गया, कुछ लोग बोल रहे थे अठौली जी गया, लेकिन मोदी जी के आशीर्वाद से मैं फिर आया। मेरे ऊपर तो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की छाया, मेरे ऊपर तो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की छाया और देश के असंख्य लोगों की है मेरे ऊपर माया। तो ये सभागृह जो है सभागृह उच्च सभागृह है और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है संविधान के मुताबिक ये सभागृह चलता है। उधर से बहुत बार हंगामा भी होता है, लेकिन हंगामा थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हंगामा होगा तो फिर काम में बिगड़ जाता है। या चर्चा होनी चाहिए। अनेक लोगों ने मतलब हमारे खड़गे साहब तो हमारे अच्छे मित्र है, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, उनको यहाँ अपोजिशन लीडर तो बनाया है, लेकिन कर्नाटक में जब मौका आया था तब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। खड़गे साहब बोल रहे थे कि भाई मैं ज़्यादा मोदी साहब की कविता सुनाता हूँ। मोदी साहब की कविता इसलिए सुनाता हूँ कि मोदी साहब जी बहुत ही नेक आदमी है, बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, वो देश के विकास के लिए काम करते हैं। आप लोगों ने भी काम किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम किया है, बाकी ज़्यादा काम हम लोग कर रहे हैं। आपने भी काम को कुछ नहीं किया ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, लेकिन आज कांग्रेस के दिन खत्म हो चुके हैं, आज दिन हमारे आ गए हैं, इंडिया के दिन आ गए हैं। तो ठीक बात है, मैं कोई राजनीति नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो मेंबर हमारे अनेक मेंबर ने यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी है। उन्होंने अपने क्षेत्र की अपने राज्य की समस्या अपने सामने रखी है और आज कुछ लोग रिटायर होकर जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रिटायर दोबारा आ रहे हैं। जिस पार्टी के राज्य में ताकत है उनके एमएलए वो लोग इधर आ रहे हैं, जिनके एमएलए नहीं वो जा रहे हैं। तो इसी तरह मतलब अच्छी बात है कि मुझे मौका मिला है, मुझे तीसरी बार राज्यसभा में आने का मौका मिला है। मैं 3 बार लोकसभा में भी था। हमारे किरण रिजिजू जी हमारे साथ हमेशा रहे हैं। जयशंकर साहब तो अधिकारी थे, लेकिन आज उनको मंत्री बनने का मौका मिला है। और मुझे भी आपके टाइम पर मुझे मंत्री नहीं बनाया, आपके टाइम पर मुझे मंत्री नहीं बनाया, इसीलिए मैं इधर आ गया। तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसलिए आज मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जिन मेंबरों ने यहाँ देश की बात यहाँ बताई है, समस्या बताई, गरीब है, झुग्गी झोपड़ी के लोग है, व्यापारी है, डेवलपमेंट के विषय है, अनेक विषयों पर उन्होंने अपनी भूमिका रखी है। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ दोबारा रिटर्न आए हैं वो हमारे साथ रहेंगे, खड़गे साहब हमारे साथ रहेंगे, मैं भी यहाँ रहूँगा, अनेक लोग यहाँ रिटर्न आ गए हैं। तो वो हम सब लोग मिलकर हम देश की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर आगे चलेंगे। और आप लोगों का भी हमको सहयोग आवश्यक है, हमारा सहयोग आपको मिलता रहेगा और हम देश को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। इकोनॉमी 3 नंबर पर जाएगी, 2 नंबर पर जाएगी, एक दिन 1 नंबर पर आएगी। तो ऐसा काम हम लोगों को करना है। यही बात मैं करते हुए सभी मेंबर का मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत। श्रीमती रमीला बेन बेचारबाई बारा। धन्यवाद। आज मैं ऐसे सब्जेक्ट पे बोलने जा रही हूँ, उसमें मेरा भी समावेश है। माननीय उपसभापति जी, सबसे पहले मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब, हमारा आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब, हमारे गुजरात के उस वक्त के पार्टी के अध्यक्ष माननीय CR पाटिल साहब, स्वर्गस्थ मुख्यमंत्री माननीय विजयभाई रूपाणी साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय
तत्कालीन नड्डा जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। माननीय उपसभापति जी, मैं तो ऐसे गांव से, ऐसे परिवार से आई हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सिर्फ किताबों में पढ़ा था लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन उस राज्यसभा तक मैं पहुंचूंगी वो तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था। लेकिन आज पुनः हमारे नरेंद्र भाई का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जब नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मैं एक अधिकारी के रूप में, नायब सचिव के रूप में सचिवालय में काम कर रही थी। मेरे पिताजी उनके साथ एमएलए के रूप से काम कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र भाई की इच्छा थी, हमारा एरिया राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे पड़ता है, अनडेवलप है। उनकी सोच और इच्छा थी, वो बिछड़े लोगों को बहुत चिंता करते हैं कि यदि कोई पढ़ा लिखा कोई लड़का लड़की हमें मिल जाए, हमारा मीडिएटर बने तो उस एरिया का कायापलट हम कर सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने बोला आपको हमारी टीम में काम करना है। मैं अपनी कृपा से एमएलए भी रही। एमएलए में हार जाने के बाद भी उनकी कृपा से मैं संगठन में काम करती रही, मीडिएटर पार्टी की बन के उनके जो हमारा एरिया बिल्कुल अनडेवलप है उसमें काम करती रही। लेकिन आज मैं यहाँ हूँ उनकी कृपा से। माननीय उपसभापति जी, यहाँ आने के बाद हम जब यहाँ आए तब कोरोना काल चल रहा था, बिल्कुल कोरोना। मैं एक घटना भी कहना चाहती हूँ। हम गुजरात में से 4 सभ्य आए, एक हमारा शक्ति सिंह भाईपन थे, राम भाई भी थे, नरहरी अमीन साहब। राम भाई बाद में आए, लेकिन अभय भारद्वाज करके राजकोट के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने शपथ लिया, ओनली शपथ लिया। लेकिन बाद में उनको कोरोना हुआ और वो ये सदन तक पहुंच ना सके। आज भी हमें दुख है, ये डर है कोरोना कैसे कैसे लोगों का लेके चला गया। बाद में राम भाई आए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस कार्यकाल में हम ऑल सदन में बैठे, यहाँ आए और मुझे जो जो ड्यूटी मिली, मैं आज गौरव से कह सकती हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। सारे हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ मिलने का मौका मिला, उनके साथ बैठना उठना, कई बातें सीखना मिला। और मैं ये भी कहूँगी कि मैं कोविड में हमारे हेडमास्टर जी, मैं उनको हेडमास्टर जी कहती हूँ, वाजपेयी जी, वो बड़े भाई हैं हमारे, और हमारा किरण रिज्जू जी, माननीय मेघवाल जी, एल मुरुगन जी, उन लोगों को भी हमें बहुत साथ दिया। और साथ साथ मुझे जो ड्यूटी, मैं गुजरात फूड कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन भी की जिम्मेदारी भी निभा रही हूँ, वो जिम्मेदारी भी अच्छी तरह से। लेकिन मैं आज कहती हूँ कि मैं एक भी दिन एब्सेंट नहीं रही हूँ और मैं कभी यहाँ लेट भी नहीं आई। और ये जगह मैक्सिमम मैं यहाँ बैठी हूँ, यानी और जो कमेटियों का काम मुझे सौंपा गया वो काम भी मैंने खूबी से निभाया है। उतना ही नहीं, यहाँ बहुत सीखने, कई बिल आए, कई सब्जेक्ट आए, सामने इधर से अगल बगल से जो लोगों ने जो सब्जेक्ट जो विचार दिया, उनसे भी हमें बहुत बहुत सीखने मिला। और आज मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लेती, लेकिन माननीय उपसभापति, विदाई होती है, चाहे किसी भी तरह की विदाई होती है। तो आज हम ये सब हैं, कल हम साथ में होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये यहाँ का जो संस्मरण है, सभी साथियों के साथ बिताए हुए पल हैं, यहाँ बैठने की जो हमारी मनसा पूरी हुई है, ये सब बातें हम हमारे साथ में लेके जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि एक्स एमएलए होता है, एक्स एमपी होते हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी का संनिष्ठ कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं होता, तो हम कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विकसित भारत 2047 का जो विजन लेके चलते हैं,
हम कदम टू कदम मिला के इनके मिशन परिपूर्ण करने के लिए काम करेंगे। पुनः सभी भाई बहनों का, हमारा सुमेर सिंह यहीं बैठे हैं, हम सब साथ में आए थे, ये सभी हमारे जो बहनें हैं, मैं तो सबसे प्यार करती हूँ, ये हमारी सभी बहनों भाइयों, नहीं आप मेरे भी भाई हैं, सबको ये वंदन करके प्रणाम करके पुनः मिच्छामि दुक्कड़म, भूल चूक हो तो क्षमा करके मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। Thank you. Shriman George Kurian ji, not present. Dr. Sumer Singh Solanki ji. इनका तो भूत बोल रहा है जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, नर्मदे हर। माननीय उपसभापति महोदय, आज मैं इस महान सदन में विधायी कार्यक्रम में चर्चा में भाग लेने के लिए उपस्थित हुआ हूं, खड़ा हुआ हूं। और माननीय उपसभापति महोदय, इस गरिमामय सदन में मैं 2020 में आया था, और 2020 में जब आया था तो पूरे देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा था, कोविड था। लेकिन 6 वर्ष का समय 21 जून 2026 को पूर्ण होगा माननीय उपसभापति महोदय, और अगर 6 साल बीत जाए और ऐसा लगे कि हम कल ही इस सदन में आए हैं, तो ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन समय, कितना यादगार समय इस सदन के सभी साथियों के साथ बीता है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के आदिवासी क्षेत्र का रहने वाला किसान का बेटा हूं, बकरी चराने वाला बेटा हूं। शिक्षक बनने के बाद महाविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में मैंने काम किया, लेकिन राज्यसभा जैसे महान सदन के बारे में सिर्फ हम किताबों में पढ़ते थे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी राज्यसभा का सदस्य होकर मेरे देश के 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों की आवाज बनकर उनकी बात को सदन के माध्यम से समाधान तक पहुंचाने का काम करूंगा। माननीय सभापति महोदय, एक किसान का बेटा जब राज्यसभा का सांसद बनता है, एक आदिवासी का बेटा जब राज्यसभा का सांसद बनता है, तो ये सिर्फ डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी का सम्मान नहीं है, ये मेरे देश के पूरे 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों का सम्मान किया है। तो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में आया इसलिए मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कभी हम टेलीविजन में, टीवी में देखा करते थे, गांव में थे तब शिक्षक के रूप में काम करता था, लेकिन आज मुझे गर्व भी है और मेरा सौभाग्य भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और साथ ही पूरे केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम सबको यहां पर काम करने का अवसर मिला। माननीय उपसभापति जी, मैं देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे माता पिता और मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों की तरफ से भी अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सदन के नेता माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भी मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज भारत सरकार में कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, जब सदन में काम करने का अवसर मिला तो हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में भी हमें काम करने का अवसर मिला। हमारे वरिष्ठ मंत्रियों के मार्गदर्शन में हम सबको काम करने का अवसर मिला। और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, उनका भी मुझे मार्गदर्शन सदैव प्राप्त हुआ। मैं मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का और वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। माननीय उपसभापति महोदय, अखबारों के फ्रंट पेज पर छपता है कि राजा के साथ में बकरी चराने वाले किसान का बेटा भी राज्यसभा के उच्च सदन में पहुंचा है।
तब मुझे गर्व होता है माननीय सभापति महोदय कि देश के लोकतंत्र में राजा के साथ अगर किसान का बेटा, मजदूर का बेटा सदन में आ सकता है तो यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव हो सकता है। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम लगातार काम कर रहे हैं और एक बार मैं अपने माता पिता के साथ देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए पहुंचा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे पिताजी ग्रामीण वेश में आए। उन्होंने भी कहा कि मैं पहली बार आज मिलूंगा। अपनी गांव की भाषा में मुझे बोला कि बेटा आज मैं पहली बार मैं प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा। जब वो मिले तो हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि केम छो अमर सिंह भाई, खेतीबाड़ी का काम कैसे चल रहा है, ये बात आज भी मेरे दिल में घर कर गई। और माननीय उपसभापति महोदय, मेरे पिताजी आज तक इस बात को भूल नहीं पाए। मेरी माताजी जब आई तो मेरी माताजी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट की। उन्होंने कहा कि हम बस से बड़वानी से निकले, यहाँ ट्रेन से आए, लेकिन रेल पहली बार देखी हूं। मेरे क्षेत्र में आप रेल दे देना। तो हमारी सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निमाड़ को 18,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ एक रेल मार्ग भी दिया। माननीय सभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी से एक चीज और सीखने को मिलती है कि छोटी छोटी बातों को बड़ी गंभीरता से, छोटी छोटी बातों को बड़ी गंभीरता के साथ सीखने का अवसर अगर कहीं मिला तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला। मैं केंद्रीय नेतृत्व के सभी वरिष्ठ नेताओं का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, मैं स्वयं ग्रामीण परिवेश में पला हूं, ग्रामीण परिवेश में रहा हूं। सदन के अंदर मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों की आवाज बनने का मौका मिला और मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों के जितने मुद्दे, जितने विषय, जितने प्रश्न, जितने विधेयक इस सदन के अंदर आए, इस महान सदन के अंदर आए, उस सब में मैंने भाग लिया और अपनी तरफ से जितने विचार व्यक्त करना थे, जो बातें रखना थी, वो मैंने रखी। और ये बात भी, ये अवसर भी, ये सौभाग्य भी अगर मिला तो इस महान सदन के अंदर आकर मिला। माननीय उपसभापति महोदय, अभी माननीय जांगड़ा साहब बोल रहे थे, इस महान सदन के इस माइक की ताकत, इस महान सदन के इस माइक की ताकत का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि जब हम यहां बोलते हैं लेकिन इसकी आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारका से डिब्रूगढ़ तक जाती है। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, मेरे जनजातीय समाज की आवाज बनने के लिए मुझे जो मौका मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों और बहनों ने दिए, 2 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों की तरफ से भी इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय उपसभापति महोदय, मैं समाज के लिए सदैव काम करते रहूंगा। मेरा कार्यकाल 21 जून 2026 को खत्म होगा, लेकिन मेरी आयु और मेरी उम्र के हिसाब से मैं कभी नहीं रुकूंगा। मैं समाज जीवन के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में समाज जीवन में सक्रिय रहकर मां भारती की सेवा में सदैव लगा रहूंगा और सदैव लगते हुए ये काम करूंगा। मैं इस महान सदन के माध्यम से देश के भाइयों और बहनों को और आपसे भी, मैं आपके साथ एक विदेश यात्रा भी कराऊं। माननीय उपसभापति महोदय, स्विट्जरलैंड में जीवन में पहली बार गया और मध्य प्रदेश के निमाड़ का कोई आदिवासी बेटा भी पहली बार विदेश गया। ये सौभाग्य भी अगर मुझे प्राप्त हुआ तो इस सदन में आकर प्राप्त हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, इन महान सदन को मैं पुनः प्रणाम करता हूं। मेरे पास में एक वृत्तांत सुना के 1 मिनट में खत्म करूंगा मैं अपनी बात। माननीय जांगड़ा साहब यहां पर बैठे हुए, उन्होंने मेरा नाम भी लिया। मैं कोविड अवधि में सदन में आया, मैं आदिवासी समाज से हूं, फेटा बांध के आया, धोती पहन के आया, फुंदे वाली ड्रेस पहन के आया और जब ड्रेस पहन के आके शपथ ली पुराने वाले सदन के अंदर, तो शपथ लेने के बाद कोविड में हम सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन जब वापस सदन प्रारंभ हुआ तब आए तो मैंने सदन के दौरान कहा कि जांगड़ा साहब मैं पगड़ी बांध के अपना भाषण देने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने कहा अपने साथ एक आदिवासी आया था, शपथ लेके गया था, कोविड में शायद बेचारा वो चले गया ऊपर, दोबारा दिख नहीं रहा। तो मैंने जांगड़ा साहब को कहा कि मैं वही हूं जो आज भी इस सदन में आपके सामने बोल रहा हूं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं पुनः सबका, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का अभिनंदन करता हूं और इस महान सदन को पुनः प्रणाम करता हूं। और मैं
चारों तरफ खुशहाली होगी, मुस्कानों से भरा पल होगा, दीप जलेंगे आशाओं के, आज से भी सुंदर कल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, नर्मदे हर, वंदे मातरम। Thank you, Shriman Maharaja Sanajoba Leshambaji. Will speak in Manipuri. Sir, I will speak in English. Okay, as your choice. Honorable Chairman, Dr. C.P. Radhakrishnan ji, Deputy Chairman Sri Harivanshi ji, Leader of the House Sri Nada ji, Leader of the Opposition Sri Kharge ji, floor leaders, panel of Vice Chairperson and all honorable members of this upper house, thank you, sir, for giving me this opportunity to express my farewell speech to you all. First of all, sir, I would like to express my heartfelt gratitude to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji, and my party BJP for reposing faith in me to nominate me as a Rajya Sabha candidate from Manipur for the term June 2020 to June 2026. Sir, my election was held during the height of COVID-19 pandemic on 19 June 2020, and oath taking took place at the old Parliament House, now Samvidhan Sadhan, on 22nd July 2020 before the then Chairman of Rajya Sabha and the Vice President of India, Sri Venkaiah Naidu ji. Sir, the first session I attended was 253rd session of Rajya Sabha, and this current session, 270th, will be my last session. I think we, the retiring MPs, are very lucky because we have the experience of sharing ideas and accompanying with three Vice Presidents of India as Chairman of this House, namely Sri Venkaiah Naidu ji, Sri Jagdeep Dhankar ji, and Sri Dr. C.P. Radhakrishnan ji. Sir, we are also very fortunate to be member of this House because we got the chance of working in both the Parliament building. Again, we are also members of the Electoral College for the election of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, and also got the chance to vote in two successive Vice President's election of Sri Dhankar ji and Sri Dr. C.P. Radhakrishnan ji. Sir, I consider myself a very lucky person, for I have the good fortune of meeting and working together with such personalities like Sri Narendra Modi ji, Amit Shah ji, and many more leaders who shape the future of this nation, leading to Viksit Bharat 2047. During my tenure, sir, I have raised many issues for my state as well as for the nation through special mention, 0 hours, question hours, and participated in the parliamentary discussion on various bills and motion of thanks to Honorable President's address, etc. Sir, the experience I gained during my term as a member of this House will be extremely beneficial for my future life. I will always cherish the memories of the Parliament in action and democracy in practice throughout my life. Lastly, I am very grateful to all my colleagues and honorable ministers for their help and support and love, care and affection I received from Secretary General and all the staff members. Securities will always be remembered. Sir, with these few words, I conclude my farewell speech. Once again, thank you, sir. Thank you. Dr. Vanvay Roy Khaluki ji, not present. Shriman Rajendra Gehlot ji. माननीय उप सभापति जी, आज के इस अवसर पर जो राज्यसभा का अपना कार्यकाल पूरा कर रहा हूँ, उस समय मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश के नेतृत्व के प्रति मैं
आभार प्रकट करता हूँ कि मैं 1973 से राजनीति मैंने प्रारंभ की, एक पार्षद के रूप में, नगर पालिका और नगर सेवक के रूप में। उसके बाद इमरजेंसी के अंदर 19 महीने में मिसा के अंदर जेल में रहा। उसके बाद मैं 2 बार विधायक रहा, राज्य का मंत्री रहा। उस पर लगातार संगठन का काम करता रहा। उसके बाद मुझे राज्यसभा के लिए जो अवसर मिला और उस अवसर में मैंने यह अनुभव किया कि आज़ादी के बाद हमारे देश में 3 काल आए, आज़ादी से आपातकाल तक और आपातकाल के बाद अब अमृतकाल। तीनों में काल में देश और परिस्थिति जिस तरह देश में बनी, उसे मैं कह सकता हूँ कि अमृतकाल के समय देश के अंदर नया स्वाभिमान, नया आत्मविश्वास और देश को विकसित भारत के संकल्प के साथ हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु जब मैं 3 सदनों का अनुभव देखता हूँ तो कभी कभी कुछ निराशा भी होती है कि बहुत अच्छे प्रस्ताव आते हैं, अच्छे बिल आते हैं, उन बिलों पे चर्चा अच्छे गंभीरता के साथ होती है, परंतु कभी भी विपक्ष उनका अध्ययन नहीं करते हुए भी उनके विषय में अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं। जब देश के दृष्टिकोण से सोचें, जनता के दृष्टिकोण से देखें, जन कल्याणकारी योजना में कितना लाभ होने वाला है, आगे बढ़कर हम देश को क्या दिशा दे सकते हैं, इस विषय पर गंभीरता से कभी भी विचार नहीं होता है। तो कभी हमें मन में ऐसा आता है कि जब नगर पालिका में थे तो हल्ला गुल्ला सुनते थे और राज्यसभा में भी हल्ला गुल्ला सुनते हैं। लोकतंत्र में सहमति और असहमति होती है, सहमति और असहमति के बीच में चर्चा हो के उसके एक निर्णय तक हम पहुँचते हैं, उससे देश का विकास होता है। इसलिए इस अवसर पर मैं हमने जो आज हमारे साथी जो इससे कार्यकाल समाप्त कर रहे हैं, ये कार्यकाल हम विदाई नहीं ले रहे हैं। विदाई तो जब लेंगे जब जीवन में जब कोई लक्ष्य नहीं है, जब जीवन में हमने एक लक्ष्य तय किया है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चाह रहे न रहे, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से वर। ये विदा तो नहीं है, पर कार्यकाल समाप्ति के अवसर पर हमारे जो साथी यहाँ हैं वो हम आज हमारे से हम मिलेंगे कभी कभी, उन सबको मैं अपनी उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय श्री राजेंद्र गहलोत जी। माननीय श्री रवनीत सिंह जी नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री नवाम रेबिया जी नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री इरन कडाडी जी नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री नारायण कुरगप्पा जी नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री के वेलेंग लुवना जी नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी, संसदीय मंत्री। आदरणीय उप सभापति महोदय, आज प्रधानमंत्री जी ने सरकार की तरफ से और अपने मन के बात भी इस विषय में कह चुका हूँ। चेयरमैन की ओर से प्रधानमंत्री जी फिर नेता प्रतिपक्ष सबने अपना बात रख चुके हैं। नेता सदन परिवार में एक सदस्य का निधन की वजह से आज यहाँ मौजूद नहीं हो पाया। तो आज सुबह का जो फोटोग्राफी हुआ है और शाम को जो विदाई समारोह, कल्चरल इवनिंग और जो मेमेंटोस भेंट करना है हमारा रिटायरिंग एमपीज को, उसके लिए भी खेद व्यक्त किया है क्योंकि वो यहाँ सदन में मौजूद नहीं हो पाया और आज दिल्ली में नहीं है। फिर भी उनके बिहाफ से और संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मेरा भी काफ़ी हमारे सदस्यों के साथ में अच्छा वार्ता रहा है। जो रिटायर होने वाले हैं और जो यहाँ कंटिन्यू रहने वाले हैं, सबके साथ हमारा अच्छा संबंध रहा है।
आज लगभग सब लोग ने अपना बात रखे हैं। टोटल 59 मेंबर्स रिटायरमेंट होने हैं, उसमें 36 एमपीज अप्रैल महीने में रिटायरमेंट होंगे और 22 एमपीज जून में और 1 एमपी जुलाई में रिटायरमेंट होंगे और एक सदस्य 16 तारीख को रिटायरमेंट हो गई और 9 लोग फिर से चुन के आने का मुझे खबर मिला है। और आज सबने अपना बात रखते समय काफ़ी इमोशनली और बहुत दिल के बातों को भी रखा है। मैं तो सिर्फ शुभेच्छा देने के लिए खड़ा हूँ, अलग से मुझे बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक लाइन मैं कह करके 2 बातें मैं कहूँगा। फिर शाम को हम लोग मिलना है कल्चर प्रोग्राम में। मैं जो विदाई करने का जो मेरा तरीका है वो यही है जो मैं शब्दों में कहना चाहता हूँ। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया, बस एक लकीर खींच गया दरमिया में, पर दीवार रास्ते में बनाकर नहीं गया। इसका मतलब हम लोगों के बीच में कोई दीवार नहीं है, हम मिलते रहेंगे एक दूसरे से। जीवन में हम लोग को अलग अलग तरीके से काम करते समय कहीं न कहीं एक साथ काम करने का मौका तो मिलेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कई सालों से मैं मंत्री के रूप में और सदस्य के रूप में भी लोकसभा में और यहाँ भी आपके बीच में काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज भी हमने देखा है कई एमपीज अपना कहने का अंदाज अलग अलग है, अपने स्टाइल से अपने तरीके से बात रखते हैं। गर्मा गर्म बहस भी होता है, एक दूसरे से हम लोग सहमत भी नहीं होते हैं, खास करके पक्ष और विपक्ष में तो लगभग सहमत नहीं होते हैं। कभी कभी किसी मुद्दे पर सहमत होते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तो हम अलग मत के रहते हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट होते हैं तो लगभग एक ही मत होते हैं। और कहने के लिए तो हमेशा ये हम सब मानते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद याद भी बहुत आता है, बिछड़ जाने के बाद एक दूसरे का याद ज़्यादा आता है। सामने में तो नोक झोंक होते रहते हैं। तो इसलिए जो रिटायरमेंट होने के बाद भी कुछ एमपीज ने एक्स एमपीज के बारे में कहा, या जो रिटायर होने के बाद एक्स एमपी हो जाएंगे, तो एक्स एमपी होने के बाद जब पार्लियामेंट में फिर आएंगे या कुछ काम के लिए अपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम, अपने पेंशन का विषय हो सकता है या कोई सुविधा का या हेल्थ सर्विस का, तो हम इतना तो हम आश्वासन देना चाहते हैं कि सरकार की ओर से पार्लियामेंट का जो सेक्रेटरीट है तालमेल करके हम व्यवस्था करेंगे कि एक्स एमपीज को कठिनाई का सामना करना ना पड़े, इसका व्यवस्था हम जरूर करेंगे। इस सदन में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है ये तो सदन गवाह है, लेकिन जज तो जनता है, तो कहता है कि दिस हाउस इज विटनेस टू योर परफॉर्मेंस इन द हाउस, बट द जज इज ऑलवेज द पीपल। So that is the spirit of democracy in which we function. We come here with the will and wish of the people of this country. जब मैं भी काफ़ी युवा अवस्था में मेंबर बने तो हम लोग सुबह सुबह दौड़ते थे नोटिस देने के लिए और अपना भाषण का कॉपी पढ़ने के लिए। तो देखते देखते इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। आज कुछ मेंबर ने इसका जिक्र भी किया कि आजकल तो भाषण देते ही कुछ चंद बात आपका स्पीच जो है टेलीविजन में आ जाते हैं, सोशल मीडिया में आ जाते हैं। ऐसा दौर हमारे आंखों का सामने में हमने देखा है। पहले तो हमारा स्पीच को कॉपी 2 दिन बाद मिलते थे और तभी हम जाकर के हमने क्या कहा था देखने को मिलते थे। तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। तो आज हमारा ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन का रोल को भी मैंने निभाया है, क्योंकि रिटायरमेंट का जो सारा मीटिंग व्यवस्था उसका कन्वेनर होते हैं ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन ऑफ द हाउस।
क्योंकि डेप्यूटी चेयरमैन खुद रिटायर हो रहे हैं तो वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आए। फिर मैंने अपने सदस्यों के साथ बातचीत करके ये जो इंटायर रिटायरमेंट जो हो रहा है उसका प्रोसेस का मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो तो सर आपका था। नहीं आपका। आपने आज बहुत अच्छा से अपने जो फेयरवेल स्पीच है उसमें बहुत अच्छी तरह से आपने वर्णन किया व्यापक रूप से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बाद, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के बाद आपका सुन करके बहुत अच्छा लगा। और आपका कुछ बातें तो ऐसा है, मैं अभी वर्णन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने याद किया हुआ है। आपने बहुत अच्छा सजेशन भी देखी गया हुआ है। कभी कभी कई एक्सपीरियंस लोग यहाँ होते हैं, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। और सबको, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा, हर स्टेप पे हम लोग सीखता है। तो मैं कई उदाहरण है, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अर्ली 50s में जब हाउस में गर्मा गर्म बहस हो रहे थे तो लोकसभा राज्यसभा का हम लोग ने कुछ, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बनने के बाद कोशिश किया कि शुरुआत कैसे हुई। कभी कभी बहुत सालों तक तो अनदेखा कर देता है, कोई छोटा सा चीज होगा तो एक वंदे मातरम का चर्चा आए पिछले जो हमारा विंटर सेशन में। तो मुझे अपने सेक्रेटरीट के लोग, मेरे मंत्रालय के लोग आके बोले कि सर एक नोटिस राज्यसभा में एक बुलेटिन जारी किया है। तो बुलेटिन में क्या कहा गया है? तो बोला कि वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, ऐसा बुलेटिन जारी किया। तो मैंने सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी जी को फोन किया कि ऐसा कैसे हो गया कि राज्यसभा में वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह से बैकग्राउंड बताया कि कभी भी यहाँ जारी नहीं हुआ, वंदे मातरम नहीं बोल सकते। लेकिन एक उदाहरण था कि उस समय जब बहस चल रहे थे पार्लियामेंट में, तो एक मेंबर स्पीच दे रहे थे, तो स्पीच के दौरान बाकी लोग नारा लगा रहे थे। तो चेयर से कहा गया कि नारा मत लगाओ, ये मेंबर बोल रहे हैं। तो वो बार बार नारा लगा रहे हैं, बार बार मना कर रहा है, मान नहीं रहा है। तो बाद में उन्होंने कहा ठीक है मैं नारा नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं वंदे मातरम बोलते रहूंगा। तो चेयर ने कहा कि भाषण के समय वंदे मातरम भी नहीं बोलना है, उस संदर्भ में कहा था। बाद में उसको इंटरप्रिटेशन हुआ कि हाउस में वंदे मातरम नहीं बोलना है। तो कभी कभी बहुत लंबा समय तक बात छूट जाता है और करेक्शन नहीं होता है। तो फिर हम लोगों ने आपका सेक्रेटरीट से बातचीत करके, राज्यसभा सेक्रेटरीट से, फिर एक करेक्टिव बुलेटिन हम लोगों ने कहा कि ये दीजिए ताकि गलतफहमी ना हो कि वंदे मातरम बोल सकते हैं मगर सिर्फ भाषण के समय में नारा नहीं लगाना है, यही बात था। तो और जयराम रमेश जी के बारे में आज तो इतना तारीफ किया मैंने, जयराम रमेश जी के बारे में मेंबर ने इतना तारीफ किया मैं पहली बार देखा है। तो मैंने भी तारीफ किया, उसको बहुत बार तारीफ किया। जयराम रमेश जी सबसे पहले आने वाला और सबसे आखिरी जाने वाला में से जयराम रमेश जी है। तो मैं भी आपको तारीफ ही कर रहा हूँ। माननीय किरण जी, हाँ, कल एक बड़े वरिष्ठ मंत्री जी ने अपनी तकरीर में बहुत अच्छी तरह जयराम जी को भी याद किया और कई बार याद किया। तो जयराम रमेश जी चीफ व्हिप है कांग्रेस पार्टी के। तो हमारे कई सदस्य ने कहा कि आप भाषण दीजिए, आप टोका टोकी करते हैं या कभी कभी आप उठ के कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन आप प्रॉपर भाषण क्यों नहीं देते हैं? आप भी भाषण देना चाहिए, आप मंत्री रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन आप भाषण देते नहीं है। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि मैं तो चीफ व्हिप हूँ, मैं कैसे भाषण दे सकता हूँ, मैं दूसरा को बुलवाते हैं। तो ये भी एक उदाहरण है। तो मैं आज शाम को हम लोग खुद मिलेंगे, मैं सिर्फ शुभेच्छा देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और हमारे जो एमपी रिटायरमेंट होकर के जो जून में भी जो रिटायरमेंट होने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मली अगले सेशन मानसून सेशन जुलाई में होंगे, तो इसलिए जून में जो रिटायरमेंट होंगे उससे भी हम लोग को अभी हाउस में मुलाकात नहीं होने का संभावना है। तो इसलिए सभी जो रिटायरिंग एमपीस है, मेरा तरफ से, मेरा ऑफिस, हमारे पार्लियामेंट में जब भी आप आएंगे, आप जब भी चाहे मिल सकते हैं। हम एक बार दोस्ती हुए हैं
पार्टी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मिलते रहेंगे। हमारा फ्रेंडशिप हमेशा चलते रहना चाहिए और दुखी मन से नहीं जाना है। भारी मन हो सकते हैं, लेकिन दुखी मन से रिटायर नहीं होना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भले तेज कितना हवा का हो झोंका, भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू ये रख भरोसा, अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी। सर, 6 घंटे से ये फेयरवेल फंक्शन हो रहा है। मेरे मंत्री जी से एक सीधा और बहुत साधारण सा सवाल है कि हमने कई सांसदों को फेयरवेल फंक्शन दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्व चेयरमैन को आप फेयरवेल फंक्शन कब देंगे? धन्यवाद माननीय जयराम जी। उनका कंपल्सरी रिटायरमेंट तो करा दिया आपने, पर फेयरवेल फंक्शन क्यों नहीं करा रहे? चर्चा नहीं। माननीय सदस्यगण, I would like to thank everyone who had participated. Honorable members, I would like to thank everyone who had participated in today's farewell speeches in the House. Honorable members, may kindly note that a farewell function will be held today evening from 6:30 p.m. onwards at Honorable Vice President Enclave. I request all of you to kindly make it convenient to attend the function. Thank you. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 23rd of March 2026. एक बार मैंने जब कृषि मंत्री बना तो मैंने सोचा लाल किले की प्राचीर से जो भाषण होता 15 अगस्त का, वो नीतियों और कार्यक्रमों की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए देखो देश के किस प्रधानमंत्री ने खेती और किसान के बारे में क्या कहा। मैंने देखा 1947 में एक बार भी लाल किले की प्राचीर से नाम नहीं लिया किसान का और खेती। 1948-49 एक बार, 50 में नाम नहीं लिया, 51 में नाम नहीं लिया, 52 में नाम नहीं लिया, 53 में नाम नहीं लिया, 54 में नाम नहीं लिया, 55 में नाम नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में एक बार, चलते चलते 58 में नहीं लिया, 59 में एक बार, 60 में नहीं, 61 में नहीं, 63 में नहीं। कुल मिला के जब तक वो प्रधानमंत्री रहे उनने केवल 6 बार किसान का नाम लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने 207 बार किसान का लाल किले की प्राचीर से जिक्र किया है।
अध्यक्ष महोदय, जो दिल में होता वही तो जुबान पे आता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। केवल चिंता में किसान, लेकिन किसान कल्याण के लिए क्या किया? अब ये तो ये जाने कि इनने क्या किया था, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों को मेरी तरफ से धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। अमरिंदर सिंह राजा जी, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, नरेश चंद्र उत्तम पटेल जी, प्रतिभा मंडल जी, मुरासोली जी, दगमुल्ला प्रसाद राव जी, देवेश चंद्र ठाकुर जी, संजय उत्तम राव देशमुख जी, मोहते पाटिल धैर्यशील राज सिंह जी, धैर्यशील जी, सुदामा प्रसाद जी, राजेश वर्मा जी, जयप्रकाश जी और जी राम जी भी, दुष्यंत सिंह जी, सुधाकर सिंह जी, वाईएस अविनाश रेड्डी जी, अमरा राम जी, नवाज शेखनी के जी, चरणजीत चन्नी जी, राजकुमार चाहर जी, श्रीमती डिम्पल यादव जी, गुरमीत सिंह मित जी, चमाला किरण कुमार रेड्डी जी, राहुल सिंह लोधी जी, सेल्वाराज बी जी, किशोरी लाल जी, अनिता सुखदर्शनी जी, तंगलाउदय श्रीनिवास जी, श्रीमती संजना जाटव जी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, राजेश रंजन, पप्पू यादव जी, गनीबेन नागाजी ठाकुर, हनुमान बेनीवाल जी, उमेश भाई बाबू भाई पटेल जी, डॉक्टर इंद्र हक सुबा जी, हरेन सिंह मलिक जी, अब्दुल रशीद शेख जी, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, मोहम्मद हनीफा जी, रविंद्र बसंत राव जी और बहन हरसिमरत कौर जी, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और एक बात मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करके कहना चाहता हूं कि सदन में कम हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई और मुद्दे हैं जिन पे आप चर्चा करना चाहें, तो चाहे पक्ष के मित्र हो चाहे प्रतिपक्ष के मित्र हो, सदैव आपका स्वागत है। मैं सदैव सकारात्मक सुझावों का सदैव माननीय अध्यक्ष महोदय स्वागत करूंगा। और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूं कि अगर सुझाव ऐसे होंगे जो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम पूरी ईमानदारी से अपने देश के किसानों की सेवा में लगे हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो मैं खेती एक मिनट मंत्री जी, माननीय सदस्य, आप सबको पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर दिया बोलने का, और माननीय मंत्री जी ने गंभीरता से आपकी बात सुनी। बैठे बैठे टिप्पणी करना उचित नहीं है माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने न केवल सुना बल्कि हर एक की बात लिखी भी है, और लिखने के बाद पढ़ूंगा भी, और पढ़ने के बाद अगर हो सकता है तो कुछ उस पर कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय खेती जीता हूँ। मैं केवल कृषि मंत्री नहीं हूँ, मैं किसान हूँ और आज भी खेती करता हूँ। और बचपन में भी जब खेती ट्रैक्टर से नहीं होती थी, बैलों से होती थी, तब हल में जो पोर रहता था, हमारे यहाँ पोर कहते थे, ढुली टांग के उड़ाई करते थे, वो उड़ाई भी मैंने की है। मैं किसान के हर एक दर्द को जानता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेती किसानी मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। और मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि देश के किसानों की सेवा करने का ये सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चर्चा होती है तो आलोचना भी होती है। मैंने कल भी कहा था, आलोचनाओं का स्वागत है। ये लोकतंत्र कोई ईंट और गारे का भवन नहीं है। ये जो संसद है, लोग हमारे ईंट गारे का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। और इसलिए यहाँ जो चर्चा होती है जनहित में, उस हर चर्चा का स्वागत है, आलोचना का भी स्वागत है। लेकिन केवल आलोचना के लिए आलोचना की जाएगी क्या? केवल भाषण देने के लिए आलोचना की जाएगी क्या? आलोचना में तथ्य और तर्क नहीं होंगे क्या? केवल असत्य का सहारा लिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैंने पहले ही कहा है कि सकारात्मक आलोचनाओं का स्वागत है। मैं काम की बात कर रहे हैं तो मैं आता हूं। सबसे पहला काम अगर इस सरकार ने कोई किया तो इस विभाग का नाम जिसमें जोड़ा कृषि के साथ किसान कल्याण विभाग किया, यह हमारे अंतर मन का भाव था, यह हमारे अंतर आत्मा का भाव था। और बजट की बात अभी आ रही थी, कितना बजट, कितना प्रावधान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तुलना करके भी बताना चाहता हूं। 2013-14 में कृषि का बजट था केवल 21,933 करोड़ 50 लाख रुपया। ये 13-14 की बात बता रहा हूं। उसके पहले और जाऊंगा तो ये और बौखलाएंगे। लेकिन आज जब ये बजट प्रस्तुत किया है तो 1,30,561 करोड़ 38 लाख रुपए का ये बजट किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट में वृद्धि हुई है, ये माननीय अध्यक्ष महोदय अभूतपूर्व है। और ये तो केवल कृषि विभाग का बजट है। इसमें अगर एलाइड सेक्टर को जोड़ दिया जाए, इसमें आप पशुपालन जोड़ दीजिए, इसमें आप मछली पालन जोड़ दीजिए, इसमें आप फूड प्रोसेसिंग जोड़ दीजिए, इसमें फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर का पूरा सब्सिडी किसान के खाते में ही जाती है, उसको अगर माननीय अध्यक्ष महोदय जोड़ दिया जाए तो ये 3,32,410 करोड़ रुपया हो जाता है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी नीति कृषि की जो हमारे टारगेट है, जो लक्ष्य है, 3 प्रमुख लक्ष्य हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय। एक है देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। वर्तमान अस्थिरता और अनिश्चितता में जब पूरी दुनिया जी रही है, तब हम भोजन के लिए, खाद्यान्न के लिए दुनिया के किसी देश पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए पहला काम हमारा है देश की फूड सिक्योरिटी सुरक्षित करना, खाद्य सुरक्षा सुरक्षित करना। हमारा दूसरा काम है किसान की आजीविका को आसान बनाना, उनकी आय बढ़ाना। और तीसरे, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ पोषक आहार जनता को मिले, ये सुनिश्चित करने का काम करना। और इन तीनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमने रोड मैप बनाया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और रोड मैप का हमारा पहला अंग है उत्पादन बढ़ाना। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्पादन भी बढ़े और उत्पादकता भी बढ़े। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता है कि आज जो हमारे खाद्यान्न का और बागवानी का उत्पादन है, वो रिकॉर्ड उत्पादन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014-15 के 265 मिलियन टन की तुलना में आज 357.73 मीट्रिक टन ऐतिहासिक उत्पादन खाद्यान्न का हुआ है। बागवानी में भी हम पीछे नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बागवानी का रिकॉर्ड उत्पादन 277.35 मीट्रिक टन से बढ़ के आज 370 मीट्रिक टन हो गया है। खाद्यान्न से भी आगे माननीय अध्यक्ष महोदय, धान में, गेहूं में, मक्का में, मूंगफली में, सोयाबीन में हाई टाइम रिकॉर्ड स्थापित किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने। धान में माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है और आपको भी प्रसन्न होना चाहिए कि भारत चावल के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया है। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है, चीन हमसे पीछे हो गया है। दलहन में माननीय अध्यक्ष महोदय 33% वृद्धि हुई है उत्पादन में, तिलहन में 32% वृद्धि हुई है। और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक देश बन के उभरा है। सभी फसलों की प्रति हेक्टर उत्पादकता भी बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उत्पादकता के मामले में अगर आप देखेंगे तो ये सरकार के रिकॉर्ड को उत्पादन उत्पादकता में बताता है। आज धान की उत्पादकता जो कभी 14 और 15 में 2462 किलो थी, आज 2929 किलो हो गई है। गेहूं 3117 से बढ़ के 3595 हो गया है। मक्का 2500 से 67 से बढ़ के
3590 हो गया है। ज्वार 850 से बढ़ के 1240 हो गई है। बाजरा 1198 से बढ़ के 1523 हो गया है। छोटे अन्न भी 583 से बढ़ के 1001 हो गए। अरहर हो, उड़द हो, मूंग हो, मसूर हो, सरसों हो, तिल हो, सूरजमुखी हो, गन्ना हो, हरेक का और या जूट हो, हरेक की उत्पादकता बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल उत्पादन बढ़ाने का काम हमने किया है, बल्कि किसानों को ठीक दाम मिले, लाभ ठीक मिले, इसलिए उत्पादन की लागत घटाने का भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम किसान की अभी बात हो रही थी। पीएम किसान में कम पैसा है, कम पैसा है, कम पैसा है। तुमने कितना दिया था? क्या एक फूटी कौड़ी भी किसान के खाते में कभी डालने का काम किया था? एक बार बड़े जोर शोर से घोषणा हुई कर्जा माफी की, वो भी कितनी थी? 60,000 करोड़, और वो भी सही लोगों को नहीं मिली। अंधा बाटे रेवड़ी, चीन चीन के दे, ये हालत थी। कई घपले घोटाले उसमें हुए थे, लेकिन अकेले पीएम किसान सम्मान निधि में आप देखेंगे तो 22 किस्तों में 4,27,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले गए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस किसान सम्मान निधि में छोटे और सीमांत किसानों की जिंदगी में परिवर्तन लाने का काम किया है। बीज की जरूरत हो, आदान की जरूरत हो, उसके लिए कई बार साहूकार से पैसे लेने पड़ते थे। आज किसान सम्मान निधि उनकी इन जरूरतों को पूरा कर रही है और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने केवल किसान सम्मान निधि नहीं, हमने उर्वरक पर सब्सिडी लगातार बढ़ाने का काम किया है। आप कल्पना कीजिए, अगर उर्वरक सब्सिडी लगातार बढ़ाने का काम नहीं होता तो किसान को किस भाव डीएपी और किस भाव यूरिया मिलता। आज आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं माननीय अध्यक्ष महोदय बताना चाहता हूं कि हमने लगातार इनके समय डीएपी का जो पर बैग 4 और 5 में 467 रुपया में मिलता था, वो बढ़ाते बढ़ाते ये 13-14 में ले गए थे 1315 रुपया 55 पैसा। उधर रेट बढ़ता था, यूपीए की सरकार भी रेट बढ़ा देती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने तय किया किसानों के हित में हम यूरिया और डीएपी के दाम बढ़ने नहीं देंगे। यूरिया की एक बोरी आज भी 266 रुपया में देने का काम करती है तो एनडीए की सरकार करती है, और डीएपी 1350 रुपया रेट फिक्स कर रखा है। कंपनियों के दाम बढ़ते हैं लेकिन किसानों पर वो बोझ हम किसी भी कीमत पर नहीं आने देते। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां 2005 और 6 में फर्टिलाइजर सब्सिडी थी केवल 18,460 करोड़, आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 1,77,157 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान हमने किसान को सस्ता उर्वरक देने के लिए किया है, सस्ता खाद देने के लिए किया है। और आपको मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमारी यूरिया की बोरी हो या डीएपी की बोरी हो, जो बोरी किसान को 3100 रुपए की पड़ती थी 1350 रुपया में, 2000 की 266 रुपया में देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने ही नहीं, किसान के क्रेडिट की बात पर भी आ जाएं। किसान को आदान के लिए कई बार ब्याज पर, कम ब्याज पर कैसे लोन मिले इसकी चिंता करनी पड़ती है। जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तब साहूकारों से पैसा लिया जाता था, पठानी ब्याज वसूला जाता था उसका। निजी साहूकारों के चक्कर में कई बार वो तबाह और बर्बाद हो जाते थे। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 की तुलना तो करनी पड़ेगी, तब तो पता चलेगा कि कौन कैसे काम कर रहा है। तब केवल 7.3 लाख करोड़ क्रेडिट मिलती थी किसानों को, अब संस्थागत लोन बढ़ के हो गया है 28 लाख करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 लाख करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटे और सीमांत किसानों को मिलने वाला संस्थागत ऋण 2014 की तुलना में
अब 3,22,000 करोड़ से बढ़ के 14,77,000 करोड़ रुपया हो गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 7,81,00,000 खाते संचालित है केसीसी पर, जिनके माध्यम से हर वर्ष 10 लाख करोड़ से अधिक आसान और सस्ती दरों पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार ने 1,80,000 करोड़ से अधिक की तो ब्याज सब्सिडी ही किसानों के खाते की, किसानों की ओर की प्रदान करने का काम किया है। क्या ये किसानों के लिए काम नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने ही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। हमने केसीसी का विस्तार केवल खेती के लिए नहीं, पशुपालन के लिए भी किया है, डेयरी के लिए भी किया है, मछली पालन के लिए भी किया है। प्राकृतिक आपदाओं में अगर किसान की फसल तबाह और बर्बाद हो जाए तो ब्याज से राहत देने की व्यवस्था करने का भी काम किया है। और इसलिए किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इस दिशा में हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि कृषि मशीनों पर, कृषि के उपकरणों पर, कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दर 12 और 18% से घटा के 5% करने का ऐतिहासिक फैसला किया गया है। और उसका जो फायदा मिला है मैं वो भी बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। ट्रैक्टर 35 HP का जो पहले 6,50,000 रुपया में मिलता था, अब मिलता है 5,80,000 रुपया में। 41,000 रुपए का फायदा सीधे किसानों का। 45 HP पर 45,000 का फायदा, 50 HP पर 53,000 का फायदा, ट्रैक्टर 75 HP का 63,000 का फायदा। पूरी कृषि मशीनों की सूची है, ये सौगात है किसानों को। और इसका परिणाम क्या होता है, मैं उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। ट्रैक्टर की बिक्री इसके कारण ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। 13-14 में 69,000, 6,96,828 ट्रैक्टर बिके थे। इसके पहले 24-25 में लगभग 10 लाख ट्रैक्टर बिके थे। इस साल, अब तक साल अभी पूरा नहीं हुआ है, 11,53,356 ट्रैक्टर बिक चुके हैं। तो जीएसटी की दरों में कमी का लाभ भी सीधा सीधा किसानों को मिल रहा है। कृषि यंत्रों पर भी जो सब्सिडी हम देते हैं मैकेनाइजेशन के कारण, उसका लाभ भी सीधे सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। और इसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि विभाग ने, ICR ने, कि हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए नई किस्में, ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्में, क्लाइमेट रिजिलेंट किस्में जो अधिक तापमान का भी मुकाबला कर पाए, जलवायु के अनुकूल हो, और बायो फोर्टिफाइड किस्मों का भी विकास किया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने लगभग 3,356 किस्मों का इस बीच में अलग अलग विकास किया है किसान के लिए। बीज माननीय अध्यक्ष महोदय मूल है उत्पादन बढ़ाने का। बीज अगर अच्छे मिलेंगे तो किसान चमत्कार कर पाएगा। और इसलिए अलग अलग किस्में लगातार विकसित की जा रही है। गेहूं की हो, जौ की हो, चना की हो, चावल की हो, बाजरा की हो, रागी, कुटकी, कैंगनी, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, मसूर, चना। लगातार शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है कि हम अच्छी किस्में, अधिक उत्पादन देने वाली किस्में और कैसे किसान के लिए लेके आए। दुनिया की पहली, दुनिया की, मैं देश की नहीं कह रहा माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया की पहली 2 जीनोम एडिटेड चावल की किस्में अगर डेवलप की है तो भारत ने की है, ICR ने की है, जिनकी अपनी विशेषताएं, पानी कम लगता है, कम दिन में आती है, बायो फोर्टिफाइड है, जिसका लाभ अब किसानों को मिलना प्रारंभ होगा। लेकिन केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। अगर उत्पादन के ठीक दाम ना मिले किसान को तो केवल उत्पादन का क्या फायदा होगा। अभी हमारे कई मित्र MSP की बात कर रहे थे, MSP, लेकिन जो बात कर रहे थे मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुमने कितनी MSP दी थी और तुम्हारा दृष्टिकोण MSP के बारे में क्या था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यूपीए की सरकार कटघरे में खड़ी है। स्वामीनाथन आयोग ने जब ये बात कही थी अपनी रपट में
कि उत्पादन की लागत में 50% मुनाफा देकर एमएसपी घोषित करनी चाहिए, तो मेरे पास ये यूपीए की सरकार के मंत्रिमंडल का नोट रखा है। नोट, इस नोट में जयप्रकाश जी आप भी देख लेना, ये यहाँ लिखा हुआ है। इस नोट में एमएसपी की सिफारिश सीआईएसीपी द्वारा संबद्ध घटकों की किस पर विचार करते हुए वस्तु परक मापदंड पर की जाती है। अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है, ये नहीं दी जा सकती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यहाँ छाती पीट रहा है एमएसपी 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 एमएसपी, और जब मौका आया माननीय अध्यक्ष, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। मेरे पास समय की सीमा है माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 बजे के बाद मैं बोल नहीं सकता। आप एक मिनट, आपका नाम क्यों नहीं लेंगे? आपने भाषण दिया था ना, तो नाम लेंगे माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश जी मेरे मित्र, में तो 1000 बार नाम लूंगा। वो मुस्कुराए नहीं मुस्कुराए, मैं तो उनको देख के मुस्कुराता रहूंगा। हम तो सबको प्यार करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। हम तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, सिया राम मैं सब जग जानी, पक्षो चाहे विपक्षो सब अपने। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब हो, हरियाणा हो, तमिलनाडु हो, जम्मू कश्मीर हो, देश का कोई भी प्रांत हो, असम हो, बंगाल हो, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश, सरकार इसकी हो चाहे उसकी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए कृषि अगर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो किसान उसकी आत्मा है, किसान हमारे लिए भगवान है और उसी की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और इसलिए हम ये बता रहे हैं इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। और भाई एमएसपी पे सही बात तो करनी पड़ेगी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोकसभा में, अब माननीय अध्यक्ष महोदय 6 बजे तक ही मुझे बोलना है। अरे हर एक चीज बताऊंगा, एक एक तो बताऊंगा ना। हमने अरे इनका अनुसरण कौन करेगा मेरे भाई? तुम भी नहीं कर रहे, हम सगाए को कह रहे। उत्तर प्रदेश में तुम भी भगते हो दूर दूर। कांग्रेस की हालत नहीं हो गई है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अभी 27 में सावधान रहना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में यूपीए के मंत्रीगण, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, श्रीमान कांतिलाल भूरिया जी, श्रीमान शरद पवार जी और श्रीमान तारिक अनवर जी, ये सबके उत्तर है 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर देगा। ये मंत्रीगणों ने यहाँ कहा है। आपने 50% लागत पर एमएसपी देने से इनकार कर दिया। और ये भी आज मैं भेद खोलना चाहता हूं। ये जब घोषित करते थे तो देते थे कितनी? धान की A2 + FL लागत 961, इनने दी 1310, एमएसपी घोषित की 36%, ज्वार पे 18%, रागी पे 12%, मूंग पे 19%, सूरजमुखी पे 23%, उड़द पे 37%। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 2019 में तय किया कि
लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी घोषित की जाएगी। ये हमारी सरकार ने तय किया, हमें गर्व है। और हमारे 25-26 पे आप देख लीजिए जो एमएसपी हमने घोषित की है। हमने A2+FL धान की 1579 हमने घोषित की, 2369 50% से ज्यादा। ज्वार 2464 लागत हमने घोषित की, 3699 50% से ज्यादा। रागी 3257 लागत 4886 50% से ज्यादा। मूंग 5845 लागत एमएसपी 8768 50% से ज्यादा। उड़द 5114 हमने घोषित की एमएसपी 7853 कपास लागत 5140 हमने घोषित की 7710। सरसों 2720, सरसों 4842 हमने 7263 घोषित की। सूरजमुखी 5147 हमने 7721 रुपया घोषित की। जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ये सच तो सुन लो, देखो सुनना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सवाल उठाए तो सुनना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश जी मेरे बड़े परम मित्र हैं, मैं उनको बता रहा हूं, उन्हीं को बताऊंगा। धान, माननीय अध्यक्ष महोदय वो धान को कह रहे हैं, धान जब यूपीए की आपकी सरकार थी, आपने 45 करोड़ मीट्रिक टन खरीदी थी, हमने 84 करोड़ 18 लाख मीट्रिक टन खरीदी है हमारी सरकार। एमएसपी पे खरीदी माननीय अध्यक्ष, मैं कोई व्यापारी की खरीद बता रहा हूं क्या? मैं एमएसपी की बता रहा हूं। ये तो मोदी जी की सरकार है, तो यूपीए की सरकार थोड़ी की घपला घोटाला कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, गेहूं हमने खरीदा 33 करोड़ 58 लाख मीट्रिक टन। दलहन अब सुनना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात करते हैं एमएसपी पे खरीद की। पूरे यूपीए के कार्यकाल में इनने केवल दलहन खरीदी 6 लाख मीट्रिक टन। 6 लाख मीट्रिक टन, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं थी। और हमने खरीदी 1 करोड़ 93 लाख मीट्रिक टन। ये आंकड़े देख लो, आप खरीदते ही नहीं थे और एमएसपी की बात करते हैं हमसे माननीय अध्यक्ष महोदय। ये तिलहन माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने खरीदी 47,75,000 मीट्रिक टन, हमने खरीदी 1 करोड़ 57 लाख मीट्रिक टन। और सभी एमएसपी की फसलें इनने खरीदी 69 करोड़ 87 लाख मीट्रिक टन, हमने खरीदी 122 करोड़ 92 लाख मीट्रिक टन। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है, पूरा न्याय दिया है हमने किसानों को। अब रुपया में भी देख लो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक चीज पे जाऊंगा, उसका समय नहीं है, इसलिए मैं सब फसलों का जोड़ के बता रहा हूं, सारा देश ये सुन ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, यूपीए की सरकार ने 10 साल में 4,75,000 करोड़ रुपया की एमएसपी पर खरीद की थी और हमारी सरकार ने 18,98,000 करोड़ रुपए की। ये एमएसपी की बात करते हैं। और केवल एमएसपी नहीं, हमने केवल एमएसपी पे नहीं, हमने एक नई योजना बनाई पीएम आशा, जो किसानों का नया आशा और विश्वास बन के उभरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अंतर्गत दलहन, तिलहन, खोपरा, ये सब खरीदने का हमने काम किया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं निवेदन करके कि ये हमारी सरकार है जिसने पीएम आशा के तहत जो खरीद की है
2014 के पहले जो मैं अभी बता रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, दलहन में हमने ये तय किया है, आप भी सुन लो, तुअर, उड़द, मसूर, ये 100% जो किसान लेके आएगा पूरी की पूरी खरीद की जाएगी। इन्हें कोई ऐसी योजना ही नहीं बनाई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने ही नहीं, हमने तिलहन की खरीद भी इसके माध्यम से करते हैं। हमारी पीएम आशा के अंतर्गत 3 तरह की योजनाएं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, 3 तरह की। एक, हम पीएसएस के अंतर्गत खरीदते हैं। दूसरे, हम भावांतर भुगतान भी देते हैं। और भावांतर भुगतान का मतलब तिलहन की फसलों पे हम देते हैं। इनको समझा देता हूं, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिकती है कोई चीज, मान लीजिए सोयाबीन नीचे बिक रहा है, भावांतर अगर उसकी दाम है 5200 रुपया और वो बिक रहा है 4200 रुपया, तो मॉडल रेट और एमएसपी के रेट का जो अंतर है, वो अंतर फिर पूरा का पूरा किसान के खाते में सीधे डालने की व्यवस्था की है तो हमारी सरकार ने। और मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश ने यह खरीदी की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फेयर नहीं है। मैं तो राज्य सरकारों की भी, जो इनकी राज्य सरकार है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं। भारत सरकार खरीदना चाहती है, कर्नाटक ने हमसे, कर्नाटक ने, अब इनको बुरा लगेगा, लगे तो लगे, मैं क्या करूं, जो सच्चाई है वो तो बतानी पड़ेगी। कर्नाटक में प्रहलाद जोशी जी हमसे अनुमति मांगी खरीदने की, हमने कहा खुशी से पूरी खरीद लो। नहीं, बोले पूरी नहीं खरीदते, पूरी नहीं खरीदते, 25% खरीदेंगे। अब 25 तुअर की बात कर रहा हूं मैं, 25% कितना होता है? 3,06,150 मीट्रिक टन हमने अनुमति दे दी। इनने बोनस घोषित किया, बोनस, कि हम बोनस भी देंगे, बोनस भी देंगे। हम कहा बहुत खुशी की बात है, दे दो भैया। लेकिन खरीदी कितनी? 2,16,303 मीट्रिक टन, 25% भी नहीं खरीदी। ये पाप करती है तो यूपीए की राज्य सरकारें करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार अनुमति देती है और ये खरीदने का काम नहीं करते। ऐसे ही तेलंगाना को माननीय अध्यक्ष महोदय, आ गए, तेलंगाना को हमने अनुमति दी थी 1,69,140 मीट्रिक टन, इनने खरीदा 13,177 मीट्रिक टन। क्या जाता है तुम्हारा किसान की, अगर उपज का ठीक दाम मिल जाए तो ये वो खरीदने का भी काम नहीं करते। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने केवल फसलें नहीं खरीदी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमने अलग अलग जो मिर्ची जैसी चीजें, टमाटर जैसी चीजें, अलग अलग जो फसलें होती, आम, कोई कहता आम कभी कोई खरीदता है, लेकिन हमने जब देखा मिर्च के दाम कम हो गए, आंध्र प्रदेश से डिमांड आई, आम के दाम कम हो गए, कर्नाटक से डिमांड आई, कर्नाटक से। हम भेदभाव नहीं करते, कर्नाटक में भी हमारी जनता रहती है। जब आम की खरीदी की मांग आई तो हमने तय किया कि MIS के अंतर्गत, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंतर्गत, हम एक मॉडल रेट तय करके आम भी खरीदेंगे। हमने कर्नाटक में आम खरीदे, हमने आंध्र में आम खरीदे, हमने तो मिर्ची भी खरीदी, मिर्ची, लाल मिर्च भी खरीदने का काम। टमाटर माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं नहीं जा रहा, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आलू, प्याज, टमाटर, TOT, जब इसके रेट गिर जाते हैं तब भी किसान को परेशानी होती है। मैं आज बड़े गर्व के साथ ये बताना चाहता हूं कि हमने तय किया केंद्र सरकार ने कि अगर कहीं आलू, प्याज, टमाटर के दाम बहुत नीचे गिर जाते हैं और किसान को महानगरों में उसके ठीक दाम मिलते हैं, तो माननीय ठीक दाम अगर मिलते हैं और किसान अपना आलू प्याज टमाटर लेके अगर जहां अच्छे दाम मिलता है, बड़े शहर में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाता है, तो आने में ट्रांसपोर्टेशन के कारण किसान लेके नहीं आ पाता अपना उत्पादन,
अब हमने तय किया है कि अगर वो लेके आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का भी पूरा खर्चा केंद्र सरकार देगी, भंडारण का पैसा भी देने का काम करेंगे। आप बात करते हैं खरीदने की, हमने सेब खरीदे, सी ग्रेड सेब हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार, हम भेदभाव नहीं करते, हमने खरीदे 1,16,571 मीट्रिक टन सेब खरीदने का काम किया। हमने मिजोरम में अंगूर खरीदे, अदरक खरीदा, कर्नाटक में अदरक 59,948 मीट्रिक टन। अब आप बात करते हो, हम अदरक खरीदें, मिर्च खरीदें, आलू प्याज टमाटर का इंतजाम करें, और आप हमसे एमएसपी की बात करते हैं, जिनने कभी एक पैसे का भी काम नहीं किया एमएसपी पे, वो आज हमसे बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हम किसानों को फसल के ठीक दाम देने में कोई कसर ना तो छोड़ रहे हैं और ना छोड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य है कि हम किसान को ठीक, उसके लिए हमने एफपीओ बनाए, 10,000 एफपीओ बनाने का काम भारत में हुआ है। 10,000 एफपीओ, जिनमें से 1100 से ज्यादा एफपीओ करोड़पति हो गए, उनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपया से ज्यादा हो गया है। किसानों के हित में जो फैसले किए जा सकते हैं, अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बताए तो खेती के लिए पहले की सरकारों ने क्या किया है। अगर किसान उत्पादन कर लेता था, अन्न पैदा कर लेता था, भंडार भर भी देता था, रखने की जगह नहीं रहती थी, वेयर हाउस नहीं थे, कोल्ड स्टोरेज नहीं थे, बाकी संरचनाएं नहीं थी, कभी की तकलीफ की तरफ किसी ने देखा। लेकिन जब माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता कल्पनाशील मस्तिष्क का धनी होता है, दिल में संवेदना होती है, किसानों का दर्द सीने में होता है, तो फिर नई योजना बनती है। उन्होंने तय किया कोविड के दौरान 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया जाएगा और ये सारी संरचनाएं देश में बनाई जाएगी। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के अंतर्गत, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 1,72,092 परियोजनाओं के लिए 1,34,872 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 18,175 वेयर हाउस, 2,895 कोल्ड स्टोरेज, 26,694 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां सहित अनेकों संरचनाएं बनाने का काम किया है, ताकि किसान का उत्पादन खराब ना हो, भंडारण की व्यवस्था हो, ठीक दाम जब तक ना मिले तब तक वो उसको सुरक्षित रख पाए। ये काम भी अगर किया है तो एनडीए की सरकार ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, किया है। अरे अभी तो टाइम बहुत है, एक एक का जवाब दे रहा हूं मेरे मित्र। अध्यक्ष महोदय, आप जितनी देर की अनुमति देंगे मैं बोलूंगा और एक एक का जवाब दूंगा, और कोई रह गया तो चैम्बर में आ जाओ, वहां भी जवाब देने के लिए मिलेगा, सिर्फ आ जाओ। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार हमारे मित्रों ने सही कहा, प्राकृतिक आपदा के कारण ओले, इल्ली, पाला, पानी, बरसात, बाढ़, फसलें खराब हो जाती है। अभी पंजाब में बाढ़ की बात हो रही थी, हिमाचल में बाढ़ आ गई, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, अनेकों राज्य, महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ। वैसी स्थिति में क्या करेगा किसान? पहले चिंता नहीं हुई माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अगर बनाई नरेंद्र मोदी जी ने तो किसानों का संबल बन के खड़ी है। पंजाब के संदर्भ में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब की सरकार ने फसल बीमा योजना लागू ही नहीं की। राज्य सरकारों को केंद्र तय नहीं करता, केंद्र लाद नहीं सकता, राज्य सरकार तय करती है कि वो फसल बीमा योजना लागू करेगी कि नहीं लागू करेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत पहले भी थी माननीय अध्यक्ष महोदय फसल बीमा योजना, लेकिन यूपीए की सरकार जब थी तब कैसी फसल बीमा योजना थी? उसमें बीमा की इकाई होती थी तहसील, और तहसील में इकाई का मतलब यह है कि एक गांव में फसल खराब हो जाए नुकसान नहीं देंगे, 2 गांव की फसल खराब हो जाए नुकसान नहीं देंगे। जब तक पूरे तहसील में किसानों की फसल खराब नहीं होगी तब तक नुकसान नहीं दिया जाएगा। तो अगर एक किसान या एक गांव के किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करे, भगवान सबकी बर्बाद कर दे, तब मुझे फसल बीमा का लाभ मिलेगा। ऐसी योजना इन्होंने बनाई थी, ऐसी योजना इन्होंने बनाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें परिवर्तन करके अब हमने फसल बीमा योजना की इकाई बना दी है पंचायत।
और केवल पंचायत नहीं बनाई, उसमें भी तय कर दिया स्थानीय आपदा का एक नया प्रावधान जोड़ा और उसमें तय कर दिया कि एक किसान की भी फसल बर्बाद होगी तो फसल बीमा योजना नुकसान की भरपाई करेगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है माननीय अध्यक्ष महोदय। और ये हमने केवल कहा नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमने करने का भी काम किया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,93,230 करोड़ रुपया किसान के खातों में डाला जा चुका है। 1,93,230 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ये बात आ रही थी, किसी मित्र ने कहा था कि ये तो बीमा कंपनियों के लिए बना दिया, बीमा कंपनियों के लिए बना दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि अगर हम बीमा कराते हैं तो बीमा तब होता है जब नुकसान हो, बिना नुकसान के बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी। लेकिन मैं ये आंकड़े आज बता रहा हूं, ये किसान के लिए है। खरीफ की फसल मैं राज्य बार बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग 31/12/2025 तक के आंकड़े। कर्नाटक में ग्रॉस प्रीमियम 837 करोड़ रुपया दिया और उसके बदले में 1,227 करोड़ रुपया किसानों को क्लेम मिला, 140%। ये पूरी सूची है माननीय अध्यक्ष महोदय, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा क्योंकि समय कम है। ये पूरी सूची, जहां केरला में 209%, तमिलनाडु में 106%, छत्तीसगढ़ में एक बार 493%, हरियाणा में 270%, मध्य प्रदेश में 170%। ये पूरे के पूरे आंकड़े माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब नुकसान होता है तो प्रीमियम से ज्यादा भी नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी को करनी पड़ती है। ये प्रावधान हमने किए हैं। और इतना भी माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार ये शिकायत आती थी, लोग शिकायत करते थे कि क्लेम बहुत देर से मिलती, क्लेम बहुत देर से मिलती, और उसके कारण अलग अलग है। उसके कारण एक ये भी होता था कि बीमा कंपनी और किसानों के बीच विवाद होता था, राज्य सरकार के बीच विवाद होता था क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट पर। एक विवाद यह भी होता था कि राज्य सरकार अपने खाते का जो प्रीमियम सब्सिडी थी वो डालने में देर करती थी। और इसलिए इस बार हमने तय कर लिया कि अगर बीमा कंपनी उपज आंकड़े आने के बाद 21 दिन से ज्यादा देर लगाएगी तो 12% का ब्याज उसको किसान के खाते में और डालना पड़ेगा। और हमने केवल बीमा कंपनी नहीं, राज्य सरकार पर भी ये शर्त लगा दी कि अगर आपने देर की तो 12% ब्याज आपको भी किसान को देना पड़ेगा, किसान को पूरा न्याय मिले, इस पे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक अलग तरह का संबल बन के उभरी है। और शिकायतों की जहां तक सवाल है, किसान रक्षक पोर्टल हमने बनाया है, किसान शिकायत करे, गड़बड़ होती होगी, मैं नहीं कहता इतने बड़े सिस्टम में सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट या 100%, ये दावा मैं नहीं करता, लेकिन मैं ये वचन जरूर देता हूं कि अगर कहीं गड़बड़ होगी तो उसकी जांच होगी और गड़बड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और केवल राहत इसी में नहीं है कि हम केवल फसल बीमा योजना का लाभ दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, SDRF की राशि आप जानते हैं, समय की सीमा है मेरे पास, जब प्राकृतिक आपदा हो जाती है तो SDRF की राशि भी हम किसानों को प्रदान करते हैं। अभी पंजाब की बात हो रही थी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, पंजाब हमारा वो प्रदेश है माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी देश पर बाहरी हमला हुआ तो अपने सीने पर पहला बार अगर किसी ने झेला तो पंजाब ने झेला। तो पंजाब की महान जनता को प्रणाम करता हूं, गुरुओं को प्रणाम करता हूं। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अभी कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे हो जूं, रखो ईंटें भरो गारा, चुनो दीवार हत्यारो, उखड़ती सांस बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, हमारे गुरुदेव की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। हम बारंबार उनको प्रणाम करते हैं। तो पंजाब के साथ अन्याय करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब में जब बाढ़ आई, प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा था, मैं गया था पंजाब, बिट्टू जी भी साथ थे, हम लोग गए थे और कोई दूसरे भाव से नहीं गए थे। अब हमारे मित्र कह रहे थे, अमरिंदर भाई, मैं बहुत आदर करता हूं, बोले पानी में घुस गए। अब पानी में नहीं घुसता तो क्या हवाई दौरा करके लौट आता क्या? गांव में घरों में गए, पानी में गए, रात के 9 बजे तक कई गांव में हम गए। अब इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अब आप
अगर जाने पे भी आपको लगे कि मैं तो गया पंजाब और बार बार जाऊंगा, पंजाब की प्यारी जनता को बारंबार मैं प्रणाम करता हूं। अद्भुत लोग हैं पंजाब के, देश की शान है पंजाब। हम पंजाब गए भी, लेकिन आप बता रहे थे एक पैसा नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले मेरे डिपार्टमेंट का बता देता हूं। मैं लौट के आया, मैंने अपने विभाग की बैठक की और कहा कि तत्काल पंजाब को क्या दिया जा सकता है। हमने सूची मकान की मांगी, कितने मकान टूट गए। कई दिनों तक मकान की सूची हमारे पास नहीं आई। फिर मेरा दूसरा दौरा होने वाला था, मैंने फिर कहा कि मैं तो चिट्ठी देना चाहता हूं। तो रात को 9 बजे मुझे चिट्ठी भेजी, सवेरे मुझे जाना था पंजाब। रात को 9 बजे चिट्ठी आई, कृषि विभाग का दफ्तर मेरा खुला था। सवेरे मैं चिट्ठी लेकर 9 बजे पंजाब के कृषि मंत्री को, वहां के ग्रामीण विकास मंत्री तो आए नहीं, कृषि मंत्री के हाथ में 34,000 मकान के पैसे की स्वीकृति की दे के आया। और केवल इतने नहीं, बीज के लिए 80 करोड़ रुपए, मनरेगा की राशि जो 100 दिन के बजाय 150 दिन की करके आए। हमने जितने प्रावधान हो सकते थे तत्काल किए। SDRF के तहत माननीय अध्यक्ष महोदय हमने 441 करोड़ रुपए की राशि रिलीज करने का काम किया। NDRF की राशि अभी जानी है, लेकिन उसकी जो औपचारिकताएं पूरी करनी है वो हमारे वहां की राज्य सरकार ने अभी करने का काम नहीं किया। अरे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, मैं जम्मू कश्मीर भी गया था, फसलों का नुकसान हुआ था जम्मू कश्मीर की। ये मैं केवल एक मत बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 20 मिनट मेरे पास बचे और मटेरियल अभी बहुत, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये मोदी जी की सरकार फसलों के नुकसान की भरपाई भी, आदमी अगर मर जाए तो 4 लाख रुपया, भगवान ना करे कभी किसी की मृत्यु हो, लेकिन प्राकृतिक आपदा में अगर मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपया, और